अस्वीकरण। ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अवमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18 जोड़ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ें या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। अध्याय 21। वकील स्पेंसर ने कल रात इस मामले को कैसे संभाला। अचानक ऐसा पूछने का उसका क्या मतलब है। श्रीमती वॉन गुटन महसूस करते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगी। मैं तो बस आपको उसे सबक सिखाने में मदद कर रही थी। उसी ने हमारे सहयोग को बर्बाद किया है। मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें भी मार खाने का स्वाद चखाऊंगा। एलिया स्पेंसर ने उसे जमीन पर पटकने से पहले ठंडे लहजे में चेतावनी दी। खांसी, 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 खांसी। श्रीमती वॉन जमीन पर बेहाल पड़ी थी, अपनी गर्दन पकड़े हुए हौंफ रही थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने अविश्वास से पूछा, क्या अटॉर्नी स्पेंसर उसकी मदद कर रहे हैं? वह अब मेरी लॉ फर्म में है, बेहतर होगा कि तुम उससे पंगा लेना बंद कर दो। उसने ठंडे लहजे में कहा, हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझाई, फिर खड़ा हुआ और चला गया। श्रीमती वॉन ने गुस्से से जमीन पर मुक्का मारा, उनका चेहरा गुस्से से लाल और भयावह था। आज रात उनके साथ सो न पाना एक बात थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उस महिला के लिए खड़े होंगे। हाँ, क्या मैं सचमुच उसकी चेतावनी से डर रहा हूँ? मैं उस महिला को तब तक सबक सिखाऊंगा जब तक वह इस मुकदमे का सामना करने की हिम्मत न करे। घर लौटते समय एलिया स्पेंसर को अचानक कारण ही बहुत गर्मी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके पेट के निचले हिस्से में आग सी लग गई हो, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि रेड वाइन के उस गिलास में कुछ मिलाया गया हो? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह मन में द्वेष रखने वाला व्यक्ति था। उसने अपना फोन उठाया और डायल किया। कॉल कनेक्ट होने पर उसने निर्देश दिया, जाओ और मेरी तरफ से किसी को सबक सिखाओ। योजक चिन्ह। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अचानक दरवाजे की दरार से रोशनी दिखाई दी। उसने अपने अंगूठे से दरवाजा खोला और उसे धक्का देकर खोल दिया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने उसे बैठक में कुत्ते के साथ खेलते हुए देखा। समर नोलन ने भौहें चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा। इतनी जल्दी वापस आ गए। अगर उसे पता होता तो वह कुत्ते को खाना खिलाने नहीं आती। उसने उदासीनता से अपनी निगाहें हटा ली और ठंडे स्वर में समझाया, मुझे कुत्ते को भूखा मरने देने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे माइना। एलिया स्पेंसर ने जानबूझकर उसे उसके नए नाम से पुकारा। कुत्ता जमीन पर बैठा था, उसकी नीली आंखें उस पर टिकी हुई थी, नाम से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। देखा तुमने, इसे ये नाम पसंद नहीं है, इसे बदलना बंद करो, ये बहुत बुरा लगता है। उसने गहरी आवाज में कहा और फिर पुकारा, इधर आओ जेजे। वह नाम सुनते ही कुत्ता तुरंत उठ खड़ा हुआ, अपनी बड़ी पूंछ हिलाते हुए उछलता हुआ उसके पास पहुंचा। झपटने की इच्छा तो थी लेकिन हिम्मत न कर पा रहा था, बस बार बार उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा। एलिया स्पेंसर ने इसे कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया। समर नोलन कुत्ते को देखती रही और निराशा में अपना माथा रगड़ती रही। वह पहले उसे नए नाम से पुकार रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। इसे जेजे कहकर पुकारने पर यह आज्ञाकारी होकर मेरी बात सुनने लगा। एलिया स्पेंसर ने कुत्ते के सिर पर कुछ बार हाथ फेरा, फिर महिला की ओर देखकर पूछा, क्या आपने रात का खाना खा लिया है? वापस आकर खाना खा लूंगी, मैं जा रही हूँ। उसने सोफे से अपना बैग उठाया और जाने लगी, लेकिन अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया। पूरी कहानी नॉवल योजक चिन्ह fire.net पर पढ़ें। अपने भीतर की आग को दबाते हुए एलिया स्पेंसर ने उसे देखकर एक प्रबल आवेग महसूस किया। यहीं रुको और खाना खाओ, फ्रिज में पकौड़ी रखी हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस जेजे को खाना खिलाने आया हूँ। क्या यह आदमी द्विध्रुवी विकार से ग्रसित है? वह भी कुछ देर पहले किसी और के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था और अब मुझे डिनर पर बुला रहा है। समर नोलन ने उसका हाथ झटक दिया और ठंडे लहजे में जवाब देते हुए जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने उसकी कलाई पकड़ ली। हल्के से खींचते हुए वह लड़खड़ाकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसने हाथ उठाकर उसकी छाती पर मारा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? एलिया स्पेंसर ने उसकी ओर नीचे देखा, उसकी आंखों में एक लालसा उमड़ रही थी। वकील नोलन ने मेरे साथ कई बार छेड़छाड़ की है, आज रात मुझे इसका बदला क्यों नहीं चुकाते? वह बिना किसी कारण के इस बात को क्यों उठाएगा? समर नोलन ने उसे गौर से देखा और अंत में पाया कि उसकी त्वचा थोड़ी लाल थी। क्या किसी ने वहां से बिना नहीं रह सकी? आखिर किस औरत ने ऐसा किया? इस आदमी में मर्दाना हार्मोन की भरमार है, इसलिए उसे चाहना स्वाभाविक है। तुमने मुझे भी तंग किया है, क्या तुम मुझे इलाज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो? सपने देखते रहो, जाओ ठंडे पानी में नहा लो। क्या उसे पता नहीं था कि उसे मासिक धर्म हो रहा है? क्या उसका मतलब उसके हाथ से था? उसने उसके हाथ की ओर एक नजर डाली। अपनी कीमत बताओ। एलिया स्पेंसर जानता था कि उसे पैसे पसंद हैं। समर नोलन ने गुस्से में उसे लात मारी। क्या वह उसके साथ किसी क्लब गर्ल जैसा व्यवहार कर रहा था और कीमत तय कर रहा था? अगर वह मान जाती तो क्या वह हमेशा उसे उसी रूप में नहीं देखता? क्या वह उसकी नजरों में कमतर नहीं हो जाएगी? इसे खुद ही संभालो। समर नोलन ने उसका हाथ झटक दिया और जल्दी से चली गई। क्या उसे वह सौम्य सहायक पसंद नहीं आई? क्यों न उसे बुला लिया जाए? अगली सुबह दोनों में से कोई भी समिट में नहीं गया। दोनों ही फर्म में अलग अलग मामलों को संभाल रहे थे। समर नोलन के कार्यालय में श्री वॉन सोफे पर तिरछे बैठे हुए थे और कुछ चिंतित होकर उनसे पूछ रहे थे, वकील नोलन, क्या आप ये मुकदमा जीत सकते हैं? आखिरकार ये कंपनी मेरी पत्नी के परिवार की है। मैं संपत्ति छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन कंपनी मेरी ही होनी चाहिए। मिस्टर वॉन, क्या आपकी पत्नी हमेशा से आपको नीचा दिखाती रही है? उसने पूछा। सच कहें तो, श्री वॉन ने उदास भाव से सिर हिलाया। मैं एक छोटे से कस्बे का एक गरीब लड़का था। शिक्षा के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मेरी शादी उनके परिवार में हुई। वह एक धनी उत्तराधिकारी हैं। भले ही मैं उनकी कंपनी को सफलतापूर्वक चलाऊं, उनकी लगन से सेवा करूं, फिर भी मुझे हीन समझा जाता है। तो मेरा सुझाव है कि आप अंत तक लड़ें। क्या आप थोड़ा तनाव कम नहीं करना चाहते? भले ही आपको सिर्फ साथ चाहिए हो, आपकी पत्नी के पास आपको बर्बाद करने के लिए अच्छे संपर्क हैं। समर नोलन ने आगे कहा। श्री वॉन ने अपनी पकड़ और कस ली। मानो कोई पक्का फैसला कर रहे हो, तो मैं आपकी सलाह मानूंगा। क्या तुम्हारी पत्नी के बाहर कोई पुरुष साथी हैं? उसने और जोर देकर पूछा। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, बहुत सारे। उसने और भी ज्यादा निराश होकर जवाब दिया, भले ही वह पुरुषों को अपने साथ रखती हो, वह इस पर ध्यान ही नहीं दे सकता था। क्या कंपनी ने किसी उत्तराधिकारी का नाम घोषित किया है? समर नोलन ने फिर पूछा। हाँ, उसके पिता ने पहले ही वसीयत बना ली है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का नाम शामिल किया है। श्री वॉन ने भौहें चढ़ा ली। ऐसे में आपको अब कई परियोजनाओं का प्रबंधन करना चाहिए, सुरक्षित खाते में धनराशि स्थानांतरित करनी चाहिए और कंपनी को घाटे में दिखाना चाहिए। तलाक के बाद इसे स्वयं अधिग्रहित कर लें। उस समय उसका परिवार निश्चित रूप से आपकी मदद मांगेगा और वही आपका मौका होगा। समर नोलन ने एक कपटपूर्ण योजना का सुझाव दिया। इस योजना के चलते श्रीमती वॉन पर भारी कर्ज का बोझ आ सकता है। श्री वॉन ने उनकी ओर देखा। उन्होंने पहले उनकी योग्यता के बारे में सुना था, लेकिन इस मुलाकात के बाद वे वास्तव में उनकी प्रशंसा करने लगे। मिस्टर वॉन से बात खत्म करने के बाद समर कॉफी के लिए पेंट्री में गई और वहां उसने एलिया स्पेंसर को देखा। उनकी नजरें मिली। वह उसके पास गई और मुस्कुराते हुए पूछा, अटॉर्नी स्पेंसर ने कल रात मामले को कैसे सुलझाया? इतने जिज्ञासु। उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया। एस्प्रेसो मशीन के पास खड़े होकर खुद एक कप कॉफी बना रहा था। सहायक और सचिव उसकी पसंद के अनुरूप कॉफी नहीं बना पा रहे थे।
समर नोलन उसके पास सरकते हुए आए और उसकी बांह को हल्का सा धक्का देते हुए बोली, बेशक। क्या तुमने मुझे उस नर्म दिल आज्ञाकारी सहायक की सिफारिश नहीं की थी? एलिया स्पेंसर ने उसकी ओर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। इस जिक्र से समर नोलन थोड़ा असहज हो गया। क्या उसने सचमुच कल रात उस सहायक को बुलाया था? क्या अटॉर्नी नोलन को कल रात न रुकने का पछतावा है? उसने आलस से अपने कप में ताज़ी कॉफी डाली, उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसका लहजा इतना बेपरवाह था। अध्याय 22, आज उनके पिता की पुण्यतिथि है। समर नोलन हंसते हुए बोली, तुम जिसके साथ चाहो सो सकती हो, तुम्हारी परवाह कौन करता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आइरिस लिन एक गिलास पानी लेकर अंदर आई। उन दोनों को साथ खड़े देखकर थोड़ा अजीब लगा। क्या वे कट्टर दुश्मन नहीं थी? वे इतने करीब क्यों खड़े हैं? वकील स्पेंसर, वकील नोलन। उसने उनका अभिवादन किया। दोनों ने अपनी अपनी सोच में डूबे हुए उसकी ओर मुड़कर देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वकील स्पेंसर, आप खुद कॉफी क्यों बना रहे हैं? अगली बार मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा। आइरिस उसके पास गई और बोली, उसकी आवाज में उसके लिए बहुत स्नेह था। वह नहीं चाहती थी कि वह जरा भी थका हुआ हो। एलिया स्पेंसर ने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाया, उसे जलाया, एक कश लिया और केवल एक शब्द में जवाब दिया, हम। समर को यह हम कुछ हद तक उदारतापूर्ण लगा, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दरअसल एक बार जब आप किसी के साथ घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं तो सहायक के प्रति आपका रवैया बदल जाता है। वैसे वकील साहब, क्या आप दोपहर का भोजन दफ्तर में कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं? आइरिस ने चिंता से पूछा, क्योंकि लगभग दोपहर हो चुकी थी। बाहर, उसने गुस्से में ये शब्द कहे। ठीक है, मैं आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में आपके लिए एक टेबल बुक कर दूंगा, ठीक है? समर ने सहायक की ओर देखा, जो लोगों की देखभाल करने में काफी कुशल लग रहा था, हमेशा विनम्र और उसके प्रति प्रशंसा से भरा हुआ था। जैसा कि जूलियन रिवर्स ने कहा था, अपने व्यक्तित्व के कारण वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। तुम मेरे साथ दोपहर का खाना खाने चल सकते हो, एलियास ने सिगरेट का एक कश लेते हुए अचानक कहा। आइरिस तुरंत आश्चर्य, उत्साह और खुशी से भर उठी। ये पहली बार था जब उसने उसे साथ में दोपहर का भोजन करने के लिए कहा था। क्या आखिरकार उसके मन में मेरे लिए भावनाएं जाग उठी हैं? ठीक है, उसने जल्दी से सहमति दे दी। उसकी आवाज उत्साह से काम रही थी और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। समर ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, उसकी ओर से नजरें हटाई, एक गिलास गर्म पानी लिया और चली गई। उसे इंस्टेंट कॉफी बनाने का भी मन नहीं था। एलियास ने उसकी पीठ की ओर एक नजर डाली, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दोपहर में काम के बाद समर ने खाना मंगवाया और अपने ऑफिस में बैठकर खाया। खाने के बाद उसने सोफे पर आराम करने की योजना बनाई, लेकिन उसका दिमाग उथल-पुथल से भरा हुआ था, जिसके कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय तक उसे अनिद्रा की समस्या रही, शायद इसलिए कि उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। कभी-कभी उसके मन में अपने पिता के इमारत से कूदने का भयावह दृश्य आता था, एक ऐसी तीव्र इच्छा जो अधूरी रह गई थी। कभी-कभी यह काम की वजह से होता था और कभी-कभी यह एलियास की वजह से होता था। समर ने सोने की कोशिश करते हुए अपनी बंद आंखों पर हाथ रख लिया। अचानक दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई, खटखट। ठीक है, अब तो वो बिल्कुल भी सो नहीं पाएगी। अंदर आओ, उसने अपना हाथ नीचे किया, उठकर बैठ गई और जवाब दिया। ऑफिस का दरवाजा खुला और जूलियन रिवर्स एक कप बबल टी लेकर अंदर आया। तुम लंच के लिए बाहर क्यों नहीं गए? बहुत आलसी, समर ने सीधे सादे शब्दों में जवाब दिया। मैंने तुम्हारे लिए ग्रास जेली मिल्क टी का एक कप खरीदा है। ये काफी स्वादिष्ट है, एक बार चख कर देखना। वह खुद एक कप पी रहा था और दूसरा कप उसे देते हुए बोला, धन्यवाद। उसने सहर्ष इसे स्वीकार किया। जूलियन सोफे के आर्मरेस्ट पर बैठ गया, दूध वाली चाय की एक घूंट ली और जानबूझकर उससे कहा, मैंने दोपहर में एलियास और आइरिस को एक साथ लंच करते देखा था। समर ने एक स्ट्रॉ डालकर एक घूंट पिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह उसकी आजादी है। मैंने उससे बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। वे कल रात साथ सोए भी थे। साथ में लंच करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमने उसके साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा है? जूलियन ने पूछा। समर आराम से सोफे के पीछे झुकी हुई थी, उसकी लंबी टांगें लापरवाही से एक दूसरे पर रखी हुई थी, उसका लहजा उदासीन था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हमारे अलग हुए 2 साल हो गए हैं और हम दोबारा साथ नहीं आए, अब क्या फायदा? वैसे भी हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल मेल नहीं खाती। आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही बातें कर रहे थे, उत्सुकतावश कुछ सवाल पूछ रहे थे। वह हंस पड़ा, सोचते हुए, शायद मुझे मौका मिल जाए। मेरा पीछा मत करो, मैं अभी सिर्फ अपने करियर और पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहती हूँ, डेटिंग के बारे में नहीं सोच रही। लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। समर ने उसके मन की बात समझ ली थी, लेकिन पहले ही मना कर दिया। उसे अटॉर्नी रिवर्स के लिए कोई भावना नहीं थी और वह उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जूलियन को उसकी बातें सुनकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन ये देखते हुए कि वह एलियास स्पेंसर को भी छोड़ सकती थी, जो सुंदर, प्रतिभाशाली और एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से था। वास्तव में उसका करियर लक्ष्य बहुत मजबूत था। कई महिलाएं उस आदमी को पसंद करती थीं, लेकिन उसने एलियास के बजाय अपने करियर को चुना। इस तरह सोचने पर यह अब उतना निराशाजनक नहीं लग रहा था, वह उससे काफी प्रभावित था। दोपहर में समर और एलियास दोनों समिट गए। कई घंटों तक दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला, दोनों अपने अपने कामों में मग्न थे। वे बहुत ही एकाग्रचित प्रतीत हो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे शीत युद्ध में उलझे हुए हों। मीटिंग रूम की हवा भी ठंडी लग रही थी, घुटन भरे माहौल के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वे दोनों ही दबाव का कड़ा प्रतिरोध करते थे। लंबे समय तक बैठे रहने से समर के पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। उसने अपने बैग से एक महिला की सिगरेट निकाली, उसे होठों के बीच दबाकर जलाया, एक गहरा कश लिया और धुएं का एक घना बादल बाहर निकाल दिया। एलियास ने दस्तावेजों से नजरें ऊपर उठाई, उसकी ओर एक नजर डाली, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर बिना कुछ कहे उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। नोवेल फायर नेट। वह अपने हाथ में मौजूद अनुबंध की समीक्षा करता रहा। समर खड़ी हुई, फर्श से छत तक फैली खिड़की तक गई, अपनी गर्दन घुमाई और बाहर के उदास आकाश को देखने लगी। छत पर भारी बादल छाए हुए थे, मानो किसी भी क्षण ढहने को तैयार हों। हवा में भारी, उमस भरी बारिश की गंध फैली हुई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर उसे देखा, फिर चुपचाप दूसरी तरफ मुड़ गई। अब तक तो उसका आइरिस के साथ रिश्ता बन ही गया होगा, है ना? साथ सोने के बाद क्या उसे जिम्मेदार होना चाहिए? शाम को वे दोनों चुपचाप 2 घंटे अतिरिक्त काम करते रहे। रात का खाना बाहर से मंगवाया गया था और खाते समय वे दोनों उदासीन भावों के साथ अपने अपने विचारों में खोए रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। उस विशाल सम्मेलन कक्ष में केवल उनकी सांसों की आवाज और कभी-कभार कटोरियों और चॉपस्टिक की खनक सुनाई दे रही थी। अगली सुबह आखिरकार बारिश शुरू हो गई, सौभाग्य से हल्की बूंदाबांदी ही थी, जिससे वाहन चलाने पर कोई असर नहीं पड़ा। समर आज न तो लॉ फर्म गई और न ही समिट में काम करने, बल्कि अपनी मां के साथ कब्रिस्तान गई। आज उसके पिता की पुण्यतिथि थी। अरे, पलक झपकते ही तुम्हारे पिताजी को गुजरे 10 साल हो गए। सौभाग्य से अब तुम ठीक हो। हर साल उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आना व्यर्थ नहीं है। श्रीमती नोलन ने यात्री सीट पर बैठते हुए आह भरते हुए कहा। समर गाड़ी चला रही थी, उसने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। क्या लॉ फर्म में सब ठीक चल रहा है? क्या कोई तुम्हें तंग कर रहा है? अगर कोई उसे तंग करता तो वह बाद में अपने पिता से शिकायत करती और उन्हें अपनी बेटी को तंग करने वालों को सबक सिखाने देती। सभी लोग काफी अच्छे हैं। क्या जो उपनाम वाला वह व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है?
श्रीमती नोलन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसने मुझे अपने साथ लाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे मेरे साथ पूर्वज जैसा व्यवहार करना ही होगा। समर ने ये कहते हुए व्यंग्य की एक झलक दिखाई। अपनी बेटी की बातें सुनकर श्रीमती नोलन ने जीभ चटकाई। वह सचमुच बेवकूफ है, उसकी बेटी उसे बेवकूफ बना रही है। अब सुबह के 10 बज चुके हैं। एलियास समिट के कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले बैठे हुए सामने वाली खाली कुर्सी को देख रहे थे और उनके चेहरे पर शिकन थी। कुछ देर तक खुद को रोके रखने के बाद आखिरकार उसने अपना फोन निकाला और अपने सहायक को फोन करके गहरी आवाज में पूछा, क्या वकील नोलन इस समय लॉ फर्म में है? नहीं, अटॉर्नी नोलन यहाँ नहीं आए हैं, आइरिस ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह लॉ फर्म में नहीं गई, तो फिर वह कहाँ गई? उसने फोन काट दिया और सीधे उस महिला को फोन किया। समर ने अपने फोन पर नजर डाली और मुस्कुराए। क्या वह मुझसे बात नहीं कर रहा है? वह क्यों फोन कर रहा है? जैसे ही वह फोन रखने वाली थी, श्रीमती नोलन ने अचानक उससे फोन ले लिया और कहा, तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए फोन उठा लेती हूँ। अध्याय 23, अचानक झूठी चिंता क्यों? समर को मना करने का समय भी नहीं मिला था कि उसकी मां ने पहले ही कॉल का जवाब देने वाला बटन दबा दिया। फोन कार के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था और कार में एक स्पष्ट आकर्षक पुरुष की भारी आवाज गूंज उठी। आप समिट में क्यों नहीं आए? अरे वाह, क्या ये आपके सहकर्मी हैं? इनकी आवाज कितनी मधुर लग रही है। श्रीमती नोलन ने अपनी बेटी से धीमी खिलखिलाती आवाज में पूछा, मानो उनकी आवाज सुनकर ही वो मुग्ध हो गई हो। इसमें अच्छा क्या है? उसकी जबान चाकू की तरह तेज है। जल्दी से फोन काट दो, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। समर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम बदतमीजी कर रही हो, बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, मैं उससे बात कर लेती हूँ। वैसे भी कार में बैठे बैठे वह लगभग ऊब चुकी थी, इसलिए श्रीमती नोलन ने गला साफ किया और तेज आवाज में पूछा, हेलो हैंडसम, मैं समर की मम्मी हूँ। वो गाड़ी चला रही है और अभी बात नहीं कर सकती। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हेलो महोदया, क्या आज वकील नोलन के साथ कुछ चल रहा है क्योंकि वह काम पर नहीं आई है? एलियास स्पेंसर ने उनकी बातचीत पहले ही सुन ली थी। उसकी मां से बात करना आसान लगता था। मिसेज नोलन जवाब देने ही वाली थी कि समर ने कार की स्क्रीन पर टैप करके कॉल खत्म कर दी और अपना फोन बंद करने के लिए उठा लिया। वह उसकी बातें सुनना नहीं चाहती थी और न ही वह चाहती थी कि उसे उसके ठिकाने का पता चले। एलियास स्पेंसर ने फोन कटने पर भौहें चढ़ाईं। जरूर उसी औरत ने फोन काटा होगा, है ना? उसने दोबारा डायल किया, लेकिन फोन बंद था। आखिर वो क्या करने जा रही थी? अपने सहकर्मी के प्रति आपका रवैया बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगता। सच में, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? भला कोई अपने सहकर्मी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? समर तनाव में आ गई, अपनी मां की संवेदनशीलता से हैरान थी और बहाने बनाते हुए बोली, मुझे बस इस सहकर्मी से थोड़ी शिकायत है और मैं उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। ज्यादा मत सोचो, लेकिन आपने अभी अभी कहा कि आपकी लॉ फर्म के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। श्रीमती नोलन को स्पष्ट रूप से उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो जाओ। वह बहाने बनाती रही। श्रीमती नोलन ने अपनी बेटी के चेहरे के अप्राकृतिक भाव को देखा और उनका विश्वास और भी कम हो गया। इस लड़की का उस आदमी के साथ जरूर कुछ चल रहा है। उसे अपने लॉ फर्म में जाकर इसकी जांच करने के लिए समय निकालना होगा। गाड़ी चलने के कुछ ही देर बाद पहाड़ की तलहटी में आकर गाड़ी रुक गई। माँ और बेटी दोनों के हाथ में एक एक काली छतरी थी। वे सफेद गुलदाउदी के फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता और कुछ भेंट लेकर कार से बाहर निकली। यहाँ का तापमान काफी ठंडा था और डेनिम शॉर्ट्स और ढीली सफेद टी शर्ट पहने समर को कार से बाहर निकलते ही ठंड लगने लगी। यहाँ एक भी इंसान क्यों नहीं है? अजीब सा लग रहा है, शायद हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी हमें दोष नहीं देंगे। श्रीमती नोलन ने धुंध भरे वातावरण को देखा और थोड़ी डर गईं। बारिश के दिनों में अंधेरा होना आम बात है। इतना शक मत करो, दुनिया में भूत नहीं होते। हम यहाँ आ ही गए हैं, जल्दी करो। समर ने अपनी माँ को दिलासा दिया और पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गई। हवा में मिट्टी की नमी भरी महक घुली हुई थी। इस तरह की बारिश, न तेज न धीमी, ने शहर को परेशान नहीं किया बल्कि पूरे शहर को भिगो दिया। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वे उसके पिता की समाधि पर पहुंचे। समर ने कब्र के सामने गुलदाउदी के फूल और सभी चढ़ावे रखे और अपने पिता से सिर्फ एक वाक्य कहा, पिताजी, जब तक मैं आपको आपके कर्मों का फल नहीं दिला देता, तब तक आपको पुनर्जन्म लेने की अनुमति नहीं है। आपको स्वयं देखना होगा कि वे लोग नरक में कैसे पहुंचते हैं। श्रीमती नोलन ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो उनसे कहीं अधिक परिपक्व और स्थिर थी, और उन्हें गहरा दुख हुआ। आखिर वह सिर्फ 25 साल की ही तो है। हाँ, अब से मुझे उससे कम पैसे लेने चाहिए। प्रिय, तुम्हें नीचे हमारी बेटी की सुरक्षा करनी होगी। अगर उसे कुछ हुआ तो मुझसे दोबारा मिलने की उम्मीद मत करना। और हाँ, ये भी सुनिश्चित कर लेना कि समर जल्द ही मेरे लिए एक बड़ा आलीशान घर खरीद दे। मैं अपने मौजूदा घर में रहते रहते बहुत परेशान हो गई हूँ। हाँ, एक घर खरीद लो और फिर उससे कम पैसे लो। ओह, और अच्छा, बेहतर होगा कि मैं इस सूची को जला दूं ताकि आप खुद इसे देख सकें। जब आप इसे देख लें तो वादा करें कि आप मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। श्रीमती नोलन बात करते हुए अपनी जेब से कई तय किए हुए कागज निकाले, उन्हें खोला और वे बड़े करीने से लिखे हुए थे। समर ने अपनी मां के हाथ में मौजूद सूची को देखा, उसके माथे से पसीने की एक बूंद लुढ़क गई। पिताजी मर चुके हैं, वे किसी वरदान देने वाले जिन नहीं हैं। वे तुम्हारी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारे पापा ने मुझे हमेशा लाड प्यार दिया और इतने सालों में उन्होंने मेरी बहुत सी इच्छाएं पूरी की। श्रीमती नोलन ने एक लाइटर निकालते हुए और उसे कई बार झटकते हुए फिर जलाते हुए गर्व से कहा। दोपहर का कार्य समय। समर समिट पहुंची, दफ्तर का दरवाजा खोला और देखा कि वह आदमी दरवाजे की तरफ पीट करके फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास फोन पर बात कर रहा था। उसने अपनी नजर उसे हटा ली। वह अपनी डेस्क की ओर चली गई। एलियास स्पेंसर ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, पीछे मुड़कर देखा और फिर फोन रखने से पहले कुछ और मिनटों तक ग्राहक से बात करने के लिए वापस मुड़ गया। उसने उसकी ओर मुड़कर कहा, वकील नोलन, आपने इस मामले के लिए मुवक्किल की फीस का आधा हिस्सा ले लिया है, इसलिए आपको अपना काम पूरा करना चाहिए। मुझे आपका काम करने की कोई जरूरत नहीं है। समर ने दस्तावेजों से नजरें ऊपर उठाई। उसकी आवाज नाक से निकलने वाली आवाज से भरी हुई और कर्कश थी। मैं आज सुबह के 4 घंटे पूरे कर लूंगी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बोलने के बाद गले में दर्द और खुजली के कारण उसे बार बार खांसी आ गई। उसे आज सुबह सर्दी लग गई थी। क्या वह बीमार है? एलियास स्पेंसर ने उसकी ओर देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आज सुबह उसकी आवाज ठीक थी, लेकिन मौज मस्ती के बाद उसे सर्दी लग गई। पूरी दोपहर काम करने के बाद समर को चक्कर आने लगा था और बाहर से आती धीमी कदमों की आहट सुनकर उसने अपनी कलाई पर घड़ी देखी। काम का दिन खत्म हो चुका था। उसने अपने फोन पर हल्का भोजन मंगवाया और सुबह के घंटों की भरपाई के लिए देर तक काम करने का इरादा रखती थी। अगर कोई कहे कि उसे बिना कुछ किए ही पैसे मिल गए। आज बारिश हो रही है, इसलिए जल्दी वापस आ जाओ, एलियास स्पेंसर ने उसकी ओर देखते हुए अचानक कहा। novelfire.net पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। तुम जा सकते हो, उसने 3 शब्दों में ठंडे लहजे में जवाब दिया। अब इस झूठी चिंता की क्या जरूरत है? उसने अपनी तीखी भौहें फिर से सिकुड़ी और ठंडी, स्पष्ट आवाज में पूछा, क्या आप कोई दवा लाए हैं? मैं नहीं चाहती कि वकील स्पेंसर चिंता करें। आप जल्दी से चले जाए, मेरे काम में बाधा मत डालिए। इतना कहकर समर उठी और अपना कप लेकर चाय घर चली गई। एलियास स्पेंसर ने उदास चेहरे से उसकी ओर देखा, लेकिन वह नहीं गया। उसने अपना फोन उठाया, खाना मंगवाया और फिर अपने विला की हाउसकीपर को फोन करके कुत्ते को खाना खिलाने के लिए कहा।
बाहर तेज होती बारिश की आवाज सुनकर वह फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास गया और नीचे देखा। स्ट्रीट लाइट्स जल्दी जल गई थीं और गाड़ियां लंबी कतारों में खड़ी थीं। फुटपाथ रंग बिरंगी छतरियों से भरा हुआ था, मानो बड़े बड़े चलते फिरते मशरूम हो। समर पानी लेकर वापस आए और उसे वहीं देखकर बोली, वकील स्पेंसर, क्या आप नहीं जा रहे हैं? बाहर ट्रैफिक जाम है, उन्होंने कहा। समर को अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बैठ गई और अपने साथ लाई सर्दी जुकाम की दवाइयां निकालकर एक एक करके खाने लगी। बारिश के कारण बाहर 3 घंटे से अधिक समय तक यातायात रुका रहा, फिर जाकर थोड़ा कम हुआ। शाम करीब 10 बजे एलियास स्पेंसर ने गहरी आवाज में उसे फिर से फोन किया। ओवरटाइम काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी घर जाओ क्योंकि तुम बीमार हो। उसने ऊपर उसकी ओर देखा, उसकी आवाज में नरमी थी। तुम जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ मेरे साथ रुकने के लिए नहीं कहा था। जल्दी वापस जाओ और अपने छोटे सहायक के साथ जाओ। अगर आपको जलन हो रही है तो सीधे सीधे कह दीजिए। घुमा फिरा कर बात करना बंद कीजिए। उसने अपने लंबे पैरों को क्रॉस किया, कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और बिना फ्रेम वाले चश्मे को अपने चेहरे पर लगाया। उसके होंठ एक मुश्किल से दिखाई देने वाली मुस्कान में मुड़ गए। अहंकारी मत बनो, मुझे तुमसे जलन नहीं है, समर ने ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 24। उसने वह देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। ईर्ष्या नहीं, बस अचानक इतने ठंडे हो गए हो। एलियास स्पेंसर ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया। मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस इतना ही। इसमें ईर्ष्या क्या है? मैं उल्टी घास नहीं खाने वाली, दुनिया में और भी मर्द हैं। वह हंस पड़ी। एलियास स्पेंसर ने उसकी ओर देखा और ईमानदारी से बोला, अमीर और सफल पुरुष आज्ञाकारी और समझदार महिलाओं को पसंद करते हैं, साधारण पुरुष साधारण महिलाओं को पसंद करते हैं, और वकील नोलन, आप शायद ऐसी कोई महिला नहीं है जिसे कोई पुरुष पसंद करेगा। क्या वह खुश हो रहा था? हर दिन मेरे सामने इतनी सारी महिलाओं से उसे प्रलोभन मिलता था। वह बाहरी तौर पर तो इनकार करता था, लेकिन अपने दिल में वह जरूर आत्मसंतुष्ट होता होगा, है ना? novelfire.net से पूरे अध्याय प्राप्त करें। ये देखकर कि कोई भी पुरुष उसका पीछा नहीं कर रहा है, वह मन ही मन उस पर हंस रहा होगा, है ना? सच तो यह है कि पूर्व साथी दूसरे को खुशहाल जीवन जीते हुए नहीं देखना चाहता। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समर नोलन ने उसकी तरफ देखा। अगर एक दिन सच में कोई बेहद खूबसूरत और आकर्षक आदमी मुझे पसंद करता है, तो देखते हैं कि क्या वह अपनी बात से मुकर जाएगा। मैं जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। एलियास स्पेंसर ने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया, उठे और अपना ब्रीफकेस उठा लिया। मेरे पास अभी 1 घंटा है, तुम जा सकते हो, उसने ठंडे लहजे में कहा। क्या ये सिर्फ 1 घंटा और काम करना नहीं है? सुबह के समय की भरपाई करना, कहीं कोई नाराज न हो जाए। एलियास स्पेंसर उसके पास गया, कुर्सी से उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचते हुए ठंडे लहजे में बोला, क्या तुम्हें इतना जिद्दी होना जरूरी है? समर नोलन ने गुस्से से फटी आवाज में उसका हाथ झटक दिया। तुम ही तो थे जिसने कहा था कि मैंने आधी रकम ले ली लेकिन आधा काम नहीं किया। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें 1 सेकंड भी ज्यादा काम नहीं करने दूंगी। उसने उस महिला को देखा जो खच्चर की तरह हटी थी। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। शब्दों को व्यर्थ न करते हुए उसने अचानक उसे अपने कंधे पर उठा लिया। उसने एक हाथ से उसका सामान उठाया और बाहर निकल गया। समर नोलन का ऊपरी शरीर उसकी पीठ पर लटका हुआ था। सदमे से उसका मुंह खुला हुआ था। प्रतिक्रिया करने में उसे कई सेकंड लगे। फिर उसने दोनों हाथों से उसकी कमर पर मारना शुरू कर दिया और कर्कश आवाज में चिल्लाने लगी। मुझे नीचे उतारो, तुम्हें मुझे छूने की इजाजत किसने दी? एलियास स्पेंसर, क्या तुम बीमार हो? मेरे साथ पाखंड करना बंद करो। तुमने मुझे सुना, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे नीचे उतारो। उसकी आवाज अब भिनभिनाते मच्छर जैसी थी, जिसमें कोई वास्तविक गति नहीं थी। वह जितना ज्यादा चिल्लाती थी, उतना ही ज्यादा दर्द होता था। मीटिंग रूम से बाहर निकलते ही देखा कि बाहर कोई भी ओवरटाइम काम नहीं कर रहा था। सौभाग्य से वहां कोई नहीं था, वरना अगर लोग उन्हें देख लेते तो वे इसका क्या स्पष्टीकरण देते। एलियास स्पेंसर उसे उठाकर पहली मंजिल के सामने वाले दरवाजे तक ले गया और फिर उसे नीचे उतारा। बाहर हो रही मूसलाधार बारिश पर एक नजर डाली। अपनी भौहें सिकुड़ी। उसके पास छाता नहीं था और उसकी कार थोड़ी दूर खड़ी थी। समर नोलन जमीन पर खड़ी थी। उसने अपनी बाहें मोड़ी और गुस्से से उसे घूरने लगी। यहीं रुको, मैं गाड़ी चलाकर आता हूँ, उसने कहा। फिर अपना कोट उतारकर सिर पर रखा और बारिश में दौड़ पड़ा और देखते ही देखते सिर से पैर तक भीग गया। तुम्हारी झूठी सद्भावना की किसे जरूरत है? समर नोलन यहाँ नहीं रुकी। काले बैग से खुद को बचाते हुए वह मूसलाधार बारिश में अपनी कार की ओर दौड़ पड़ी। पलक झपकते ही वह सिर से पैर तक भीग गई। उसके शरीर पर गिरती बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें थोड़ी दर्दनाक भी थीं। एलियास स्पेंसर ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा उदास हो गया। एक पल के लिए झिझका, फिर आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार की ओर खींच लिया। यात्री दरवाजा खोला और उसे आदेश दिया, कार में बैठ जाओ, मेरे पास अपनी कार है। समर नोलन को जबरदस्ती घसीट कर लाया गया। वह काफी नाराज थी। उसने जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसने उसे धक्का देकर कार में बिठा दिया। ज्यादा नखरे मत करो, अभी गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा और बाहर से कार का दरवाजा बंद कर दिया। फिर सामने से जाकर उसे दोबारा खोला और अंदर बैठ गया। समर नोलन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, वकील स्पेंसर, क्या आपको अपनी छोटी सहायक की चिंता नहीं है? आप मेरे काम में क्यों दखल दे रहे हैं? एलियास स्पेंसर ने कार स्टॉप की। कुछ पल चुप रहने के बाद शांत स्वर में जवाब दिया, आखिरकार तुमने अब तक मेरे साथ ओवरटाइम काम किया है। अगर आज रात तुम्हें कुछ हो जाता है तो इससे मुझे परेशानी होगी। तो यही वजह है, समर नोलन हंसते हुए बोली कि वह जानती थी कि वह पाखंडी बन रहा है। 1 घंटे बाद कार उसके घर के नीचे आकर रुक गई। समर नोलन गाड़ी से उतरी, मुड़ी और बाहर निकलने की ओर चल पड़ी। वह अपने घर में नहीं रुकना चाहती थी। उसे दोबारा भीगने का डर नहीं था। वह पहले ही पूरी तरह भीग चुकी थी। कुछ ही देर बाद वह आदमी उसके पास पहुंचा, उसकी बांह पकड़ी और उसे जबरदस्ती लॉबी की ओर खींच ले गया। उसने बड़ी मुश्किल से रुककर उसका हाथ झटक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, वकील स्पेंसर का अपनी पूर्व प्रेमिका को घर लाने से क्या मतलब है? तेज बारिश में लंबे समय तक गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। यहाँ एक रात रुकने से तुम्हारी जान नहीं चली जाएगी। चलो ना, जब तक कि तुम अपनी सर्दी को और खराब नहीं करना चाहती हो। एलियास स्पेंसर ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। यह मेरा निजी मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? समर नोलन ने उसकी ओर मुस्कुराया। दोनों मूसलाधार बारिश में खड़े थे, एक दूसरे को दो विपरीत बर्फ के टुकड़ों की तरह घूर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत जिद्दी समझ रहे थे। एलियास स्पेंसर ने अपनी पकड़ थोड़ी कस ली, फालतू बातें करना बंद कर दिया और अचानक उसे फिर से ऊपर उठा लिया। एक हाथ से हल्के से उसके नितंब पर थप्पड़ मारा और फिर लॉबी में चला गया। स्मैक, उसे दर्द हुआ। गुस्से में उसने भी उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारा। ऊपर जैसे ही दरवाजा खोला गया, कुत्ता उत्साह से उनके चारों ओर गोल गोल कूदने लगा और तरह तरह की आवाजें निकालने लगा। शाबाश, एलियास स्पेंसर ने कुत्ते के सिर को धीरे से सहलाया। अभी भी अपने कंधे पर बैठी महिला को नीचे नहीं उतारा था। समर नोलन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। उसकी आवाज तेजी से कर्कश होती जा रही थी। क्या तुम अब भी मुझे नीचे नहीं उतारोगे? उसने उसे सीधे बगल वाले बेडरूम के बाथरूम में धकेल दिया। कुछ नहीं कहा और दरवाजा बंद करके चला गया। समर नोलन तेजी से गायब होते उस आदमी को देखती रह गई। उसका मुंह खुला रह गया। उसे डांटने का भी समय नहीं मिला, वह इतनी तेजी से भागा। आछू, ठंड से कांपते हुए उसे अनियंत्रित रूप से छींक आ गई। उसने जल्दी से गर्म पानी चालू किया और अपने गीले कपड़े उतार दिए। आधे घंटे बाद वह एक सफेद तौलिए में लिपटी हुई थी और उसने अपने गीले कपड़े वॉशर ड्राई में डाल दिए।
बैठक कक्ष में किसी को न देखकर उसने सीधे मुख्य शयन कक्ष का थोड़ा खुला हुआ दरवाजा धक्का देकर खोला और अचानक उसे बिस्तर के पास खड़े हुए देखा, जो अभी अभी काले रंग का अंडरवियर पहन रहा था। समर नोलन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। उस व्यक्ति का शरीर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ईश्वर के हाथों से गढ़ा गया हो, उसके शरीर का हर इंच शक्ति का सही संतुलन दर्शाता था। चौड़े कंधे और पतली कमर, एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित उल्टे त्रिकोण जैसी आकृति, पेट पर अतिरिक्त चर्बी का नामो निशान नहीं, मानो किसी विस्फोटक शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए हो जो फूटने के लिए तैयार हो। समर नोलन की निगाहें अनायास ही नीचे झुक गईं। अभी अभी देखे गए दृश्य को याद करते हुए उनका गला अनायास ही सूख गया, उनका दिमाग उस छवि से भर गया। उसने अनजाने में ही घूंट भरा और उसका पीला चेहरा एकदम लाल हो गया। उसका दिल अजीबोगरीब तरीके से धड़क रहा है, लगता है उसे वाकई किसी नाइट क्लब में जाकर किसी पुरुष को ढूंढने की जरूरत है ताकि वह अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। क्या तुम काफी देख चुके हो? एलियास स्पेंसर मुड़ा और भावहीन होकर ठंडी आवाज में एक चोगा पहन लिया। कभी कभी जब तक उसे शर्मिंदगी नहीं होती तब तक शर्मिंदगी तो किसी और को ही उठानी पड़ती है। वह दरवाजे के चौखट से टिककर शांत होने का नाटक करते हुए बाहें मोड़े मुस्कुरा रही थी। मैं इससे बहुत पहले ही तंग आ चुका हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, अब तुम्हें देखना किसी विशाल सफेद मूली को देखने जैसा है। एलियास स्पेंसर ने उसकी बातें सुनी, उसकी बाहें थोड़ी उठी, उसने लंबे लंबे कदम बढ़ाए और कमरे को पार कर गया। अध्याय 25। आज रात वह एक पुरुष मॉडल को ढूंढेगी और जमकर मस्ती करेगी। समर नोलन ने उसे अचानक अपनी ओर आते देखा, उसकी मुस्कान थोड़ी देर के लिए जम गई और वह घबरा गई। यह आदमी आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना रुख नहीं बदल सकती। वह शांत होने का दिखावा करती रही, दरवाजे के चौखट से टेक लगाकर खड़ी रही और चुनौती भरे अंदाज में सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगी। एलियास स्पेंसर ने अचानक अपना एक हाथ उसके सिर के ऊपर चौखट पर टिकाया और ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, क्या आपको कोई भावना नहीं है वकील नोलन? तो फिर आपका चेहरा लाल क्यों है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत छोटा था, उसे देखकर मुझे शर्म आती थी। उसने पलटकर जवाब दिया, उसके शब्द इतने जहरीले थे कि किसी को भी क्रोधित कर सकते थे। जैसे ही वह उसकी अलमारी से कपड़े निकालने वाली थी, उसने अचानक और बेरहमी से उसे पीछे खींच लिया। उन्हें सरसरी नजर से देखते हुए पूछा, और कुछ चाहिए वकील साहब स्पेंसर? पहले कौन रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था? एलियास स्पेंसर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं तो बस तुम्हारे लिए दिखावा कर रहा था, तुम्हारी मर्दानगी के गौरव को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वह मुस्कुराते हुए झूठ बोल रही थी, जाने के लिए तैयार थी, तभी अचानक एक ऐसी ताकत ने उसकी कलाई को जकड़ लिया जिसका वह विरोध नहीं कर सकी और उसकी पीठ धड़ाम से ठंडे दरवाजे के चौखट से टकरा गई। अगले ही पल एक जबरदस्त और आक्रामक आभा उस पर हावी हो गई। उसने इतनी जोर से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को जकड़ लिया कि वह लगभग दम घुटने से मर गई। एलियास स्पेंसर, समर नोलन ने गुस्से से कर्कश स्वर में कहा, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने इसका फायदा उठाते हुए अपनी कोमल जीभ अंदर डाल दी। एक डाकू की तरह उसने बेरहमी से उसकी सांसें जकड़ लीं। उसने बेरोक-टोक लूटपाट की। उसके चुंबन अव्यवस्थित थे, अत्यधिक दमित उत्तेजना से भरे हुए थे, कभी-कभी उसके दांत उसके होठों से टकराते थे, जिससे तेज दर्द होता था। फिर भी यह बेहद उत्तेजक था। इस तीव्र उत्तेजना ने धीरे-धीरे समर नोलन के मानसिक संतुलन को नष्ट कर दिया। अपनी बची-खुची समझदारी को समेटते हुए उसने एक हाथ उठाया और उसे जोर से धक्का दिया। कमीने, लेकिन उसकी ताकत उसके सामने फड़फड़ाती तितली की तरह थी, पूरी तरह से अप्रभावी। अचानक उसका चुंबन थोड़ा धीमा हो गया, उसकी जीभ की नोक तीव्र गर्मी के साथ उसके होठों पर फिर गई, जिन्हें उसने काटकर थोड़ा सूजा दिया था। अचानक एक बड़ा हाथ उसकी आकर्षक कमर पर पड़ा, धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। ये कहना ही पड़ेगा कि यह निर्मम, संयमी और कुत्ते जैसा दिखने वाला आदमी बहुत कुशल था। समर नोलन के प्रतिरोध करने वाले हाथ अनजाने में ढीले पड़ गए और उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गए, मानो सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने ही वाले थे कि एलियास स्पेंसर ने अचानक अपना हाथ खींच लिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। क्या आपने नहीं कहा था कि आपको कुछ महसूस नहीं हुआ वकील नोलन? क्या ये भावनाएं थोड़ी जल्दी आ गईं? क्या उसने जानबूझकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था? वह एलियास से भी ज्यादा कुतिया कैसे है? समर नोलन ने उसे घूर कर देखा। वह पहले उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया से नाराज थी और उसने ठान लिया कि वह ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगी। वो इस कमीने के साथ दोबारा शारीरिक संबंध बनाने के बजाय किसी अमीर आदमी को ढूंढना ज्यादा पसंद करेगी। कामोत्तेजित होना एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अपनी बांह से उसे धक्का दिया, फिर उसकी अलमारी की ओर बढ़ी, वसंत और शरद ऋतु के लिए एक सफेद गाउन और पुरुषों के नए शॉर्ट्स निकाले और चली गई। मैंने उससे इस बारे में बात भी नहीं की। मुझे यहाँ घसीट कर लाने में किसकी गलती थी? बाथरूम में फ्रेश होने के बाद वह कुत्ते के घर में बीफ जर्की का एक पैकेट लेने गई और सोफे पर बैठ गई। पिल्ला भी तुरंत उत्सुकता से उसके पीछे पीछे चला गया। समर नोलन ने पैकेट खोला और उसमें से जर्की का एक बड़ा टुकड़ा निकालकर उसे ललचाते हुए कहा, एलियास, अगर तुम मेरे लिए उस बदमाश को काट कर ले जाओगे तो मैं तुम्हें सूखा मांस दूंगा, कैसा रहेगा? बाहर निकलते समय सिगरेट का एक कश लेते हुए एलियास स्पेंसर ने उसकी बातें सुनी। उसकी निगाहें कुत्ते पर टिक गईं। क्या वह ऐसा करने की हिम्मत करेगा? एलियास नाम के कुत्ते ने उसकी बात समझ ली और तुरंत सोफे के पास खड़े मालिक की ओर मुड़ गया। लेकिन उसके कठोर हाव भाव को देखकर वह तुरंत पीछे मुड़ गया, हिम्मत नहीं कर पाया। डरो मत, जाओ काटो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें किस बात का डर है? मम्मी तुम्हारे साथ है। समर नोलन ने उसके सिर पर थपथपाते हुए उसे प्रोत्साहित किया। अपनी प्यारी मालकिन के मुंह से ये शब्द सुनकर कुत्ता अचानक मालिक पर भौंकने लगा। भौंक भौंक, शाबाश कुत्ते, बहुत बढ़िया, लो थोड़ा सूखा मांस खाओ। समर नोलन ने मुस्कुराते हुए एक उदास चेहरे वाले व्यक्ति की ओर देखा और सूखे मांस को उसके मुंह में ठूंस दिया। एक बार खाकर ही तुम्हारा पेट भर गया और तुम्हें फर्क भी नहीं पता चला। सजा के तौर पर कल तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। एलियास स्पेंसर ने उसे सख्त निगाहों से देखते हुए कहा। उसके शब्दों को सुनकर पिल्ला अचानक अपने मुंह में रखे सूखे मांस में रुचि खो बैठा और मालकिन की ओर देखने लगा। उससे डरो मत, खाओ, मैं तुम्हें कल खिला दूंगी। समर नोलन ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा। तो फिर परसों तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। एलियास स्पेंसर ने बाहें मोड़ते हुए धुएं का एक कश छोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा। समर नोलन ने अपना सिर घुमाया, उसे घूर कर देखा, फिर पिल्ले के सिर पर थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परसों भी खाना खिलाने आऊंगी। क्या आप सचमुच इसे खिलाने के लिए हर रोज आएंगे? अगर हर दिन तो हर दिन, मैं अपने कुत्ते को कष्ट नहीं सहने दूंगा। उसने ठंडी सी झुंझलाहट भरी सांस ली, तभी उसके बैग में रखा फोन अचानक बज उठा। देखा तो पता चला कि उसका समलैंगिक सबसे अच्छा दोस्त विदेश में फैशन वीक में भाग लेने आया था। वह इतनी देर रात क्यों फोन कर रहा है? उसने जवाब दिया। एक गहरी आकर्षक पुरुष आवाज सुनाई दी। हे मैडम, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक के लिए बाहर जाना चाहेंगी? तुम वापस देश में आ गए हो? समर नोलन ने आश्चर्य से पूछा। कल रात वापस आ गया, आज पूरे दिन बारिश होती रही, बहुत बोरिंग था। चलो मेरे साथ एक ड्रिंक पीने चलो। दो पोशाकों को दर्पण के सामने रखकर बाईं ओर की तुलना करते हुए, दाईं ओर की तुलना करते हुए, अंत में अपने दाहिने हाथ में मौजूद सफेद स्लिम फिट स्प्रिंग कोट को चुनते हुए। ये सामग्री novefire.net की है। फोन पर उस आदमी की आवाज सुनकर एलियास स्पेंसर ने अपनी तलवार जैसी बाहों को थोड़ा सिकोड़ लिया। मुझे सर्दी हो गई है, आज रात बाहर नहीं जाऊंगी, तुम जाओ।
समर नोलन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सर्दी से कुछ नहीं मरेगा, सब ठीक है, मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ जाऊंगी आज रात, चलो कुछ मजेदार करते हैं। वह फोन रखने ही वाला था कि उसने तुरंत कहा, मैं एलियास के घर पर हूँ। तुम दोनों फिर से साथ हो गए? इतनी देर रात उसके घर पर क्या चल रहा है? वह आदमी चौंक गया, आश्चर्य और गपशप से भरा हुआ था। हम फिर से साथ नहीं आ सकते। अगर तुम मुझे लेने आ रहे हो तो एक ड्रेस और हाँ, कुछ अंडरवियर भी ले आना। तुम उसके घर पर अंडरवियर नहीं पहन रही हो, सच बताओ, क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो? उसने उत्सुकता और जिज्ञासा से पूछा। नहीं, उसके अलावा कोई भी चलेगा। अगर तुम आ रहे हो तो जल्दी आओ, बकवास करना बंद करो, समर नोलन ने कहा और बिना कुछ ज्यादा बताए फोन काट दिया। ठीक है, वैसे भी किसी पूर्व प्रेमी के घर रात बिताने की परवाह कौन करता है, वह अभी मेरा मजाक उड़ा रहा था। आज रात मैं एक मेल मॉडल ढूंढूंगी, थोड़ा मस्ती करूंगी और शायद अपनी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा कर लूंगी। एलियास स्पेंसर ने भावहीनता से उसे देखा, उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी। उसने पूछा, इतनी देर रात बाहर जा रही हो? क्या तुम कल समय पर काम पर पहुंच पाओगी? चिंता मत करो वकील साहब, मैं काम में देरी नहीं करूंगी, आप आराम कर लीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एलियास स्पेंसर ने उसे एक ठंडी नजर से देखा, कुछ और नहीं कहा और खामोशी से वापस मास्टर बेडरूम की ओर मुड़ गया। समर नोलन 30 मिनट तक लिविंग रूम में पिल्ले के साथ खेलती रही, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह तुरंत दरवाजा खोलने गई। बाहर एक तराशे हुए चेहरे और लहराते हुए चांदी जैसे सफेद कंधे तक लंबे बालों वाला आदमी खड़ा था। उनका नाम माइल्स मोनरो था, जो एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे और दिवालिया होने से पहले नोलन परिवार के पड़ोसी थे। उनकी माताएं अक्सर साथ में महजों खेलती थी और वह भी अक्सर समर नोलन के साथ महजों खेलते थे। उनके बीच अच्छे संबंध थे। लो, इसे ले लो, जल्दी करो, उस आदमी ने उसे बैग थमा दिया। थोड़ी देर यहीं रुकिए। समर नोलन ने बैग उठाया और उसे अंदर बुलाए बिना ही अंदर चली गई, क्योंकि एलियास स्पेंसर उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। अगर बाद में वह बाहर आकर उसे भगा दे तो क्या यह अजीब नहीं होगा? अध्याय 26, क्या आप सचमुच उसके साथ एक कमरा लेने जा रहे हैं? माइल्स मोनरो ने अंदरूनी हिस्से पर एक नजर डाली जो सादगीपूर्ण होते हुए भी विलासिता का एहसास करा रहा था। उसने अपनी बाहों को क्रॉस करके दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाई, प्रतीक्षा कर रहा था लेकिन अंदर कदम नहीं रखा। वह इकलौता व्यक्ति था जिसे पता था कि समर नोलन और यह आदमी डेटिंग कर रहे हैं। जब वे दोनों पहले साथ थे तो वह समर नोलन को ढूंढते हुए यहाँ आता था और जाने माने वकील स्पेंसर हमेशा उससे ईर्ष्या करते थे। तो अंत में ये स्पष्ट है कि प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता दोस्ती जितना लंबा नहीं चलता। सही स्रोत novelfire.net है। कुछ मिनट बाद समर नोलन एक सफेद स्पेगेटी स्ट्रैप ड्रेस में बाहर निकली। उनके लंबे काले बाल झरने की तरह उनकी पीठ पर लहरा रहे थे, जो बेहद खूबसूरत और पवित्र लग रहे थे। अरे वाह, तुम्हें देखे बिना 2 महीने हो गए और तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। उसने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। और तुम दिन ब दिन और भी आकर्षक होते जा रहे हो। अपने चेहरे को देखो, शायद कितने मर्दों को दीवाना बना रहे होगे। समर नोलन ने हाथ बढ़ाकर उसके सुंदर चेहरे को जोर से दबाया और अगले ही पल उसने उसके नमकीन हाथों को झटकते हुए कहा, अगर तुम मेरा फायदा उठाती रहोगी तो मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। एलियास स्पेंसर ठीक समय पर बाहर आया और उन्हें दरवाजे पर मस्ती करते हुए देखा। उसने ठंडी निगाहों से देखते हुए अपने चश्मे को ठीक किया। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो, मुझे कल काम पर जाना है। समर नोलन ने अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया। अंदर मौजूद प्रसिद्ध वकील स्पेंसर पर मुश्किल से एक नजर डाली, जबकि दूसरे हाथ से उसने लिविंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया और वे दोनों लिफ्ट की ओर चल पड़े। उनका पहले ही ब्रेकअप हो चुका था और बाहर घूमने जाने का उसे कोई लेना देना नहीं था। तुम इस लड़के के घर क्यों हो? क्या तुम दोनों सच में दोबारा साथ नहीं आ रहे हो? माइल्स मोनरो ने लापरवाही से अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए उत्सुकता से पूछा। नहीं, शायद हम स्वभाव से ही असंगत हैं। हम अलग अलग लॉ फर्मों में प्रतिद्वंद भी हुआ करते थे और अब एक ही फर्म में भी वही हाल है। इसके अलावा अब उसे कोई पसंद है। मैं आज रात उसके घर इसलिए आई क्योंकि मैंने देर तक काम किया और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, क्या वो किसी को पसंद करता है? किसे? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उनकी सहायक, एक बेहद मासूम दिखने वाली लड़की जिसका स्वभाव सौम्य और आज्ञाकारी है। उन्हें ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। समर नोलन ने अपनी बाहें अभी भी बांधे हुए कहा, उनका हाथ हटाए बिना, उन्हें पुरुष के रूप में देखे बिना। उस तरह की औरतें आमतौर पर सफेद कमल की तरह कोमल और बोली दिखती हैं, लेकिन असल में वे बहुत चालाक होती हैं। मुझे ऐसी औरतें सबसे ज्यादा नापसंद हैं, माइल्स मोनरो ने टिप्पणी की। समर नोलन हंस पड़ी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वे सबसे अच्छी दोस्त थी, उसे भी उस तरह के लोग पसंद नहीं थे। व्हाइट हाउस क्लब हाउस, आलीशान वीआईपी कमरे में हर तरह के 10 से ज्यादा आकर्षक पुरुष खड़े थे। माइल्स मोनरो ने उन पर एक नजर डाली और नजाकत भरी धीमी आवाज में उसे कहा, ये लोग बहुत ही साधारण हैं, इनमें जरा भी परिष्कार की झलक नहीं है। क्या आप किसी जगह पर परिष्कार की उम्मीद करते हैं? बस मौज मस्ती के लिए एक चुन लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पति चुन रहे हैं। समर नोलन ने बेझिझक कहा, उसकी निगाहें सामने बैठे पुरुषों के चेहरों और शरीरों पर घूम रही थी। मुझे किस प्रकार का चयन करना चाहिए? एक बड़ा मांसल? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। उसकी नजर अचानक एक गोरे रंग के व्यक्ति पर पड़ी, जिसने चांदी के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था, सफेद टी शर्ट और स्पोर्ट्स वियर में था, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा था। उसने हाथ उठाकर इशारा करते हुए कहा, तुम इधर आओ। चश्मा पहने वह हंसमुख लड़का तुरंत खुशी खुशी उसके पास गया और उसके बगल में बैठते ही उसकी बांह को गले लगाकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो बहन। मीठी मीठी बातें करने वाली। समर नोलन सोफे पर पीछे झुक गई, पैर मोड़कर मुस्कुराई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि पुरुषों को मीठी मीठी बातें करने वाली ये खूबसूरत महिलाएं पसंद आती हैं। वे वाकई मनमोहक होती हैं। उस व्यक्ति के विपरीत जो या तो भावहीन होता है या जिसकी जुबान बहुत तीखी होती है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम मुझे एरी कह सकती हो, मैं 22 साल का हूँ। उसने उसे एक गिलास रेड वाइन देते हुए कहा, काफी जवान हो, कब से ये कर रहे हो? उसने नियमित रूप से पूछा, अपना हाथ उठाकर उसकी बांह को छूते हुए। यह महसूस किया कि उसमें कुछ मांसपेशियां तो थी, लेकिन एलियास स्पेंसर जितनी मजबूत नहीं थी। प्रसिद्ध वकील स्पेंसर की बाइसेप्स पूरी तरह से गड़ी हुई हैं, न तो बहुत ज्यादा विकसित हैं और न ही ढीली हैं। उनकी भुजाओं को एक शक्तिशाली सौंदर्य के साथ तराशा गया है। अभी 1 महीना भी नहीं बीता है। मेरे परिवार में छोटे भाई बहन हैं जिन्हें पढ़ाई की जरूरत है। मेरे पिताजी जुए के आदी हैं और उन पर बहुत सारा कर्ज है, और मेरी माँ की सेहत खराब है। उसने दयनीय स्वर में कहा। समर नोलन ने अपनी हंसी दबाई। आखिर इस पेशे से जुड़े सभी लोगों के पास एक ही कारण क्यों होता है? छी छी, तुम सचमुच दयनीय हो। उसने उसकी ठुड्डी को चुटकी काटते हुए कहा। जिगोलो उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, बहन, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? मैं बस कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि कर्ज चुका सकूं। क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? समर नोलन ने एक पल भी संकोच नहीं किया और कहा, ठीक है, क्योंकि तुम इतने दयनीय हो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। वह आज रात अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए बाहर निकली थी, तो फिर क्यों नखरे करना? सब वयस्क हैं, चलो सीधे सीधे बात कर लेते हैं। उसके बगल में बैठे माइल्स मोनरो ये सुनकर चौंक गए। तुम उसके साथ एक कमरा लेने जा रहे हो? इसमें हैरान होने की क्या बात है? मैं आज रात अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए बाहर आई हूँ, उसने बेपरवाही से कहा। अपने बगल में बैठे आदमी से रेड वाइन लेकर एक बड़ा घूंट पी लिया। खांसी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एलियास स्पेंसर को पता चल जाएगा?
उसकी करीबी दोस्त होने के नाते माइल्स मोनरो समझ सकती थी कि उसके मन में अभी भी उस आदमी के लिए भावनाएं हैं। अगर उसने वाकई किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाए थे तो सुलह करना मुश्किल होगा। हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है, अगर वो मेरे सामने भी खड़ा हो तो मुझे डर नहीं लगेगा। समर नोलन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उस व्यक्ति ने अपनी सहायक के सामने ही उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया, उसके खाना पकाने की प्रशंसा की और उसकी उपस्थिति में उसे सौम्य और आज्ञाकारी बताया। यहाँ तक कि मैंने सहायक को रात भर के लिए घर भी ले लिया। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, उसे पुरुष मॉडल को काम पर रखने के लिए मेरी आलोचना करने का अधिकार किसने दिया? ठीक है, बशर्ते आपको इसका पछतावा न हो। माइल्स मोनरो ने उसे नहीं रोका और उसके बगल में खड़ा गोरा युवक उत्सुकता से उसे पेय पदार्थ की पेशकश करते हुए लापरवाही से अपना हाथ उसकी बांह से उसकी पीठ तक ले गया। भाई, क्या तुम चाहोगे कि मैं आज रात तुम्हारा साथ दूं? माइल्स मोनरो ने अपना सिर घुमाया, उसे गौर से देखा और फिर सीधे सीधे कहा, मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि उन्हें पुरुष पसंद थे, लेकिन उनके मानदंड ऊंचे और चुनिंदा थे, उन्हें अन्य स्थानों के पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस युवक के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई, लेकिन वह जल्द ही संभल गया और मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ और ड्रिंक्स पी लूंगा भाई। इतना कहकर उसने अपने लिए एक ड्रिंक डाली और उसके साथ गिलास टकराए। माइल्स मोनरो ने उसकी ओर देखा और अपने गिलास से एक घूंट पिया। बहन, चलो तुम्हारे लिए एक और ड्रिंक का टोस्ट करते हैं, पुरुष मॉडल ने कहा और उसके लिए एक और गिलास भर दिया। समर नोलन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे सर्दी लगी है और उसने उस हंसमुख लड़के के साथ कई और गिलास पी लिए। उसने अपना गिलास नीचे रखा और पूछा, बहन, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें मसाज दूं? मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। कितना बढ़िया। समर नोलन मुस्कुराए और उसकी तरफ देखा। जब तुम कोशिश करोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा बहन। उसने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा और कोमल सफेद त्वचा को हल्के और भारी दबाव के बीच बारी बारी से सहलाने लगा। यह मालिश बिल्कुल नहीं थी, ये स्पष्ट रूप से मोहकदा थी। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर फिली, एक झुनझुनी सी महसूस हुई। उसने हल्की सी खांसी की, इस आदमी में तो हुनर था, बस उसे किसी अजनबी द्वारा छुआ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अंदर से हमेशा थोड़ी असहजता महसूस होती थी। अध्याय 27 धिक्कार है, एक भी गाना अच्छा नहीं है। मुझे एक और ड्रिंक दो। समर नोलन ने उसका हाथ हटा लिया। वह खुद को नशे में धुत करना चाहती थी। अगर वह नशे में होती तो उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके सामने कौन है। ठीक है, उस आदमी ने उसका गिलास आधे से ज्यादा भर दिया, अपने लिए बस थोड़ा सा ही डाला, क्योंकि उसे अभी भी कुछ काम निपटाना था और वह नशे में धुत नहीं होना चाहता था। अपना पे खत्म करने के बाद उसने पूछा, बहन, क्या अब हमें होटल चलना चाहिए? ठीक है, चलो चलते हैं। समर नोलन ने अपना गिलास नीचे रखा, हल्का सा नशा महसूस करते हुए वह खड़ी हो गई, ये सोचते हुए कि होटल में पीने के लिए और समय मिलेगा और उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि उसे कल काम पर जाना है। अगर उन्हें देर हो जाती तो कोई उन पर बिना कुछ किए पैसे लेने का आरोप लगा सकता था। तुम इतनी जल्दी जा रही हो? माइल्स मोनरो ने झुंझलाहट भरे भाव से उसकी ओर देखा और सोचने लगा कि अगर वह यहाँ रुका तो उसके लिए कितना अजीब होगा। तुम अपने दूसरे दोस्तों को भी साथ घूमने के लिए बुला सकते हो। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को हाथ हिलाकर इशारा किया और उस आकर्षक लड़के के साथ चली गई। वह आलीशान होटल क्लब हाउस के ठीक बगल में था। वहां पहुंचने और कमरा बुक करने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। होटल के कमरे में पहुंचते ही उस आकर्षक व्यक्ति ने सुंदर दिखने और आकर्षक कदकाठी वाली ग्राहक को निहारते हुए खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, बहन, क्या हम साथ में स्नान करें? तुम पहले जाओ और अच्छे से सफाई कर लेना। समर नोलन को गंदगी से थोड़ा डर लगता था। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, फिर वह बाथरूम की ओर चल पड़ा। उस आदमी के कमरे में प्रवेश करने के कुछ ही मिनट बाद कमरे के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। खटखट खटखट। समर नोलन होटल के कमरे में शराब न मिलने और मानसिक रूप से खुद को तैयार करने के बावजूद दस्तक सुनकर चौंक गई और दरवाजा खोलने गई। तभी उसका सामना एक सख्त पुलिस वर्दी पहने हुए व्यक्ति से हुआ। लानत है, क्या वह वाकई इतनी बदकिस्मत हो सकती है कि उसका सामना वेश्यावृत्ति विरोधी छापे में हो जाए? एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध वकील होने के बावजूद वेश्यावृत्ति के गिरोह में पकड़े जाने और पुलिस स्टेशन ले जाए जाने से उनकी प्रतिष्ठा पर ऐसा धब्बा लग जाएगा जिसे ठीक करना असंभव होगा। सबसे बुरी बात यह थी कि वह पुलिस स्टेशन के लोगों से अच्छी तरह परिचित थी। उनके साथ उसकी पिछली मुलाकातें मुकदमों के दौरान गंभीर और ईमानदार परिस्थितियों में हुई थी। अब भविष्य में वह उनका सामना कैसे करेगी? ये बेहद अपमानजनक था। ये सोचकर समर नोलन को रोने का मन हुआ। उसने मुश्किल से घूंट भरा, गला साफ किया और अभिवादन में एक शांत मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो ऑफिसर स्पेंसर, इतनी देर रात आपको यहाँ क्या काम आया है? वेश्यावृत्ति विरोधी छापा, अधिकारी स्पेंसर ने स्पष्ट रूप से कहा। दो अन्य अधिकारियों के साथ दरवाजा खोलकर होटल के कमरे में प्रवेश करते हुए उन्होंने कमरे का जायजा लिया और बंद बाथरूम के दरवाजे पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उससे पूछा, वकील नोलन, आप यहाँ उन सामान्य कृत्यों में तो शामिल नहीं है ना? समर नोलन ने एक बनावटी मुस्कान दी। वह कहना चाहती थी कि वह भी एक साधारण इंसान है, कोई संत जैसी मुक्तिदाता नहीं। वह बस कुछ शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहती थी। क्या ये कोई अपराध था? बेशक मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ, मैं तो बस एक दोस्त से मिलने आई हूँ। उसने शांत भाव से मुस्कुराते हुए झूठ बोला। तो बाथरूम में कौन नहा रहा है? आपका उससे क्या रिश्ता है? अंदर पानी चलने की आवाज सुनकर ऑफिसर स्पेंसर ने गंभीरता से पूछा। वो मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, मेरा छोटा चचेरा भाई। वो एक गरीब परिवार से है और मेरी मदद मांगने इस शहर आया है। मैंने अभी तक उसके लिए कोई जगह नहीं ढूंढी है, इसलिए मैं उसे यहाँ एक कमरे के लिए ले आया हूँ। उसने झटपट एक बहाना कर लिया। उसका दिमाग अदालत में होने वाली बहस से भी तेज गति से काम कर रहा था। उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि बाथरूम के अंदर मौजूद आदमी ने उसकी बात सुनी या नहीं। उसे उम्मीद थी कि वह उसकी कहानी का खंडन नहीं करेगा। अधिकारी स्पेंसर ने उसे एक नजर देखा, चुप रहे और बाथरूम के दरवाजे पर सख्ती से दस्तक दी। जल्दी बाहर आओ, जल्दी करो। अंदर मौजूद व्यक्ति ने सोचा कि दरवाजे पर दस्तक उसकी बहन के अधीर होने की वजह से हो रही है, इसलिए उसने जल्दी से पानी बंद कर दिया और कमर पर कुछ भी न बांधे दरवाजे की ओर चल दिया। उसने दरवाजा खोला, अधिकारियों को देखकर चौंक गया और जल्दी से अपने हाथों से खुद को ढक लिया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। समर नोलन ने अजीब तरह से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, मानो वह किसी गड्ढे में गायब हो जाना चाहती हो। उसका अंत निश्चित था। अधिकारी स्पेंसर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, वकील नोलन, आपकी चचेरी बहन आपके सामने नग्न अवस्था में प्रकट होकर काफी निडर लग रही है। हम उन्हें पता नहीं था कि मैं आई थी। उसने कमजोर आवाज में समझाने की कोशिश की। आधिकारिक स्रोत उपन्यास है FIR.net। वकील नोलन, इस होटल की हर जगह निगरानी की जा रही है और पुलिस से झूठ बोलने के परिणाम आप किसी और से बेहतर जानती होंगी। उसने गहरी आवाज में उसे याद दिलाया, फिर नग्न व्यक्ति की ओर मुड़कर सख्ती से पूछा, क्या तुम उसका नाम जानते हो? तुम्हारा उससे असली रिश्ता क्या है? तुम्हें सच बताना चाहिए। पुलिस से भयभीत होकर उस युवक के पैरों में जान नहीं रही। उसे उसका नाम तक नहीं पता था और कांपते हुए उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैं बगल वाले व्हाइट हाउस क्लब हाउस में वेटर हूँ। इस महिला ने मुझे बहकाया और मेरे साथ एक कमरा बुक करना चाहा। अधिकारी जी, मुझे बहकाया जा रहा है। अधिकारी स्पेंसर ने समर नोलन को देर तक देखा। उनकी निगाहों में शरारत छिपी थी और जानबूझकर पूछा, वकील नोलन, उन्होंने जो कहा वह आपकी कहानी से अलग लगता है। समर नोलन ने अपनी भौहें पकड़ ली, मानो गायब हो जाना चाहती हो, और आग्रह किया, किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो प्रक्रिया शुरू करते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
इतना कहकर वह झटपट बाहर चली गई। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तब लगभग सुबह के 1 बज रहे थे। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने उन्हें पहचान लिया और अभिवादन करते हुए कहा, वकील नोलन, आप इतनी देर रात यहाँ क्यों हैं? आज रात आपका कोई मुवक्किल नहीं है, है ना? कुछ कह पाने में असमर्थ अधिकारी स्पेंसर ने मददगार ढंग से जवाब दिया, वह एक पुरुष को देह व्यापार के लिए उकसाने के आरोप में यहाँ है। अन्य अधिकारी पूरी तरह से स्तब्ध होकर उसे हैरानी से देखते रह गए। एक पल के लिए वे अवाक रह गए, क्या वह किसी पुरुष को लुभाने की कोशिश कर रही थी? उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि वह इस तरह के काम करने वाली टाइप की लड़की होगी। इतनी खूबसूरत और सफल करियर होने के बावजूद उसे एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिल पा रहा है। समर नोलन ने स्पेंसर नाम के अधिकारी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और मन ही मन दांत पीस रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा स्पेंसर कभी क्यों नहीं होता? उसे और उस आदमी को अलग अलग पूछताछ कक्षों में ले जाया गया। ये पहली बार था जब उसे पूछताछ की जा रही थी। अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए वह सहज और शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। अधिकारी स्पेंसर खुद उससे पूछताछ करने आए, उसके सामने बैठे और पूछा, मुझे बताओ तुम वेश्यावृत्ति क्यों करवाती हो? अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसने अपना अपराध स्वीकार किया, वह बस जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने पलटकर जवाब दिया तो उसे 10 से 15 दिन की कैद हो जाएगी। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? उसने फिर पूछा, इसका इससे क्या लेना देना है? उसने पलटकर पूछा, हाँ ऐसा ही है। अधिकारी स्पेंसर ने संक्षिप्त जवाब दिया, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो क्या मैं पुरुषों के लिए बनी ऐसी जगहों पर जाती? उसने भौहें चढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, वकील नोलन, अपना रवैया सुधारो। कितनी बार? उसने मेज पर उंगलियां पटकते हुए उसे सख्ती से देखते हुए दोबारा पूछा। पहली बार। समर नोलन ने अपना हाथ माथे पर रखा, मानो अंदर ही अंदर उसे सर पर दौड़ते घोड़ों ने कुचल दिया हो। इससे पहले उसे कभी इतना अपमानित महसूस नहीं हुआ था। उफ, उसने कसम खाई कि वह फिर कभी किसी पुरुष के साथ यूं ही होटल नहीं जाएगी। शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वह उन्हें घर ला सकती थी, जो होटल की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित था। आपके परिवार का फोन नंबर क्या है? उसने दोबारा पूछा। समर नोलन ने इस बारे में सोचा, अगर वह जुर्माना भरने के लिए अपनी मां को फोन करती तो उसे जीवन भर उपहास और लगातार चिढ़ाया जाता। उसकी मां पहले भी कई बार उसे कहती थी कि कोई भी पुरुष उसे नहीं चाहेगा। इस घटना ने इस बात की पुष्टि की कि वह क्लब हाउस में पुरुषों की तलाश इसलिए करती थी क्योंकि कोई भी उसे नहीं चाहता था। नहीं, वह अपनी मां को आने नहीं दे सकती थी। उसने माइल्स का नंबर दिया, लेकिन ऑफिसर स्पेंसर ने कहा कि डायल करने पर वह नंबर बंद था। समर नोलन ने निराशा में अपने दांत भींच लिए। वह नीच आदमी इतने महत्वपूर्ण क्षण में अपना फोन कैसे बंद रख सकता है? कोई और विकल्प न होने पर उसने एक अन्य परिचित का नंबर दिया, 1388। अध्याय 28, प्रेमिका वेश्यालय जाती है, प्रेमी जुर्माना भरता है। अधिकारी स्पेंसर ने दूसरी बार उसके द्वारा बताए गए फोन नंबर को सुना, अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सके और एक समर्पित लैंडलाइन का उपयोग करके उस नंबर पर कॉल करने के लिए बाहर चले गए। 20 मिनट से भी अधिक समय बाद एलियास स्पेंसर जुर्माना लेकर थाने पहुंचा, पैसे चुकाए, हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया और अधिकारी स्पेंसर द्वारा उसे फटकार और उपदेश देते हुए देखता रहा। उसका चेहरा एकदम ठंडा था। यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था। समर नोलन ने उसकी तरफ एक नजर डाली और उसे ऐसा लगा जैसे हजारों घोड़े उसके दिमाग में सर पर दौड़ रहे हों। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने अधिकारी से पलटकर जवाब देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। फटकार के बाद अधिकारी स्पेंसर ने एलियास स्पेंसर की ओर देखा और अचानक उससे पूछा, तुम्हें अपने परिवार को लेने की जरूरत है? वकील स्पेंसर तुम्हारे लिए क्या है? समर नोलन ने अलग थलग खड़े प्रसिद्ध वकील स्पेंसर की ओर देखा, हल्की सी खांसी की और हकलाते हुए बोली, वह मेरा प्रेमी है। अगर वह कहती कि वह उसका पूर्व प्रेमी था तो स्पेंसर निश्चित रूप से उस पर दबाव डालता कि वह अपने परिवार को फोन करे। इसके अलावा वह अपने पूर्व प्रेमी को यहाँ सिर्फ उस पर हंसने के लिए आने की अनुमति नहीं दे सकती थी। किसी भी तरह उसे अपनी इस गड़बड़ में घसीटना था और उन दोनों को शर्मिंदा करना था। क्या वकील स्पेंसर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ऑफिसर स्पेंसर ने एलियास स्पेंसर को हैरानी से देखा। हाँ, समर नोलन ने सिर हिलाया। हाँ, ये पहली बार है जब मैंने किसी गर्लफ्रेंड को देह व्यापार करते देखा है और उसके बॉयफ्रेंड को जुर्माना भरते देखा है। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अधिकारी स्पेंसर ने प्रसिद्ध वकील स्पेंसर की ओर देखा, आश्चर्य से कि उन्होंने खंडन नहीं किया और हल्के से हंस पड़े। क्या घर लौटने पर उन्हें आपस में लड़ना नहीं पड़ेगा? स्टेशन से निकलने के बाद उसने उससे न तो बात की और न ही उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। उसे अपने पूर्व प्रेमी के सामने इतना शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? अंदर आ जाओ, एलियास स्पेंसर ने 2 संक्षिप्त शब्द कहते हुए अपनी कार की ओर कदम बढ़ाया। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर गाड़ी में बैठ गई। बारिश थोड़ी कम हो गई थी और विंडशील्ड वाइपर लयबद्ध तरीके से शीशे पर चल रहे थे। उसने उन्हें देखा और मन ही मनाह भरी। उसने कार स्टॉप की ओर चला गया। novelfire.net। वापसी के रास्ते में वह चुपचाप भावहीन होकर गाड़ी चला रहा था। उसकी ठुड्डी तनी हुई थी। समर नोलन ने उसकी ओर मुड़कर देखा और उससे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मुझे उम्मीद है कि अटॉर्नी स्पेंसर आज रात की घटनाओं को गोपनीय रखेंगे। उसने ये कहते हुए अपनी बात रखी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूरी फर्म को पता चले, वरना उसकी छवि खराब हो जाएगी। एलियास स्पेंसर ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसकी निगाहें सामने की ओर टिकी हुई थी, अभी भी ठंडी थी और वह उसे नजरअंदाज कर रहा था। समर नोलन उसे देखती रही, चिढ़कर उसे उकसाने का तरीका न समझ पाने के कारण शांत भाव से मुस्कुराते हुए और समझाते हुए बोली, मुझे उस युवक के लिए बहुत सहानुभूति है। उसे अपने भाई बहनों का पालन पोषण करना है। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है और उसके पिता जुए के आदी हैं और उन पर असहनीय कर्ज है। मैं बस उसकी इस दुर्दशा से निकलने में उसकी मदद करना चाहता था। इसके अलावा क्या यह आम बात नहीं है कि पुरुष एस्कॉर्ट्स की तलाश में उन जगहों पर जाते हैं? हम सब वयस्क हैं, है ना? और हमारी जरूरतें होती हैं। आप समझते हैं, आप इसे खुद हल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, है ना? चूंकि हम डेटिंग कर चुके हैं, इसलिए यह बात किसी को पता न चलने देना। समर नोलन ने पूरी गंभीरता से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कोई आवाज नहीं की और वह परेशान होने लगी। उसका धैर्य खत्म होने लगा। वैसे भी हम साथ सोए भी नहीं थे। अगर तुम अफवाहें फैलाओगे तो कंपनी मेरे बारे में क्या सोचेगी? कुछ समय बाद भी वह चुप रहा, मानो वह कार में थी ही ना। कार के अंदर का वातावरण घुटन भरा महसूस हो रहा था। समर नोलन ने एक बार फिर उसकी ओर देखा, दांत पीसते हुए उसे और मनाने की अनिच्छा जताते हुए कहा, उसे जाने दो। अगर वह अफवाहें फैलाना चाहता है तो उसे फैलाने दो। एलियास स्पेंसर ने उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ा और बिना कुछ बोले पूरी तरह से भावहीन होकर गाड़ी चलाकर चला गया। अगली सुबह समर नोलन की सर्दी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें बिस्तर से उठने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वह समय पहुंचने में 1 घंटा देरी से पहुंची। जैसे ही वह मीटिंग रूम में दाखिल हुई, एलियास स्पेंसर ने उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर ठंडेपन से अपनी निगाहें नीचे कर लीं और अपने हाथों में मौजूद अनुबंध की समीक्षा करना जारी रखा। मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, मैं अतिरिक्त घंटे काम करके इसकी भरपाई कर लूंगी, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा और सामने बैठ गई। चक्कर आने के बावजूद और दस्तावेजों पर काम करना शुरू कर दिया। 2 घंटे से अधिक समय तक एक हाथ से अपना सिर संभाले रहने के बाद उसका हाथ कमजोर पड़ गया और अचानक उसका सिर कॉन्फ्रेंस टेबल पर गिर गया। आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गई। एलियास स्पेंसर ने सामने बैठी महिला की ओर देखा, भौहें चढ़ाईं और धीमी और ठंडी आवाज में उसका नाम पुकारा, समर नोलन।
कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह खड़ा हुआ और उसके पास जाकर उसके माथे को छुआ। वह बहुत गर्म था। एलिया स्पेंसर ने उसे ठंडे भाव से देखा, उससे बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। फिर भी उसने उसे उठाया और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। बाहर खड़े कर्मचारियों ने उन्हें हैरानी से देखा। कई महिला सहकर्मी भावुक हो गईं और सोचने लगी कि काश वे भी अटॉर्नी स्पेंसर की बाहों में होती। उसे अस्पताल भेजने के बाद डॉक्टर ने बुखार कम करने की दवा दी और एलिया स्पेंसर ने उसकी मां को फोन किया, स्थिति समझाई और उन्हें कमरे का नंबर बताया। फिर समिट लौट आया। वह गलतफहमियों से बचने के लिए उसकी मां का इंतजार नहीं करना चाहता था। बुखार के कारण समर नोलन 3-4 दिनों तक बेहोश रही और जब होश आया तो उसने आंखें खोलकर देखा कि उसकी मां सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और फल खा रही थी। उसने कमरे का जायजा लिया और उससे पूछा, मुझे अस्पताल कौन लाया? आपके सहकर्मी बहुत दयालु हैं। जब आप ठीक हो जाएं तो आपको उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, श्रीमती नोलन ने कहा। समर नोलन को याद आया कि वह कॉन्फ्रेंस रूम में बेहोश हो गई थी और कौन हो सकता था एलिया स्पेंसर के अलावा। उसने तुरंत पूछा, मैं कितनी देर सोई रही? आज चौथा दिन है। वैसे एलिया स्पेंसर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बेहोशी की हालत में तुम उसे हरामखोर कुत्ता कहकर कोस रही थी। श्रीमती नोलन ने सवालिया लहजे में पूछा। उनके फोन में एलिया स्पेंसर का नंबर सेव नहीं था, इसलिए श्रीमती नोलन को यह नहीं पता था कि दोनों कॉल उन्हीं की थी। समर नोलन ने हैरानी से पलकें झपकाईं। क्या उसने उसे शाप दिया था? तुम्हें पता है वो मेरा प्रतिद्वंदी है। क्या उसे गाली देना मेरे लिए सामान्य बात नहीं है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उसने कंबल उठाया और बिस्तर से उठ गई। अब शारीरिक शक्ति की कमी के अलावा उसे चक्कर भी नहीं आ रहे थे। उसके गले में अब उतना दर्द नहीं होता था। 4 दिन काम न करने के बाद क्या वह कहेगा कि वह अपनी तनख्वाह के लायक नहीं थी? माँ, क्या आप मेरी डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं? तुम्हारी सर्दी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। ये क्या है? यहीं रहो और ठीक से आराम करो। श्रीमती नोलन ने गर्म पानी का एक गिलास देते हुए कहा। उन्हें अभी भी उनकी सेहत की चिंता थी। सच में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। उसने प्याला लिया और एक ही बार में आधा से ज्यादा पी लिया। अपनी बेटी को समझाने में असमर्थ श्रीमती नोलन डिस्चार्ज की औपचारिकताओं को पूरा करने चली गई। जबकि समर नोलन बाथरूम गई और बाहर निकलते ही उन्होंने एक महिला को गुस्से में उनका नाम चिल्लाते हुए सुना। समर नोलन। उसने मुड़कर देखा तो आश्चर्य से पाया कि वह श्रीमती वॉन थी। उसे व्हीलचेयर पर बैठे हुए, दाहिने हाथ और पैर पर प्लास्टर लगे हुए और उसका मोहक चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ देखकर हंसी रोके बिना नहीं रह सका। उसे इतनी बुरी तरह किसने पीटा? वह हाथ बांधकर बाहर निकली। नीचे की ओर देखते हुए उसने पूछा, श्रीमती वॉन, क्या आपको कुछ चाहिए था? एलिया स्पेंसर के साथ आपका क्या रिश्ता है? श्रीमती वॉन ने गुस्से से पूछा। समर नोलन ने हैरानी से उसकी ओर देखा और सोचने लगी कि इस महिला ने अचानक ये सवाल क्यों पूछा। हम तो सिर्फ सहकर्मी हैं, ऐसा क्यों? हम, अगर वो सिर्फ सहकर्मी है तो क्या वो मुझे तुम्हें छूने से मना करने और पीटने के लिए खास तौर पर आएगा? उसने मुट्ठी भींचते हुए गुस्से से जवाब दिया। अध्याय 29। स्तब्ध। क्या उसने उसके साथ गलत किया? समर नोलन ने जो सुना उससे वह हैरान रह गई। उसका दिल अनायास ही एक धड़कन चूक गया। उस रात वह उस मनमोहक महिला से मुझसे मिलने गया था, मुझसे साजिश रचने के लिए नहीं, बल्कि उसे चेतावनी देने के लिए कि वह मुझे न छुए। क्या मैंने उसके साथ कोई गलत काम किया? क्या उस रात उस महिला ने उसके पेय में कुछ मिलाकर उसे बहकाया था? मैं दरअसल उससे मिले बिना ही चला गया था। क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है? श्रीमती वॉन ने ध्यान से उसकी ओर देखा और फिर पूछा। समर ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उस पल उसका दिल उस आदमी के लिए पछतावे से भरा हुआ था। वह कपड़े बदलने के लिए अस्पताल के कमरे में लौटी, अपनी मां को संदेश भेजा और चली गई। योजक चिन्ह ट्राइसाइट लॉ फर्म। समर पहले समझ गई, लेकिन उसे पता चला कि वह आज फर्म में अन्य मामलों को संभाल रहा है। जैसे ही वह कंपनी में दाखिल हुई, उसने जानबूझकर अपने सहकर्मियों की प्रतिक्रियाओं पर गौर किया। ये देखकर कि वे उसके बारे में कानाफूसी या अफवाहें नहीं फैला रहे थे, उसे राहत महसूस हुई। ये सामग्री मूल रूप से novelfire.net से ली गई है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उस रात हुई घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था। क्लिक। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस एलिया स्पेंसर के ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास खड़ा लंबा आदमी अपना सिर घुमाकर देखने लगा। उसकी सुस्पष्ट भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। समर उसके पास गई और इस बात की परवाह किए बिना कि वह किसी महत्वपूर्ण कॉल पर है, अचानक अपनी उंगली से उसकी बेल्ट को पकड़कर धीरे-धीरे आगे पीछे खींचने लगी। एलिया स्पेंसर उसकी हरकतों को देखकर स्तब्ध रह गया। फिर अचानक उसने ठंडे लहजे में अपना हाथ झटक दिया और फोन पर ग्राहक से गंभीरता से बातचीत जारी रखी। समर मन ही मन नाराज और असंतुष्ट थी। उसने उसकी टाई पकड़ी और अचानक उसे आगे की ओर खींच लिया। उफ! वह अनियंत्रित रूप से कराह उठा। उसकी ठंडी निगाहें उस महिला पर टिकी हुई थी। आखिर वह क्या करने वाली थी? उसने उसका हाथ टाई से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने और कसकर पकड़ लिया। माथे पर शिकन लिए वह फोन पर बात कर रहे व्यक्ति से बस इतना ही कह सका। माफ कीजिए श्रीमान लुइस, मुझे यहाँ एक जरूरी काम है। चलिए बाद में बात करते हैं। फोन रखने के बाद उसने अपनी टाई को फिर से खींचा, जो अभी भी उसके हाथ में मजबूती से थी, और ठंडे स्वर में कहा, वकील नोलन, यह एक लॉ फर्म है। अगर आपको फ्लर्ट करना है तो नाइट क्लब जाइए। समर ने मुस्कुराते हुए अपनी टाई को झटका दिया और पूछा, क्या अटॉर्नी स्पेंसर इस बात से नाराज हैं कि मैंने किसी दूसरे आदमी के साथ कमरा लिया है? उसके अचानक ठंडे रवैये ने उसे वाकई संदिग्ध बना दिया। तुम बेवजह सोच रहे हो। तुम जिसके साथ भी कमरा लो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने जेब में हाथ डाले भारी आवाज में कहा। क्या वह सचमुच ज्यादा सोच रही थी? ठीक है। उसने हल्के से सिर हिलाया और आगे बोली, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मुझे पता है कि आपने श्रीमती वॉन को चेतावनी दी थी और मेरे लिए उनकी पिटाई भी की थी। साथ ही मुझे अस्पताल ले जाने के लिए भी धन्यवाद। मैंने उसे सिर्फ इसलिए चेतावनी दी क्योंकि अब तुम मेरी लॉ फर्म की पार्टनर हो। एलिया स्पेंसर का लहजा ठंडा था, उसकी निगाहें उसके चेहरे से हट गईं। समर को उसकी बातों से निराशा का अनुभव हुआ। उसने उसकी टाई छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, खैर, मुझे अस्पताल ले जाने के लिए और पिछले कुछ दिनों में हुई परेशानी के लिए धन्यवाद। मैं इसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त काम करूंगा। आज रात खाने पर चलें। कोई जरूरत नहीं। उसने सीधे सीधे उसे अस्वीकार कर दिया। उसकी लंबी पलकें उसकी आंखों के नीचे हल्की सी छाया बना रही थी। उसका चेहरा सामान्य से अधिक ठंडा और कठोर था। समर की उंगलियां अनजाने में मुड़ गईं। उसके सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई, क्योंकि वह उसके ठंडे व्यवहार की आदी नहीं थी। दूरी का एहसास उसके दिल में हल्की सी चुभन पैदा करने वाली बर्फीली सुई की तरह महसूस हुआ। वह अचानक मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो फिर काम पर वापस जाओ। इतना कहकर वह मुड़ी और उसके दफ्तर से चली गई। प्रेम में पागल मत हो जाओ। प्रेम में पागल होने से तुम्हारे करियर पर बुरा असर पड़ता है। वैसे भी वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। उसने मन ही मन खुद को याद दिलाया। वह सीधे समिट में ओवरटाइम काम करने चली गई। रात में 11 बज चुके थे। श्रीमती नोलन ने अपनी बेटी को फोन किया तो पता चला कि उसका फोन बंद था। सर्दी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। इतनी रात को वह कहाँ चली गई? इतनी रात हो गई है, वो घर क्यों नहीं आई? कोई और विकल्प न होने पर उसने अपनी बेटी के सहकर्मी को फोन किया। एलिया स्पेंसर पहले से ही बिस्तर पर था और लगभग सो ही रहा था जब बेडसाइड टेबल पर रखा फोन बजा, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। इतनी रात हो गई है, कौन हो सकता है? घंटी लगातार बजती रही। वह उठ बैठा, लैंप जलाया और फोन पर नजर डाली। तुरंत पहचान गया कि यह समर की मां का नंबर था।
वह इस समय किस लिए फोन कर रही है? नमस्कार, शुभ संध्या महोदया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने नींद से थोड़ी भारी आवाज में पूछा। श्रीमती नोलन ने उनकी विनम्रता और मधुर आवाज सुनकर सोचा कि भला कोई उन्हें अप्रिय कैसे मान सकता है। क्या उनकी बेटी का अनुमान गलत था? मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या आप और समर अभी भी ओवरटाइम कर रहे हैं? लगभग आधी रात हो चुकी है और काम तो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी सर्दी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अगर यह और बिगड़ गई तो क्या होगा? उसने थोड़ी शिकायत की। उसकी चिंता सुनकर एलियास स्पेंसर ने फ्राउनिंग करते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं उसे फोन करूंगा। उसका फोन बंद है, श्रीमती नोलन ने कहा। मैं जाकर उसे देख लेता हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने फोन रखते हुए जवाब दिया और कपड़े पहनने के लिए बिस्तर से उठ गया। समिट कॉन्फ्रेंस रूम में इस समय समर अकेली बैठी दस्तावेजों की समीक्षा में मग्न थी। कई दिनों तक न सोने के कारण उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कंपनी ने हर जगह कैमरे लगा रखे थे, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति के ठहरने पर भी उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुई। वह अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी कि तभी अचानक दरवाजे से चरमराहट की आवाज आई। चौंकने के बाद एलियास को देखकर वह शांत हो गई। इतनी देर हो चुकी है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वकील स्पेंसर? उसने उदासीनता से पूछा। तुम्हारी माँ ने मुझे फोन किया था। काम करना बंद करो, जल्दी घर जाओ। एलियास स्पेंसर चलकर आया और सीधे उसके सामने रखा अनुबंध ले लिया। घड़ी पर नजर डालते हुए उसने देखा कि 12 ही बजे थे। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि 1 घंटा और काम कर ले तो बेहतर होगा। उसने वह अनुबंध वापस ले लिया जो उसने ले लिया था। मैं कई दिनों तक सोई, अब थकी नहीं हूँ। तुम घर जाओ। वह अभी तक सर्दी से उबर नहीं पाई है। वह खुद को किस बात के लिए इतना परेशान कर रही है? एलियास स्पेंसर ने फिर से अनुबंध हटाया, कंप्यूटर फाइलों को सहेजा और उसे कुर्सी से उठा लिया। चिढ़कर उसने उसका हाथ झटक दिया। उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी। क्या आप मुझसे दूरी नहीं बनाए हुए थे, वकील स्पेंसर? मेरे मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं? अगर दूरी बनाए रखनी है तो पूरी तरह से बनाए रखें। अगर वह अपने पिता की मौत का बदला लेने की चाहत न रखती तो वह उसकी कंपनी में शामिल न होती और न ही उसके इतने करीब पहुंचती। एलियास स्पेंसर ने उसे ध्यान से देखा। कुछ देर बाद वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। जाओ, अपने सहायक का ध्यान रखो। उसने अपना सामान उठाया और उसे देखे बिना बाहर चली गई, लेकिन सामने वाले हॉल के प्रवेश नियंत्रण द्वार पर उसने काफी देर तक बटन दबाए रखा, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। उसने दरवाजे पर थोड़ा और जोर से दस्तक दी, लेकिन दरवाजे ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये टूट गया है। एलियास स्पेंसर भी बाहर आ गया और उसने दरवाजा खोलने की उसकी नाकाम कोशिश देखी। खुद भी कुछ बार दरवाजा दबाने की कोशिश करने पर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उसने शांत भाव से कहा, चलिए वापस कॉन्फ्रेंस रूम चलते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, मरम्मत करने वाले कल आएंगे। अध्याय 30, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करना। कल शनिवार है। समर नोलन ने उसकी ओर देखा। मैं मिस्टर फॉरेस्ट को फोन करूंगा और वह किसी को भेज देंगे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में लौटने और अपनी सामान्य जगह पर बैठने से पहले कहा। उसने एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और लापरवाही से एक कश लिया। उसकी नजर कॉन्फ्रेंस टेबल पर पड़े अनुबंधों, रिपोर्टों और पुराने कानूनी मामलों की फाइलों के ढेर पर पड़ी, लेकिन उसका अतिरिक्त काम करने का मन नहीं था। दोनों सूचीबद्ध कंपनियों के विलय में कम से कम 5 महीने लगेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जिन दिनों वह अस्पताल में भर्ती थी, उन दिनों वह लॉ फर्म में ज्यादातर अन्य मामलों को संभाल रहे थे। मुकदमेबाजी करना विलय के मामलों से निपटने की तुलना में कहीं ज्यादा आसान था। समर नोलन ने कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश किया, बैठ गई, अपने सामने बैठे उदासीन व्यक्ति को नजरअंदाज किया, अपना लैपटॉप खोला और अनुबंधों की समीक्षा जारी रखी। अब चाहकर भी वह वहां से नहीं जा सकती। एलियास स्पेंसर की निगाह उस पर पड़ी। उसकी थोड़ी झुकी हुई पलकें काम रही थी और ठंडी फ्लोरोसेंट रोशनी में उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसकी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से थपथपा रही थी, मानो वह किसी पवन अग्नि चक्र पर कदम रख रही हो। हालांकि वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन वह ऊर्जा से भरपूर थी। उन्हें पहले सिर्फ इतना पता था कि यह महिला कार्यस्थल पर बहुत मुखर थी। उनके साथ काम करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वह एक ऐसी कर्मठ महिला थी जो उनके एक शब्द पर भी अथक परिश्रम करती थी। समर जब अनुबंधों के पन्ने पलट रही थी, तभी अचानक एक कागज के नुकीले किनारे से उसकी उंगली कट गई। घाव बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें से चटक लाल खून बहने लगा। उसने भौहें चढ़ा ली और आदत के अनुसार अपना हाथ झटका। उसकी समझ में चोट वाली जगह को झटका देने से वह सुन्न हो जाती है और फिर दर्द नहीं होता। खून बहना बंद करो, इसे क्यों फेंक रहे हो? एलियास स्पेंसर ने सख्ती से कहा। वह खड़ा हुआ, कुछ टिश्यू पेपर निकाले, पास गया, उसकी घायल उंगली पकड़ी, उसे कागज में लपेटा और घाव पर दबाया। समर नोलन ने ऊपर उसकी ओर देखा। अनजाने में उसे अतीत की याद आ गई, जब वह उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। उसके घर पर खाना बनाते समय गलती से उसका हाथ कट गया था और वह पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए उसका नाम पुकारती थी। एलियास स्पेंसर, एलियास स्पेंसर। वह कमरे से बाहर आता, उसका घायल हाथ देखता और चुभने वाली टिप्पणियां करते हुए तुरंत टिश्यू पेपर निकालकर उसके घाव पर दबा देता। तुम कितने अनाड़ी हो, घायल हाथ को इस तरह कौन हिलाता है? क्या तुम इसके घायल होने से नाखुश हो या सारा खून बाहर फेंकना चाहते हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अगर तुम इसे तब तक हिलाते रहोगे जब तक ये सुन्न न हो जाए तो दर्द नहीं होगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कभी खुद करके देख लेना। एलियास स्पेंसर ने उसकी बेतुकी थ्योरी को स्वीकार नहीं किया। उसने उसके हाथ पर नजर डाली और पाया कि घाव काफी गहरा था क्योंकि खून तेजी से ऊतकों में फैल रहा था। उसने सख्ती से आदेश दिया, अब आपको खाना बनाने की अनुमति नहीं है। तो क्या आप उस नन्हे पिल्ले की देखभाल करने के लिए सहमत होंगे? क्या आपने उसकी आशा भरी और दयनीय आंखें नहीं देखी जब उसने हमारी ओर देखा? वह कितना दयनीय है। मुझे बचपन से ही पालतू जानवर रखने की इच्छा थी, लेकिन मेरी माँ को पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी है। उसने दूसरे हाथ से उसकी कमीज झटक दी। एलियास स्पेंसर को साफ सफाई का बहुत शौक था और उसे पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अंततः उसकी जिद के आगे उसे समझौता करना पड़ा। वर्तमान में लौटकर समर को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसने सख्ती से कहा, ऐसा मत करो। तुम्हारा मतलब है काम करना बंद कर देना या फिर अपना काम करना बंद कर देना। खून बहना बंद हो जाने के बाद उसने अपनी उंगली से करीने से लिपटा हुआ टिश्यू फेंक दिया और ठंडी मुस्कान के साथ अपना काम जारी रखते हुए कहा। पलक झपकते ही उसने निर्दयता से उसके सामने पड़ी फाइल छीन ली और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसने भौहें चढ़ाई, अचानक सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई और नाराजगी से उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर इतना काम करूं? आप इसे आजमा कर क्यों नहीं देखते? एलियास स्पेंसर के उदासीन स्वर में उकसावे का भाव झलक रहा था। समर ने मन ही मन दांत पीसे। क्या वह उसे कम आंक रहा था? अध्याय 31, बूढ़ा आदमी उसके जाल में बुरी तरह फंस गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलियास स्पेंसर के ठंडे आकर्षक चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि कोई पुरुष सचमुच उसे पसंद कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा वे पुरुष बस उसके साथ सोना चाहते थे। समर नोलन ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी, दांत पीसते हुए उसका मन कर रहा था कि उसे जान से मार डाले। उसे किसी ऐसे आदमी को ढूंढना ही था जिससे वह अपने इस पूर्व प्रेमी को गुस्सा दिला सके। क्योंकि कोई भी पुरुष उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए वह उसे मूर्ख बनते देखने के लिए उत्सुक था, है ना? उसे आज रात की घटना साफ साफ याद थी। उसने उसे चिढ़ाया, उसे शर्मिंदा किया। अब बस देखते रहो कि आगे चलकर वह उसे कैसे शर्मिंदा करेगी।
अगली सुबह समर, जो पूरी रात कॉन्फ्रेंस टेबल पर टेक लगाकर सोई थी, आखिरकार कई बार उसके पेट से आने वाली गुड़गुड़ाहट की आवाज से जाग गई। जैसे ही वह उठी, उसने देखा कि उसकी सूट जैकेट उसकी पीठ पर लिपटी हुई थी। जब वह कल रात सोई, तो वह चीज वहां बिल्कुल नहीं थी। उसकी झूठी सद्भावना की किसे जरूरत थी। उसने उस आदमी का जैकेट उतारा और उसे मेज के दूसरी ओर सो रहे आदमी की ओर फेंक दिया। जैकेट ठीक उसके सिर पर आकर गिरी। शोरगुल से एलियास स्पेंसर की नींद खुल गई। उसने जैकेट उतार दी, अपने सामने बैठी कृतघ्न व्यक्ति पर एक नजर डाली, अपनी कनपटी रगड़ी और उससे बहस नहीं की। कल रात यहाँ झुककर सोना बहुत असहज था। अगर वह उसे ढूंढने नहीं आता, तो उसे ये सब क्यों सहना पड़ता। मिस्टर फॉरेस्ट को जल्दी से फोन करो और उनसे कहो कि किसी को भेज दें। मुझे भूख लगी है, समर ने भारी आवाज में उसे आदेश दिया। उसने कल रात खाना नहीं खाया था और अब वह भूख से बेहाल थी। खुद ही उसे फोन करो। एलियास स्पेंसर को उसके लहजे से नाराजगी हुई। उसने भौहें चढ़ाई, खड़ी हुई, उसके पास गई और उसकी पैंट की जेबों में हाथ डालकर उसका फोन ढूंढा, जो उसे दाहिनी जेब में मिला। एलियास स्पेंसर ने उस महिला को देखा जिसने बेशर्मी से उसकी जेब में हाथ डाला। केवल वही उसके सामने इतनी अक्खड़, इतनी निर्भीक होने की हिम्मत कर सकती थी। समर ने उसे जबरदस्ती कुर्सी पर वापस धकेल दिया, उसका फोन निकाला, कुछ बटन दबाए और फिर मुस्कुराते हुए उसे वापस उसके सामने फेंक दिया। अब तुम्हारा फोन भी बंद हो गया है। बाहर इतने सारे लैंडलाइन फोन हैं क्या। उसने अपने बगल में रखे बिना फ्रेम वाले चश्मे को उठाया, उसे बड़े सलीके से पहना और उसके चेहरे पर अभी भी शांत भाव था। क्या आपको मिस्टर फॉरेस्ट का फोन नंबर पता है। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। एलियास स्पेंसर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वास्तव में इसे याद नहीं किया था। अप्रासंगिक लोगों के नंबर याद रखने की क्या जरूरत थी। उसके चेहरे के भाव देखकर वह समझ गई कि उसे कुछ पता नहीं था। क्या वे सचमुच 2 दिनों तक यहीं फंसे रहने वाले थे। N0welfare.net पर नवीनतम अध्याय पढ़ें। वह भूख से मर जाएगी। घर उसके पेट से फिर से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। उसने अनजाने में ही निगल लिया। शर्मिंदा होकर अपने पेट को घूर रहे आदमी की तरफ देखा। एलियास स्पेंसर उठे और बाहर गए। एक रैंडम वर्क स्टेशन से लैंडलाइन फोन उठाया, अपनी असिस्टेंट का नंबर डायल किया और उसे मिस्टर फॉरेस्ट को फोन करके दरवाजा खोलने के लिए एक रिपेयरमैन भेजने को कहा। समर दरवाजे पर बाहें मोड़े खड़ी थी, अपनी बाहें ऊपर उठाए हुए। क्या वह इतनी भूखी थी कि वह भ्रमित हो गई थी। उसने किसी परिचित को फोन करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। सुबह के 10 बज चुके थे जब मिस्टर फॉरेस्ट आखिरकार एक्सेस मशीन ठीक करने के लिए कुछ लोगों के साथ पहुंचे। वे उनसे लगातार माफी मांगते रहे और समर ने उन्हें कोई परेशानी नहीं दी। आइरिस लिन ने रास्ते में खरीदा हुआ सैंडविच हाथ में लिए हुए एलियास स्पेंसर को देते हुए सोच समझकर कहा, वकील स्पेंसर, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना। मैंने इसे रास्ते में खरीदा है, कृपया थोड़ा खा लीजिए। तुम काफी विचारशील हो। एलियास स्पेंसर ने उसकी प्रशंसा की। आइरिस लिन ने शरारती मुस्कान के साथ थोड़ा शर्माते हुए कहा। दोबारा प्रशंसा पाकर वह खुश थी। अगले ही पल उसने खाने का थैला दूसरी तरफ खड़ी महिला को देते हुए कहा, इसे लो और खा लो। समर नोलन ने देखा कि वह सहायक की भेंट को कितनी सहजता से स्वीकार कर रहा था और उसकी प्रशंसा भी कर रहा था। मन ही मन वह उसका उपहास कर रही थी। वह मुस्कुराई, पेश की गई वस्तु को उदासीनता से ठुकराते हुए बोली, वकील स्पेंसर, इसे खुद ही खा लीजिए। आखिर ये तो आपकी प्यारी सहायक ने आपके लिए खरीदा है। इतना कहकर वह चली गई। अगर कोई उसकी तारीफ करता भी है तो क्या हुआ, उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वकील के जाने के बाद आइरिस लिन असमंजस में दिखी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। उनके शब्द थोड़े कड़वे क्यों लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह ईर्ष्या कर रही हो। लेकिन वह और अटॉर्नी स्पेंसर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। उसने तो उनसे 2 मामले भी छीन लिए थे और वह डायरेक्टर डॉसन की विश्वासपात्र थी। अटॉर्नी स्पेंसर ने भी उसे एक मुकदमा छीन लिया था। उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। दोपहर के समय एक उच्च स्तरीय चीनी रेस्तरां में समर नोलन को निर्देशक डॉसन ने यहां आमंत्रित किया था। इस बार यह अनुभवी निर्देशक क्या कहने की योजना बना रहा था। वकील नोलन, थोड़ा खाना खा लीजिए, शर्माए मत। सच कहूं तो जब भी मैं आपको देखता हूं, मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूं और आपके माता पिता से ईर्ष्या भी करता हूं। वकील नोलन, आप सचमुच असाधारण हैं। मॉर्गन डॉसन ने एक दयालु बूढ़े पिता की तरह गर्मजोशी से मुस्कुराया। समर नोलन ने उसकी शिष्टाचार भरी बातें सुनी, हल्की सी मुस्कान दी और बिना उसकी चापलूसी या उसे खुश किए अकेले ही खाना खाया। उसके प्रति उसकी उपेक्षा देखकर रेमंड डॉसन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसने पूछा, अटॉर्नी नोलन के माता पिता क्या करते हैं। मेरी मां घर पर रहती हैं और मेरे पिता बीमारी के कारण जल्दी ही गुजर गए। उसने झूठ बोला और तुरंत विषय बदल दिया। निर्देशक डॉसन, आप मुझे दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करके जो चर्चा करना चाहते थे उसे सीधे सीधे बता दीजिए। वकील नोलन, कुछ ही दिनों में वो केस अदालत में जाएगा जो वकील स्पेंसर ने आपसे छीन लिया था। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि वो जीत जाए। उन्होंने सीधे सीधे बात कही। आपका क्या मतलब है, निर्देशक डॉसन। समर ने जानबूझकर पूछा। आपको उसके सबूत जुटाने चाहिए और किसी भी तरह से उसे मुकदमा जीतने से रोकना चाहिए। अगर हम मिलकर अटॉर्नी स्पेंसर को फर्म से बाहर निकालने के लिए काम करते हैं तो मैं आपको 40% शेयर और दे सकता हूं। एलियास स्पेंसर को कंपनी से बाहर निकालने की कोशिश करने से पहले उसने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया था। उसे पहले उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करना था ताकि अगर वह चला भी जाए तो वह वापसी न कर सके। समर ने वाइन का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से 2 शब्दों में जवाब दिया, ठीक है। आज अच्छा मौका है। लंच के बाद मैं उसे डेट पर जाने के लिए पूछूंगी। उसने आगे कहा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं अटॉर्नी नोलन के दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करता हूं। रेमंड डॉसन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मेज के पीछे एक आदमी उनकी बातचीत चुपकर सुन रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ दिख रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, समर तो स्पेंसर की पूर्व प्रेमिका ही थी। वह इतनी बुरी, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती थी। क्या उसने वाकई उस धूर्त बुढ़िया के साथ मिलकर एलियास स्पेंसर को फंसाने की योजना बनाई थी। कितनी हद हो गई। सोफे की ऊंची पीठ के कारण समर ने अपने ठीक पीछे खड़े एक परिचित को नोटिस नहीं किया था। उसके और उस बूढ़े चालाक आदमी के रेस्टोरेंट से चले जाने के बाद जूलियन रिवर्स तुरंत अपने दोस्त के अपार्टमेंट में गया। अंदर घुसते ही उसने जल्दबाजी में कहा, तुम्हें अपनी पूर्व प्रेमिका से सावधान रहना चाहिए। उसके ज्यादा करीब मत आना, वरना बेहतर होगा कि तुम उसे कंपनी से निकाल दो। एलियास स्पेंसर बैठक कक्ष में बैठा था, हाथ में पालतू जानवरों को संवारने वाला ब्रश लिए एक बेवफा कुत्ते के फर को ब्रश कर रहा था। उसने शांत निगाहों से अपने दोस्त की ओर देखा। क्या हुआ। जूलियन रिवर्स ने उसे कुत्ते को इतनी शांति से ब्रश करते देखा और चिंतित हो गया। उसके बगल में झुककर बैठ गया और गंभीर स्वर में बोला, आज दोपहर को वह और रेमंड डॉसन एक रेस्तरां में लंच कर रहे थे। मैं भी संयोगवश वहीं मौजूद था और मैंने उन्हें आपको कंपनी से बाहर निकालने की साजिश रचते हुए सुना। उस धूर्त बुढ़िया ने तो उसे 40% शेयर देने का भी वादा किया था। उसने तुरंत सहमति दे दी। और हाँ, वो मिस्टर लुइस के साथ आपके केस से सबूत चुराने आ रही है। समझ गए। पहले तो वो चाहते हैं कि आप केस हार जाएं, आपकी इज्जत खराब हो जाए और फिर आपको यहाँ से निकाल दें। समर नोलन के बारे में उनकी धारणा एकदम बदल गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी दुष्ट, इतनी शातिर और इतनी निर्दयी होगी। अध्याय 32। क्या सबूत चुराने के लिए उसे शराब पिलाने की कोशिश की जा रही थी। कुत्ते के बालों में कंघी करते हुए एलियास स्पेंसर का हाथ थोड़ी देर के लिए रुका। उसकी आंखें गहरी हो गईं। क्या वह सचमुच उस बूढ़े चालाक आदमी के साथ साझेदारी करने जा रही है।
वह अचानक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? जूलियन रिवर्स ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, चूंकि उसने ये रास्ता चुना है तो देखते हैं कि कंपनी को सबसे पहले कौन छोड़ता है। एलिया स्पेंसर ने शांत भाव से सोचते हुए उस कृतघ्न भेड़िए कुत्ते को ब्रश करना जारी रखा। लंबे बालों वाले कुत्ते परेशानी पैदा करते हैं, उन्हें दिन में कम से कम एक बार ब्रश करना पड़ता है, अन्यथा कुत्ते के बाल पूरे घर में उड़ते रहते हैं और इससे वह बहुत परेशान हो जाता है। हालांकि एलियास जमीन पर लेटा हुआ काफी संतुष्ट दिख रहा था, खुद को बार बार ब्रश किए जाने दे रहा था, मुंह खोलकर हॉन्क रहा था। उसके बगल में फर्श पर एक थैला पड़ा था जिसमें कुत्ते के बालों के कई बड़े गुच्छे थे। जब तुम्हारा और समर नोलन का ब्रेकअप हुआ तो क्या उसने तुम्हें छोड़ा था या तुमने उसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों के बीच अभी भी कुछ अस्पष्टता है। जूलियन रिवर्स ने फिर से चुगली भरे लहजे में पूछा। एलिया स्पेंसर ने उसकी ओर हल्के से देखा, कुछ नहीं कहा और कुत्ते के फर को ब्रश करना जारी रखा। तुम मुझे बताओगे भी नहीं? अरे मैं वादा करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उस शांत स्वभाव के व्यक्ति को चुप देखकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। जाओ खेलो, बेवजह गपशप क्यों कर रहे हो? एलिया स्पेंसर खड़ा हुआ, कुत्ते के बालों से भरा थैला बांधा और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। novelfire.net से पूरे अध्याय प्राप्त करें। अचानक कॉफी टेबल पर रखा फोन बज उठा। उसने फोन उठाकर देखा तो पता चला कि वो उसकी थी। हेलो अटॉर्नी नोलन, क्या हाल चाल है? उसने जवाब देते हुए उदासीनता से पूछा। मैं यहाँ कई दिनों से हूँ और अभी तक सबको ड्रिंक के लिए आमंत्रित नहीं किया है। मैंने आज दोपहर ट्वाइलाइट बार में एक डीलक्स कमरा बुक किया है। क्या आप आना चाहेंगे? समर नोलन ने दोस्ताना लहजे में उन्हें आमंत्रित किया। क्या ये दावत बुरे इरादों से दी जा रही है? एलिया स्पेंसर ने जानबूझकर दो शब्द कहे, मैं नहीं जा रहा। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं कुछ मेल मॉडल्स को बुलाकर घर ले जाऊंगी और उनके साथ खेलूंगी। अगर वो नहीं आता तो ये सीन कैसे आगे बढ़ता? समर नोलन ने बात खत्म की और फोन काट दिया। एलिया स्पेंसर ने अपने चश्मे को ऊपर किया, उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थीं। ट्वाइलाइट बार, निजी कमरे की रोशनी मंद थी और स्क्रीन पर बीच बीच में संगीत वीडियो चल रहे थे। समर नोलन ने कर्मचारियों से कई बार रेमंड डॉसन को श्रद्धांजलि देने का आग्रह किया था। उसने बूढ़े आदमी को इतना ज्यादा शराब पिला दी थी कि वह मदहोश हो गया था। एलिया स्पेंसर और उसका करीबी दोस्त जानबूझकर देर से पहुंचे और जब उन्होंने निजी कमरे का दरवाजा खोला तो थोड़ी नशे में धुत समर नोलन ने मुस्कुराते हुए अपने बगल वाली सीट पर थपथपाया। वकील स्पेंसर, आकर बैठिए। एक विद्वान को लुभाने की कोशिश करती हुई जलपरी की तरह हाव भाव। एलिया स्पेंसर ने उसके मनमोहक हाव भाव को देखा, टहलते हुए पास आया और बैठ गया, अपने लंबे पैरों को क्रॉस करते हुए सोफे की पीठ पर आलस से झुकते हुए और सिगरेट का एक पैकेट निकाला और कुशलतापूर्वक अपने मुंह से एक सिगरेट निकाली। उनके हाथ में एक क्लासिक काले और सुनहरे रंग का कार्टियर लाइट आधा चक्कर घूम गया। एक क्लिक की आवाज के साथ मंद रोशनी में एक लौ भड़क उठी जिसने उसके जबड़े की सुडौल आकृति को रोशन कर दिया। धुएं की लहरें उसकी भावहीन आंखों पर छा गईं, जिससे उसकी पुतलियों में मौजूद भावनाएं और भी धुंधली हो गईं। समर नोलन का दिल अनियंत्रित रूप से कुछ धड़कने चूक गया जब उसने उस आदमी को देखा जो हर तरफ से मर्दाना हार्मोन बिखेर रहा था। हे भगवान, क्या मैं उसे आकर्षित कर रही हूँ या वह मुझे आकर्षित कर रहा है? मैं उसे मुझे बहकाने नहीं दे सकती। उसने एक नया गिलास उठाया, उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाले, उसमें आधा गिलास विस्की डाली और उसे देते हुए बोली, अटॉर्नी स्पेंसर, इतनी देर से क्यों आए? ये लो, जुर्माने के तौर पर पी लो। तुम खुद पी लो। उसने बेपरवाही से बात टाल दी, चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। क्या इसका मकसद उसे शराब पिलाकर सबूत के तौर पर सामग्री चुराना है? बाकी सभी सहकर्मी उन दोनों को देख रहे थे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या अटॉर्नी नोलन अलग थलग रहने वाले अटॉर्नी स्पेंसर को शराब पीने के लिए मना सकते हैं। वकील स्पेंसर से बात करना आसान नहीं था। समर नोलन ने भावहीन चेहरे वाले उस आदमी को देखा और मुस्कुराई, फिर अचानक उसका खाली हाथ उसकी पैंट की जेब में चला गया। अटॉर्नी स्पेंसर, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? उसने मुस्कुराते हुए दोबारा पूछा। पतले कपड़े के बावजूद भी ये बहुत संवेदनशील था। एलिया स्पेंसर ने तुरंत अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, उसकी कंठस्थली उभरी हुई थी जिससे उसकी हंसी की हड्डी का तीखा कोण स्पष्ट हो गया। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा, अपने काले सूट जैकेट को हल्के से ठीक किया और ऐसी आवाज में चेतावनी दी जिसे केवल वे ही सुन सकते थे। ये बेहतर होगा यदि अटॉर्नी नोलन का हाथ बाहर ही रहे। कल रात जब मैंने तुमसे जाने देने के लिए कहा था तो क्या तुमने मेरी बात अनसुनी नहीं की थी? वकील स्पेंसर, कैसा लग रहा है? उसने ऐसी आवाज में जवाब दिया जिसे केवल वे ही सुन सकते थे। पिछली रात की घटना ने उसे शर्मिंदा कर दिया था। अगर उसने आज उससे निपटने का यह मौका नहीं लिया तो वह समर नोलन नहीं होगी। एलिया स्पेंसर ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, उसके हाथ से गिलास छीन लिया और एक ही बार में पूरा पी गया। क्या तुम इसे अभी निकाल सकती हो? जल्दी क्या है, आओ थोड़ा और पी लो। उसने बोतल ली और उसके लिए एक और बड़ा आधा गिलास भर दिया। उसने अपने बगल में बैठी महिला पर एक नजर डाली, उसकी निगाहें थोड़ी सी इधर उधर घूमी। अचानक उसका मन बदल गया और वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वह सचमुच उसके नशे में होने पर चोरी करने जाएगी। अपना हाथ बाहर निकालो और मैं पी लूंगा। उसकी आवाज में एक धुंधली गहराई थी। कल रात तुमने मुझे कितनी देर तक तंग किया? समर नोलन की आवाज धीमी हो गई। उसने कमरे में चारों ओर गंभीरता से देखा, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे। एलिया स्पेंसर की आंखों में थोड़ी सी इच्छा झलक रही थी। उसने भौहें चढ़ाकर उसे तुरंत दबा लिया। उसने अनुशासन की जरूरत वाली उस महिला की ओर मुड़कर देखा। अचानक उसकी बांह को जोर से खींचा, लेकिन वह खुद दर्द से कराह उठा। समर नोलन अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बोली, वकील स्पेंसर, इतनी देर से आई कि उन्हें खुद को 3 ड्रिंक्स पीकर सजा देनी चाहिए। एलिया स्पेंसर ने उसे एक खतरनाक निगाह से देखा, फिर 3 ड्रिंक्स गटक ली। दूसरी ओर काफी नशे में धुत रेमंड डॉसन मदहोश होकर उसे अटॉर्नी स्पेंसर के लिए पेय पदार्थ परोसते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अन्य सहकर्मी ये देखकर हैरान थे कि अटॉर्नी स्पेंसर वास्तव में अटॉर्नी नोलन के प्रति इतने आज्ञाकारी थे और वे सोच रहे थे कि वे कभी-कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कैसे हो सकते हैं और कभी-कभी इतने सामंजस्यपूर्ण कैसे हो सकते हैं। बस बैठे मत रहो, आओ और वकील स्पेंसर के सम्मान में कुछ ड्रिंक्स लेकर जश्न मनाओ। समर नोलन ने अपना हाथ उसकी जेब से निकाला और बाकी कर्मचारियों को इकट्ठा करते हुए उसे फिलहाल जाने दिया और मुख्य काम पर ध्यान केंद्रित किया। कई कर्मचारी उनके सम्मान में पेय पदार्थ लेकर आए और उन्हें बधाई दी। आधे घंटे से अधिक समय बाद एलिया स्पेंसर अपनी आंखें थोड़ी बंद करके सोफे पर पीछे की ओर झुक गया, वह नशे में लग रहा था। दूसरी ओर रेमंड डॉसन भी सोफे पर पीछे की ओर झुककर सो रहा था और खर्राटे ले रहा था। समर नोलन ने उन दोनों पुरुषों पर एक नजर डाली, चुपचाप निजी कमरे से बाहर निकली और सीधे लॉ फर्म की ओर गाड़ी चलाई। वह भी शनिवार का दिन था और उस समय ऑफिस में उसके अलावा कोई और नहीं था। एक बेहतरीन अवसर। वह एलिया स्पेंसर के कार्यालय के पास से गुजरी, सबूतों की तलाश किए बिना बस एक नजर डाली और सीधे रेमंड डॉसन के कार्यालय की ओर चल पड़ी। एलिया स्पेंसर को शराब पिलाना उस बूढ़ी चालाक औरत के देखने के लिए महज एक नाटक था। उसने उस बूढ़े आदमी से चुराई हुई चाबी निकाली, उसके दफ्तर का दरवाजा खोला, अंदर चली गई और सीधे उसका कंप्यूटर चालू कर दिया। क्या ये पासवर्ड से सुरक्षित है? समर नोलन ने बुदबुदाते हुए कहा। उस बूढ़े चालाक आदमी के साथ शराब पीते हुए उसने उसके और उसके बच्चे के जन्मदिन के बारे में पूछताछ की, कई संख्याओं के संयोजन आजमाए और अंततः उसके और उसके बेटे के जन्मदिन को मिलाकर फिर से कोशिश की। आखिरकार उसके कंप्यूटर में प्रवेश मिल गया। बुजुर्ग बदमाश सच में बेवकूफ है। वह हल्की सी हंसी, तैयार यूएसबी ड्राइव निकाली और जैसे ही उसे लगाया गया, बाहर काले सूट पहने एक आदमी लॉ फर्म में दाखिल हुआ। उस व्यक्ति ने खाली दफ्तर में चारों ओर नजर डाली, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया।
वह सीधे अपने ऑफिस के दरवाजे की ओर गया, उसका चेहरा गंभीर था। अगर वह उसके ऑफिस में दाखिल हुई तो वह सचमुच उसे कंपनी से बाहर निकाल देगा। उसने हाथ उठाया, दरवाजे का हैंडल घुमाया और पाया कि वह बंद है। उसने अपनी चाबी निकाली, दरवाजा खोला। एलिया स्पेंसर को लगा कि उसे अपने कार्यालय में उसकी उपस्थिति मिलेगी, लेकिन उसकी परछाई भी वहां नहीं थी। वह कहाँ है? अध्याय 33। वकील स्पेंसर मेरा पीछा क्यों कर रहा है? एलिया स्पेंसर अपने कार्यालय में दाखिल हुए और डेस्क के नीचे एक नजर डाली। उसके पीछे मौजूद किताबों की अलमारी में कांच के दरवाजे थे, जिससे अंदर रखी हर चीज एक नजर में दिखाई देती थी। किसी को छिपाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने उसे कंपनी में प्रवेश करते देखा था, तो वह कहाँ चली गई थी? उसने चाबी निकाली और डेस्क का सबसे निचला दराज खोला, जहां श्री लुइस के मामले के सबूतों सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। कुछ भी गायब नहीं था। वह चोरी करने तो नहीं आई थी। वह कब चली गई? एलिया स्पेंसर ने दस्तावेजों को वापस दराज में बंद कर दिया। जैसे ही वह अपने कार्यालय से बाहर निकला, हॉल के दूसरी ओर का दरवाजा अचानक खुल गया। उसकी निगाह उस महिला पर टिक गई। वे दोनों अचंभित होकर एक दूसरे को देखते रह गए। समर नोलन, क्या वह निजी कमरे में नशे में धुत होकर सो नहीं रहा था? वह अचानक यहाँ कैसे पहुंच गया? एलिया स्पेंसर, वह उस बूढ़ी चालाक औरत के दफ्तर से कैसे बाहर आई? उसने अंदर क्या किया? वकील स्पेंसर इतनी जल्दी होश में आ गए। वह शांत भाव से मुस्कुराए और बाहर निकलकर कार्यालय का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। एलिया स्पेंसर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पलटवार करते हुए कहा, आप डायरेक्टर डॉसन के कार्यालय में छुप-छुप कर क्यों घूम रही थी? पूरी कहानी नॉवल टिल द फायर टिल द नेट पर पढ़ें। निर्देशक डॉसन ने बताया कि शायद वह कल अपना कंप्यूटर बंद करना भूल गए थे और उन्होंने मुझे मदद के लिए बुलाया। उसने सहज और तनावमुक्त भाव से चलते हुए कहा और वह आराम से लेट गई। क्या सच में? उसने बेपरवाही से जवाब दिया। वह सच कह रही थी या नहीं, ये जानने के लिए उसे उस चालाक औरत की परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? समर नोलन उसके पास आई, एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी खुली हुई सफेद कमीज के कॉलर को हल्के से सहलाते हुए अपने आकर्षण का इस्तेमाल अनजाने में कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नशे में होने का नाटक कर रहे थे और मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए थे? वकील स्पेंसर, मेरा पीछा क्यों करेगा? तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए निराशा का नाटक किया और ठान लिया कि वह उस बूढ़े चालाक आदमी से सवाल नहीं करेगी। अगर रेमंड डॉसन को पता चलता कि वह चुपके से उसके कार्यालय में घुस आई थी, तो वह निस्संदेह उस पर शक करता। वह इस आदमी को अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दे सकती थी। एलिया स्पेंसर को अपनी छाती में गुदगुदी महसूस हुई। उसने उसका हाथ झटक दिया और गंभीरता से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं, और अगर ऐसा होता भी तो इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होता, मेरे पूर्व प्रेमी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि अब वे सिर्फ सहकर्मी थे। जिन लोगों ने उसके पिता को नुकसान पहुंचाया था, उनसे वह खुद एक एक करके निपटेगी। इस बाहरी व्यक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं था। एलिया स्पेंसर उसे गहरी निगाहों से देखता रहा। वह इस महिला को समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा था कि वह उसके सबूत चुराने आई है, लेकिन इसके बजाय वह उसे रेमंड डॉसन के कार्यालय में मिली। क्या यह संभव है कि उसे एहसास हो गया हो कि उसका पीछा किया जा रहा है, इसलिए वह रेमंड डॉसन के कार्यालय में दाखिल हुई? या फिर क्या वह रेमंड डॉसन के खिलाफ कोई द्वेष रखती थी, जिसके चलते वह उसके आसपास जासूसी कर रही थी? रिंग रिंग। अचानक उनका फोन बज उठा। उन्होंने देखा तो पाया कि उनका सहायक फोन उठा रहा था। क्या बात है? सिसकते हुए, वकील स्पेंसर, क्या आप मुझे बचाने आ सकते हैं? मैं बहुत डरी हुई हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। ठीक है, आइरिस लिन ने सिसकते हुए कांपते हुए पूछा। क्या हुआ? एलिया स्पेंसर ने पूछा। मेरे माता पिता ने मुझे एक अजनबी से शादी करने के लिए मजबूर किया। आज जब हम मिले तो वह मुझे होटल ले गया। वह रोते हुए बोली। कौन सा होटल और कौन सा कमरा? खैर, ये सहायक पिछले 2 सालों से उसका पीछा कर रही थी। चूंकि उसने मदद के लिए उसे बुलाया था, इसलिए वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। हिल्टन, कमरा नंबर 2020। वकील स्पेंसर, कृपया जल्दी आइए, मैं अभी बाथरूम में हूँ और वह बाहर जाने का रास्ता रोक रहा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ, वह रोते हुए बोली। ठीक है, एलिया स्पेंसर ने कॉल काटने से पहले गंभीरता से जवाब दिया। समर नोलन से और कुछ नहीं कहा और जल्दी से ऑफिस का दरवाजा बंद करके चला गया। समर नोलन उसे देखती रही, उसके घबराए हुए और चिंतित हाव-भाव को देखकर। उसे उस सहायक से बहुत लगाव होगा, उसने सोचा, और मन ही मन उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपना हाथ सिर पर फेरा। उसे वहां से निकलना पड़ा और जल्दी से रेमंड डॉसन को चाबियां लौटानी पड़ी ताकि उसे किसी बात का शक न हो। 10 मिनट से अधिक समय बाद एलिया स्पेंसर हिल्टन होटल के कमरा नंबर 2020 के दरवाजे पर पहुंचे। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। हर बार खटखटाने की ताकत बढ़ाता गया। बैंग बैंग बैंग। अचानक दरवाजा खुल गया और अंदर एक युवक खड़ा दिखाई दिया, जो केवल एक सफेद तौलिए में लिपटा हुआ था और बेसब्री से पूछ रहा था, आप कौन हैं? क्या आप पागल हैं? दरवाजा खटखटा रहे हैं। इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, एलिया स्पेंसर ने उसे लात मारी, जिससे वह धड़ाम से कमरे के अंदर फर्श पर जा गिरा। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उस आदमी ने सीना पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया। एलिया स्पेंसर ने ठंडी, तीखी निगाहों से उसे घूरा, जिससे वह आदमी तुरंत चुप हो गया और एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे आखिरकार आते देख बिखरे बालों वाली आइरिस लिन बिस्तर से उठकर उसकी बाहों में दौड़ पड़ी, रोने लगी और अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेटकर लगातार सिसकती रही। उसकी सफेद पोशाक की पट्टियां बुरी तरह फट चुकी थी। एक कंधे की पट्टी टूट गई थी, जिससे सफेद ब्रा और उसके नीचे की उसकी बर्फीली छाती दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे का एक हिस्सा सूजा हुआ था और मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। एलिया स्पेंसर की निगाहें उससे हट गईं। उसने अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाल दी और फिर ठंडे स्वर में पूछा, क्या उसने तुम पर हमला किया? आइरिस लिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और सिसकते हुए कहा, शुक्र है कि तुम समय पर आ गए। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसने कहा। जमीन पर पड़ा आदमी अचानक नाराजगी से चिल्लाया, अरे कमीनी आइरिस लिन, तूने ही मुझे बहकाया था और होटल आने का इशारा किया था। अब नाटक क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा नहीं किया। आइरिस लिन चिल्लाई, तुरंत पलटवार करते हुए, घबराकर अपने बगल में बैठे आदमी की ओर देखते हुए बोली, वकील स्पेंसर, मैंने ऐसा नहीं किया, वह मुझ पर मानहानि का आरोप लगा रहे हैं। उसे नजरअंदाज करो, चलो चलते हैं। एलिया स्पेंसर को उनके बीच हुई घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था, वैसे भी इसका उससे कोई संबंध नहीं था। जैसे ही वे होटल की लॉबी से गुजरे, कई लोगों ने उनकी ओर देखा। आइरिस लिन लड़खड़ा गई और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। पल भर में और भी लोग उसकी जांच पड़ताल करने लगे। सिर झुकाए आइरिस लिन उठी नहीं, फर्श पर लेटी हुई दयनीय ढंग से धीरे धीरे सिसक रही थी। एलिया स्पेंसर रुक गया, उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसके पास उसे जमीन से उठाने और जल्दी से लॉबी से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने चुपके से उस उदासीन आदमी की तरफ देखा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब उसने उसे गोद में उठाया था। उसकी शीतल सुगंध बहुत ही मनमोहक थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऊंचे पहाड़ पर खिला ये दूर का फूल उसे अपने आगोश में ले लेगा। उसके पिता एक साधारण ट्रक चालक थे, उसकी मां बेरोजगार थी और उसका गृहनगर एक सुदूर पहाड़ी गांव था। अगर उसकी शादी वकील स्पेंसर जैसे धनी और आकर्षक व्यक्ति से हो जाती तो वह उस घिनौने गरीब परिवार से छुटकारा पा सकती थी। जब वे कार के पास पहुंचे तो अंगरक्षक तुरंत बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला। एलिया स्पेंसर ने उस दोपहर शराब पी रखी थी और उसने गाड़ी चलाने के लिए अंगरक्षक को बुलाया था।
उसे पिछली सीट पर बिठाने के बाद एलियास स्पेंसर ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, अपने ऊपर दूसरों की गंध से असहज महसूस करते हुए और ठंडे स्वर में पूछा, आप कहाँ रहते हैं? मुझे अब घर जाने से डर लग रहा है। मेरे माता पिता मुझे निश्चित रूप से उस बदमाश के पास वापस भेज देंगे। उसने रोते हुए कहा, उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो मैं तुम्हें दूसरे होटल ले चलता हूँ। ये कहने के बाद एलियास स्पेंसर कार के आगे की ओर गया, पिछली सीट पर बैठ गया, अपने पैर मुड़े और आगे बैठे अंगरक्षक को निर्देश दिया, हमें पास के किसी होटल में ले चलो। जी सर, अंगरक्षक ने जवाब दिया और कार चली गई। आइरिस लिन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, उसे लगा था कि अटॉर्नी स्पेंसर उसे कुछ समय के लिए अपने घर में रहने देगा। अध्याय 34, वह फोन का जवाब नहीं देती और वह चिंतित हो जाता है। शाम के समय सड़क पर समर नोलन अपने दोस्त एलियास स्पेंसर और एक पुरुष मित्र के साथ सड़क पर घूम रही थी। एलियास बेहद आकर्षक था और उसने सफेद रंग की फूली हुई स्कर्ट पहनी हुई थी, इसलिए उन पर सबका ध्यान गया। वह दोपहर में अपने कुत्ते को बाहर लेकर गई, उसे पार्क में ले गई और फिर नहलाने के लिए पालतू जानवरों की दुकान पर ले गई। तुम अपने पूर्व प्रेमी की लॉ फर्म में कितने समय तक रहने का इरादा रखती हो? माइल्स मोनरो ने उससे पूछा। मैं अपना बदला लेने के बाद ही जाऊंगी, समर ने जवाब दिया। क्या तुम वाकई एलियास स्पेंसर से सुलह करने की योजना नहीं बना रही हो? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। नहीं, उसने भावहीन चेहरे से कहा। उनके व्यक्तित्व मेल नहीं खाते थे और वैसे भी उसे सौम्य और मधुर स्वभाव वाली महिलाएं पसंद थीं। इसलिए रेमंड डॉसन की कड़ी निगरानी में सावधान रहें। उसे अपने अतीत के बारे में पता न चलने दें, वरना वह आपको परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अगर आपको किसी भी चीज में मदद चाहिए तो मुझे बता देना। माइल्स ने शरारती अंदाज में उसके माथे पर थपथपाया और समर ने उसका हाथ झटक दिया। समझ गया, मैं एलियास को घर भेज दूंगा और तुम भी वापस चले जाओ। योजक चिन्ह। जब तक समर कुत्ते को उस आदमी के अपार्टमेंट में लेकर गई तब तक शाम के 8 बज चुके थे। उसके दरवाजे पर पहुंचकर वह कुत्ते के सिर पर हाथ फेरने के लिए झुकी और बोली, अच्छे रहना, ठीक है। मैं तुम्हें कल फिर खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगी। एलियास ने उसे खुशी से देखा, शायद दोपहर भर खेलने से थक गया था, अभी भी हौंट रहा था और उसकी जीभ बाहर लगी हुई थी। वह सीधी खड़ी हुई और सीधे पासवर्ड दर्ज कर दिया। वह उसके दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। सिर्फ 3 नंबर दबाने के बाद दरवाजा अचानक खुल गया। एलियास स्पेंसर वहां खड़ा था, उसके हाथ में आधी सिगरेट थी, उसने अपने शरीर से थोड़ा खुला हुआ दरवाजा रोक रखा था और कह रहा था, काफी देर हो गई है, आपको वापस चले जाना चाहिए। समर ने उसकी आवाज में बेचैनी महसूस की। अगर यह अतीत होता तो वह उसे जरूर अंदर आने देता। क्या वह अपनी सहायक को घर ले आया था? एलियास, अंदर आओ, उसने अपना शरीर घुमाते हुए कुत्ते को पुकारा। एलियास, ये जानते हुए कि यही उसका घर है, आज्ञाकारी होकर अंदर चला गया और समर की ओर मुड़कर देखा, उसे धीरे से भौंकते हुए उसे भी अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। भौंकना बंद करो, मैं तुम्हें कल खेलने ले जाऊंगी, मैं अब जा रही हूँ। समर ने कुत्ते को हाथ हिलाकर इशारा किया और जाने के लिए तैयार उस आदमी की ओर देखा, तभी अचानक अंदर से आइरिस लिन की आवाज आई। वकील स्पेंसर, क्या आपके पास कोई मेहमान है? एलियास स्पेंसर को डर था कि सहायक उसे देख लेगी और गलत समझ लेगी, इसलिए उसने जल्दी से अतिथि कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और 2 शब्द कहे, नौकरानी। महिला कर्मचारी। ये सुनकर समर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और मुड़कर चला गया। अब वह जिसे चाहे घर ला सकता था। novelfire.net पर और भी उपन्यास खोजें। किसी को भी अपने मूड पर असर न डालने दें। अपने मामलों पर ध्यान केंद्रित करें। अगली सुबह समर को मिस्टर राइट का फोन आया, जिनसे उनकी मुलाकात पिछली कॉकटेल पार्टी में हुई थी। वे चाहते थे कि समर उनके समूह की कानूनी प्रतिनिधि बने और उन्होंने उसी दोपहर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। श्रीमती वॉन के घायल होने और अदालत में उपस्थित न हो पाने के कारण श्री वॉन का मुकदमा स्थगित कर दिया गया। सोमवार की सुबह सुबह वह अपने सहायक और श्री राइट के साथ हैरिसबर्ग के लिए रवाना हुई। उन्हें अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने थे और एक वकील की उपस्थिति आवश्यक थी। बिजनेस क्लास में उनके बगल में बैठे मिस्टर राइट ने विनम्रतापूर्वक कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद वकील नोलन। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद आपको मानव संसाधन विभाग में कुछ छंटनी में भी मदद करनी होगी। किसी भी विरोध प्रदर्शन की स्थिति में आपको कुछ और दिनों के लिए हैरिसबर्ग में रुकना पड़ सकता है। जब से हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, ये सब मेरे काम का हिस्सा है, समर ने कहा। अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसे माहौल में बदलाव की जरूरत थी। उन दोनों को अपने रिश्ते का प्रदर्शन करते देखने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मैं आप जैसी महिलाओं की प्रशंसा करता हूं, अटॉर्नी नोलन, जो करियर उन्मुख हैं, पुरुषों के सामने दयनीय व्यवहार नहीं करती, उन पर निर्भर नहीं रहती और निर्णायक रूप से कार्य करती हैं। श्री राइट ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं मिस्टर राइट। उसने हल्की सी मुस्कान दी, हालांकि उसका फोन बंद था। एलियास स्पेंसर ने उसे कई बार कॉल किया था। सुबह के 10 बज चुके थे और जब उसने देखा कि वह समिट में नहीं आई है तो एलियास स्पेंसर ने कई कॉल किए, लेकिन सभी वॉइसमेल पर चले गए। वह भौहें चढ़ाकर सोचने लगा कि आखिर वह कहां चली गई है। पिछली शाम जब वह एलियास को वापस लेकर आई थी तो उसने रविवार को कुत्ते को बाहर ले जाने का जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। वह आधे अधूरे अनुबंध पर एक नजर डालने में असमर्थ था। फिर उसने अपना फोन उठाया और लॉ फर्म की रिसेप्शनिस्ट को फोन करके पूछा, क्या वकील नोलन कार्यालय में है? मैंने अटॉर्नी नोलन को नहीं देखा है, सचिव ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उसके सहायक से पता करो, समर आज सुबह कहां गई थी? उसने फिर पूछा, सुबह सुबह उसका फोन बंद क्यों होगा? अटॉर्नी नोलन की सहायक भी कार्यालय में नहीं है, सचिव ने फिर से उत्तर दिया। सहायक भी मौजूद नहीं है। एलियास स्पेंसर ने फोन काट दिया, एक पल के लिए रुका, फिर एक हाथ जेब में डालकर खड़ा हो गया, फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास गया और सीधे उसकी मां को फोन कर दिया। बात तुरंत समझ में आ गई और उसने सीधे पूछा, हेलो आंटी, समर आज काम पर नहीं आई, वह कहां गई? श्रीमती नोलन ने कहा, मैंने उसे कल रात अपना सामान पैक करते देखा था, उसने कहा कि वह व्यापारिक यात्रा पर हैरिसबर्ग जा रही है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। एलियास स्पेंसर ने भौहें चढ़ाकर फोन रख दिया। आखिर किस तरह के मामले के लिए हैरिसबर्ग जाने की जरूरत थी? कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई और दरवाजा खोलने के बाद आइरिस लिन अंदर आई। उनकी सूजन पहले ही कम हो चुकी थी। क्या मैंने तुमसे पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए एक दिन की छुट्टी लेने को नहीं कहा था? उसने अंदर आती महिला की ओर देखते हुए कहा, मैंने अपने माता पिता को फोन किया, वे मुझे उस आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे मुझे लेने आएंगे। मैं डरी हुई हूं और वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। आइरिस लिन ने कहा और फिर से रोने लगी। एलियास स्पेंसर अपनी बाहें क्रॉस करके कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर एक उदासीन भाव से उसके पारिवारिक मामलों को सुन रहा था। वकील स्पेंसर, क्या मैं आपकी नौकरानी बन सकती हूँ? मैं खाना बना सकती हूँ, हर तरह के काम कर सकती हूँ और यहाँ तक कि कुत्ते की भी अच्छी देखभाल कर सकती हूँ। मुझे बस कुछ समय के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। उसने मौके का फायदा उठाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई बचत नहीं है? उसने ठंडे लहजे में पूछा। उसकी मासिक तनख्वाह कम नहीं थी। मेरे माता पिता हर महीने मेरा सारा पैसा ले लेते हैं, जिससे मेरे लिए जीवन यापन के खर्चों के लिए बहुत कम पैसा बचता है। एलियास स्पेंसर ने अपना फोन उठाया और वीचैट के जरिए उसे $10,000 ट्रांसफर कर दिए। जाओ अपने लिए एक जगह किराए पर ले लो। एक दिन पहले उसने उसे एक होटल में भेजा था, लेकिन उस रात उसने अचानक फोन किया और कहा कि उसके माता पिता उसे लेने आ रहे हैं। वह बुरी तरह रो रही थी और एक रात रुकने की गुहार लगा रही थी।
अंततः वह उसे घर ले आया। वे जानते हैं कि मैं लॉ फर्म में काम करती हूँ और वे मेरा पीछा करते हुए मेरे नए घर तक आ जाएंगे। वे मुझे निश्चित रूप से पीट-पीट कर मार डालेंगे। आइरिस लिन ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और सिर झुकाकर धीरे-धीरे रोने लगी। थोड़ा चिढ़कर एलिया स्पेंसर ने फ्राउनिंग किया। ये देखकर कि वह 2 साल से उनकी सहायक के रूप में काम कर रही थी, उन्होंने उसे अस्थायी रूप से रहने देने और उसके लिए कोई दूसरी लॉ फर्म ढूंढने का फैसला किया। काम के बाद घर लौटना। आइरिस लिन उसकी खुली रसोई में रात का खाना बना रही थी और कभी-कभी सोफे पर बैठे उसे कांतप्रिय व्यक्ति पर नजर डाल रही थी। उसे मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था कि यह सब सच है। उसे इस अवसर का लाभ उठाना ही था। अपने फोन को पकड़े हुए एलिया स्पेंसर ने समर का नंबर फिर से डायल किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन यह उनका उसे किया गया 7वां फोन था। वह क्या कर रही होगी और उसने फोन क्यों नहीं उठाया? उसने उसे एक और वीचैट संदेश भेजा, फोन उठाओ। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी फोन से कोई जवाब नहीं मिला तो उसका सुंदर चेहरा और भी ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में चिंता छा गई। उस समय समर बाथरोब पहने अपने बिस्तर पर बैठी अधिग्रहण कंपनी के डेटा की समीक्षा कर रही थी। तभी उसने उस आदमी के फोन कॉल पर ध्यान दिया। उसने उसके द्वारा भेजा गया वीचैट संदेश भी देखा, लेकिन वह जवाब नहीं देना चाहती थी, नहीं संदेश का उत्तर देना चाहती थी। एलिया स्पेंसर ने शांत भाव से एक और संदेश भेजा, काम से संबंधित मामला। समर ने अपने फोन पर नजर डाली और मुस्कुराए। वह पहल करने में असमर्थ व्यक्ति नहीं है और अगर यह सचमुच काम से जुड़ा मामला होता तो वह इसे खुद ही संभाल लेता। फिर भी उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपनी महिला सहायक को घर ले आया, लेकिन अच्छे संबंध बनाने के बजाय वह मुझे लगातार फोन करता रहा, क्यों? अध्याय 35, हद से ज्यादा दुस्साहस। क्या उसने सचमुच उसके कुत्ते को फेंकने की हिम्मत की? कुछ देर बाद समर नोलन के अतिथि कक्ष के दरवाजे पर कुछ दस्तकें सुनाई दी। वह देखने के लिए बिस्तर से उठी और देखा कि उनकी सहायक थी। क्या चल रहा है? अटॉर्नी नोलन, अटॉर्नी स्पेंसर आपको ढूंढ रहे हैं। क्लोई चेज ने अपना फोन सौंप दिया। मैं व्यस्त हूँ, कॉल लेने का समय नहीं है, उसे बता देना, समर ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वह सचमुच व्यस्त थी। एलिया स्पेंसर ने उसकी आवाज सुनी। क्या वह सचमुच व्यस्त थी या जानबूझकर उसका फोन नहीं उठा रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसलिए ईर्ष्या कर रही हो क्योंकि आइरिस लिन उसके साथ रह रही थी? उसने गहरी आवाज में पूछा, वहां तुम्हारा काम कब तक पूरा होगा? मैंने सुना है कि इसमें कई दिन लगेंगे, क्लो ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। एलियास ने सिर्फ एक आवाज निकाली और भौहें चढ़ाकर फोन काट दिया। क्या वह इसलिए नाराज थी क्योंकि आइरिस उसके साथ रह रही थी? उसी क्षण एलियास अपने बेडरूम से बाहर निकला और रसोई के खुले द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ देर तक आइरिस को घूरता रहा, फिर अचानक उसने अपने दांत दिखाए और उस पर भौंका। भौंक भौंक भौंक। एलियास को न तो दूसरी महिलाओं का यहाँ आना पसंद था और न ही उन्हें यहाँ की चीजों का इस्तेमाल करना पसंद था। आइरिस अपने पीछे कुत्ते को देखकर चौंक गई और उसके हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच खट की आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। एलियास स्पेंसर भी हैरान था। एलियास आमतौर पर बहुत सौम्य और कभी आक्रामक नहीं होता था। वह सहायक के साथ आक्रामक क्यों हो रहा था? रसोई में मौजूद सहायक को एक पल देखने के बाद उसने उसे बुलाया और कहा, बस करो, मैं अंगरक्षक को भेजकर तुम्हें होटल ले जाऊंगा। वकील स्पेंसर, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आइरिस ने दयनीय आंखों से उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें किसी और की मदद लेनी चाहिए, यहाँ रहना सुविधाजनक नहीं है, एलियास ने खड़े होते हुए कहा और सबसे पहले कुत्ते को उसके कमरे में रख दिया। आइरिस ने फ्राउनिंग किया। क्या उस बदमाश कुत्ते की वजह से ही अटॉर्नी स्पेंसर उसे वहां से हटाना चाहता था? योजक चिन्ह। 4 दिन बाद दोपहर में आइरिस जानती थी कि एलियास स्पेंसर बाहर सामाजिक मेलजोल में है, इसलिए वह उसके घर गई और नौकरानी के यहाँ काम करने की पेशकश की। आंटी शॉ, मुझे आज एलियास को सैर पर ले जाने दीजिए। आप घर पर रहकर सफाई कर लीजिए और ध्यान रखिए कि कुत्ते के सारे बाल साफ हो जाएं। वकील स्पेंसर सफाई के मामले में बहुत ही संकी हैं। क्या एलियास तुम्हारी बात सुनेगा? आंटी शॉ ने संदेह भरे लहजे में पूछा। बिल्कुल, मैंने एलियास को कई बार देखा है। निश्चिंत रहें, उसने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से कहा। नौकरानी ने उसका भोला और दयालु रूप देखा और चूंकि वह मालिक की सहायक थी, इसलिए वह एलियास को उसके लिए बाहर ले आई, जो कि अच्छा ही हुआ क्योंकि उसे घर की अच्छी तरह से सफाई करनी थी। अति व्यस्तता। एलियास उस महिला के साथ जाने के लिए बहुत इच्छुक नहीं था, लेकिन वह वास्तव में बाहर जाकर खेलना चाहता था, इसलिए वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और उसके साथ बाहर चला गया। आइरिस ने कुत्ते को बड़ी सावधानी से टैक्सी में बिठाया और उसे घृणा भरी नजरों से देखा। अगर ऐसा न होता तो उसे टैक्सी से बाहर न निकाला जाता। अगर वह उससे छुटकारा पा लेती तो उसे वहां रहने का एक और मौका जरूर मिल जाता। 1 घंटे से अधिक समय बाद उसने घबराई हुई आवाज में एलियास स्पेंसर को फोन किया और कहा, वकील स्पेंसर, कुछ गड़बड़ है, एलियास लापता है। एलियास का चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वह लापता है? मैं आज उसे सैर पर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी और भाग गया। उसने रोते हुए बताया, मैं बस इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता था और आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कीजिए वकील स्पेंसर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह कहाँ लापता हो गया? एलियास ने ठंडे स्वर में पूछा। अब उसके पास उसे दोष देने का समय नहीं था। सेंटेनियल पार्क, वह चिल्लाई। एलियास ने कॉल काट दी, क्लाइंट को बताया कि उसे एक आपातकालीन काम है और तुरंत वहां से चला गया। सेंटेनियल पार्क जाते समय उसने समर नोलन को फिर से फोन किया। काफी देर तक घंटी बजती रही, फिर जाकर कॉल लगी। समर ने अभी अभी मिस्टर राइट और बाकी लोगों के साथ खाना खत्म किया था और होटल वापस जा रही थी। उसे दोबारा कॉल करते देख उसने जवाब देने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। हेलो, क्या हुआ? एलियास लापता है। एलियास ने फ्राउनिंग हुए उसे कहा। टैक्सी में बैठते ही वह तुरंत सीधी होकर बैठ गई और गहरी आवाज में पूछा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आइरिस उसे पार्क में टहलने के लिए ले गई थी और वह भाग गया। तुम कब वापस आ रहे हो? एलियास ने उससे पूछा। वे अक्सर कुत्ते को सेंटेनियल पार्क ले जाते थे और एलियास उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ था। क्या उसे घर का रास्ता पता होगा? क्या एलियास को खोने का कारण उसका सहायक था? क्या ये जानबूझकर किया गया था या एक दुर्घटना थी? समर ने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। वकील स्पेंसर, अगर एलियास को कुछ भी हुआ तो मैं आपको या आइरिस को कभी माफ नहीं करूंगी और भविष्य में कृपया अपनी महिलाओं को मेरे कुत्ते से दूर रखें। उसने गहरी आवाज में कहा, फिर फोन काट दिया और तुरंत फ्लाइट बुक कर ली। सौभाग्य से उस रात 10 बजे एक फ्लाइट उपलब्ध थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि एलियास को कुछ भी न हो। उसने शुरू में वहां कुछ और दिन रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन वह वास्तव में उस कुत्ते के बारे में चिंता करना बंद नहीं कर सकी, जिसके मन में उसके लिए एलियास स्पेंसर से भी गहरी भावनाएं थी। वह उससे चिपकी रहती थी और जब भी उसे देखती थी तो बेहद उत्साहित हो जाती थी। 2 साल पहले एलियास स्पेंसर के साथ रिश्ते में आने के तुरंत बाद वह न तो उसके घर गई थी और न ही कुत्ते से मिलने आई थी। दरअसल एलियास ने भूख हड़ताल कर दी थी। 4-5 दिनों तक उसने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया। एलियास स्पेंसर को लगा कि वह जानवर बीमार है और उसे पशु चिकित्सक के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वह शारीरिक रूप से ठीक है, बस उदास है। उस व्यक्ति ने उसे स्थिति समझाई और उसे मजबूरन अक्सर उसके घर आने के लिए कहा। भले ही वह उस आदमी को नहीं चाहती थी, फिर भी वह एलियास को छोड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फोन रखने के बाद एलियास स्पेंसर ने भौहें चढ़ाते हुए फोन की ओर देखा, क्योंकि वह जानता था कि वह कुत्ते से कितना प्यार करती है। उसने स्पेंसर परिवार के विला के अंगरक्षकों को फोन किया और सबको बाहर निकलने का आदेश
दिया। लगभग आधी रात को समर नोलन स्टेनहैम शहर के केंद्र में लौट आए। शहर के केंद्र में स्थित पार्क के पास सड़क किनारे एलियास स्पेंसर से मुलाकात करते हुए उन्होंने गहरी आवाज में कहा। आइरिस ने बताया कि वह सेंटेनियल पार्क में लापता हो गया। मैंने अंगरक्षकों को उस इलाके और आसपास के स्थानों की तलाशी लेने को कहा है। हम शहर के केंद्र में स्थित सभी पार्कों की तलाशी लगभग पूरी कर चुके हैं। NobleFire.net द्वारा अपडेट जारी किए जाते हैं। समर ने उसे बस एक ठंडी मुस्कान दी और पूछा, क्या एलियास की उससे बनती नहीं है? थोड़ा सा, एलियास स्पेंसर ने धीमी आवाज में कहा। वह समझ गई, उस महिला का एलियास से अच्छा रिश्ता नहीं था और उसे शक था कि कुत्ते को जानबूझकर छोड़ा गया था, इसलिए महिला जो कुछ भी कह रही थी उस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता था। सेंटेनियल पार्क पूर्व दिशा में था। वे पश्चिम की ओर स्थित पार्कों में खोजबीन कर सकते थे। पश्चिम में मेरीवुड पार्क और ओबेलिस्क पार्क थे, लेकिन ओबेलिस्क पार्क में प्रवेश शुल्क लगता था। तुम वापस जाओ, मैं खुद देख लूंगी। मैं एलियास को दोबारा तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ूंगी, उसने कहा और अपनी कार में बैठकर पश्चिम की ओर चली गई। आइरिस ने जानबूझकर कुत्ते को नहीं खोया था, फिर वह इतनी आक्रामक क्यों हो रही थी? एलियास स्पेंसर को कभी-कभी उसके व्यक्तित्व का ये पहलू नापसंद आता था, लेकिन रात काफी हो चुकी थी और उसके अकेले इधर-उधर भागने से उसे चैन नहीं मिल रहा था। वह अपनी कार में बैठा और उसके पीछे-पीछे चला गया। देर रात सड़क पर बहुत कम कारें थीं। समर 1 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाकर मेरीवुड पार्क पहुंची, एक टॉर्च निकाली और कार से बाहर निकली। जैसे ही वह तेजी से पार्क में दाखिल हुई, उसने कुत्ते का नाम जोर से पुकारा, एलियास, एलियास, एलियास। ऊंची एड़ी के जूते पहने होने के कारण यहाँ अंधेरा था और रास्ते पर चलना मुश्किल था। उसकी एड़ियां छिल गई थीं और उनसे खून बह रहा था। एलियास स्पेंसर उसके पीछे-पीछे गया, ये समझे बिना कि वह इतनी दूर खोजबीन करने क्यों आई है। तुम वापस जाओ, मैं अंगरक्षकों को बुलाता हूँ। अगर तुम्हारा टखना मुड़ जाए तो क्या होगा? उसकी ऊंची एड़ी के जूतों को देखते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। समर ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और कहा, अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तुम जा सकते हो। अध्याय 36, दिन दहाड़े लॉ फर्म में आइरिस लिन को सबक सिखाना। तुम यहाँ तलाशी लेने क्यों आए हो? एलियास स्पेंसर ने संदेह से पूछा। अगर आपको एलियास यहाँ मिले तो वापस जाकर अपने प्रिय सहायक से पूछें कि वह विपरीत दिशा में पार्क में क्यों है। ये कहने के बाद उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दी और कुत्ते का नाम जोर से चिल्लाते हुए अंदर की ओर चलने लगी, एलियास। एलियास स्पेंसर उसकी बात समझ गया। क्या आइरिस लिन ने सचमुच मेरे कुत्ते को छोड़ने की हिम्मत की? क्या वह इतनी साहसी है? उसने सुरक्षाकर्मियों को बुलाने के लिए अपना फोन निकाला, तभी अचानक उसे भौंकने की आवाज सुनाई दी, भौंक भौंक। समर नोलन बेहद खुश हुई। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, कुत्ते को देखा और उसकी ओर दौड़ पड़ी। एलियास तुरंत उछल पड़ा, उसकी बाहों में कूद गया और धीरे-धीरे रोने लगा। वह बहुत डरा हुआ और दुखी लग रहा था। वह कुत्ते के सिर पर हाथ फेरती रही, उसे दिलासा देती रही, सब ठीक है, सब ठीक है। डरो मत, मम्मी तुम्हें घर ले जाएगी। एलियास स्पेंसर थोड़ा हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि एलियास सचमुच यहाँ होगा। सेंटेनियल पार्क यहाँ से 1 घंटे से अधिक की ड्राइव पर है। वह कुत्ते को देखने गया और उसके बाएं पिछले पैर पर खून के धब्बे पाए। उसने गंभीर स्वर में कहा, इसके पैर पर खून है, इसे जल्दी से जांच के लिए पशु चिकित्सालय ले जाओ। बोलने के बाद उसने उस विशालकाय कुत्ते को उठाया और वापस चला गया। योजक चिन्ह। अगली सुबह समर नोलन और एलियास स्पेंसर दोनों आज लॉ फर्म में कुछ देर से पहुंचे। एलियास को एक जहरीले सांप ने पिछले पैर पर काट लिया था। सौभाग्य से समय रहते इसका पता चल गया और सौभाग्य से एलियास स्पेंसर के पास पहले से ही अच्छे संपर्क मौजूद थे। रात के उत्तरार्ध में पालतू जानवरों का अस्पताल पहले ही बंद हो चुका था और उसने किसी को बुलाया। समर नोलन को वास्तव में कभी पता ही नहीं था कि उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। उन्हें बस इतना पता था कि उनका नेटवर्क व्यापक था और उनके संबंध अच्छी तरह से स्थापित थे। उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया और उसने कभी पूछा भी नहीं। समर नोलन गर्म पानी का एक गिलास लेने के लिए ब्रेक रूम में गई और अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी होकर आराम से पानी की घूंटे पीने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद आइरिस लिन को दस्तावेज लेकर आते देख वह उसकी ओर बढ़ी और जानबूझकर उससे टकरा गई। धड़ाम, कांच का प्याला खड़खड़ाहट के साथ जमीन पर गिरा, जिससे पानी चारों ओर फैल गया। आइरिस लिन को लगा कि वह उससे टकरा गई है। वह माफी मांगने ही वाली थी कि तभी समर नोलन ने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर 3 बार जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़। वह स्थिर नहीं रह सकी, जमीन पर गिर पड़ी, अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़ लिया। उसके मुंह से खून बह रहा था, उसकी आंखें आक्रोश और लाचारी से भरी हुई थीं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? समर नोलन ने ठंडे स्वर में पूछा। देखते ही देखते सभी कर्मचारी अटॉर्नी नोलन की निर्ममता को देखकर स्तब्ध रह गए। बस एक हल्की सी चोट लगी, 3 बार थप्पड़ मारा गया। बहुत ही भयानक। एलियास स्पेंसर के कार्यालय का दरवाजा खुला था। उसने संयोगवश वह सब कुछ देख लिया जो अभी-अभी हुआ था, ये जानते हुए कि उसने जानबूझकर आइरिस लिन को सबक सिखाया था। बाहर चला गया। वकील नोलन, मुझे माफ करना, मेरा आपसे टकराने का कोई इरादा नहीं था। आइरिस ने एलियास स्पेंसर को आते हुए देखा, तुरंत रोने लगी और उससे माफी मांगी। क्या समर नोलन पागल है? बस एक हल्की सी चोट, मुझे क्यों लगी? उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। समर नोलन ने भुजाएं बांधे हुए एलियास स्पेंसर की ओर देखा और ठंडे लहजे में जमीन पर पड़े बेचारे सफेद कमल को चेतावनी दी, अगली बार सावधान रहना। 1 महीने के लिए शौचालय साफ करो, वरना तुम जा सकते हो। बोलने के बाद वह एलियास स्पेंसर को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपने कार्यालय लौट गई। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आइरिस लिन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसे और भी बुरा लगा, उसने मुझे इतनी जोर से मारा और फिर भी चाहती है कि मैं 1 महीने तक शौचालय साफ करूं। बड़े से दफ्तर में मौजूद अन्य कर्मचारी भी हैरान थे। आइरिस लिन ने ऐसा क्या किया था जिससे अटॉर्नी नोलन नाराज हो गए थे? अटॉर्नी स्पेंसर, मेरा अटॉर्नी नोलन से टकराने का बिल्कुल इरादा नहीं था। उसने तुरंत उस ठंडे आदमी की ओर देखा जिसका हाथ उसकी जेब में था, इस उम्मीद में कि वह उसका साथ देगा। मेरे दफ्तर में आइए, एलियास स्पेंसर ने ठंडे स्वर में कहा और मुड़कर अपने दफ्तर में प्रवेश कर गया। आइरिस लिन ने उसकी गंभीरता को देखकर अचानक थोड़ी घबराहट महसूस की। क्या उसे मुझ पर शक है? वह फर्श से उठा, शांति से अपने कार्यालय में गया, दरवाजा बंद किया और चिंता से पूछने के लिए आगे बढ़ा, वकील स्पेंसर, क्या आपको कल रात एलियास मिला? एलियास स्पेंसर फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास खड़ा था, हाथ पीठ के पीछे रखे हुए, उसकी निगाहें गंभीरता से उस पर टिकी थी। बताओ कि एलियास मेरीवुड पार्क में क्यों था? एलियास मेरीवुड पार्क गया था, उसने आश्चर्य जताते हुए कहा। आधिकारिक स्रोत उपन्यास fi.net है। मुझसे अनजान बनने का नाटक मत करो, तुमने ही तो उसे वहां छोड़ा था, है ना? उसकी तीखी निगाहें उस पर टिकी थीं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वकील स्पेंसर के कुत्ते को छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? मेरी मदद करने के लिए आप बहुत दयालु हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। वकील स्पेंसर, आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा, मुझे भी नहीं पता कि एलियास इतनी दूर जगह पर क्यों प्रकट हुआ। आइरिस लिन ने कहा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एलियास स्पेंसर उस महिला को देखकर कुछ हद तक चिढ़ गया जो छोटी-छोटी बात पर रोने लगती थी। क्या एलियास को किसी ने पकड़ लिया होगा और वहां से गुजरते समय वह उस पार्क में भाग गया होगा? आइरिस लिन ने जानबूझकर यह सुझाव दिया। एलियास स्पेंसर ने उसका अध्ययन किया, सबूतों के अभाव में यह बताना मुश्किल था कि वह झूठ बोल रही थी या नहीं। तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर भी एलियास उसी की वजह से बर्बाद हो गया था। उसकी बातें सुनकर आइरिस लिन एकदम भयभीत हो गई, तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई और बार-बार अपना सिर झुकाते हुए रोने लगी।
वकील स्पेंसर, कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे अभी इस नौकरी की बहुत जरूरत है, मैं अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहती हूँ, कृपया। मैं कसम खाता हूँ, मेरा एलियास को खोने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वकील स्पेंसर, कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। एलियास स्पेंसर ने देखा कि उसका माथा चोटिल और काला पड़ गया था। उसने भौहें चढ़ाईं और सख्ती से उससे कहा, जाओ शौचालय साफ करो। उनकी बातें सुनकर स्तब्ध आइरिस लिन को प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लगा। जी हाँ, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद अटॉर्नी स्पेंसर। मैं पारिवारिक मामलों को शीघ्रता से सुलझाऊंगा, आप जो भी काम सौंपेंगे मैं उसे पूरी लगन से करूंगा, धन्यवाद अटॉर्नी स्पेंसर। योजक चिन्ह। दोपहर में काम के बाद समर नोलन सीधे पशु चिकित्सालय गई। वहां उन्हें पता चला कि एलियास को पहले ही ले जाया जा चुका था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, उस आदमी को फोन किया और कॉल लगने के बाद चिढ़कर पूछा, क्या तुम एलियास को ले गए हो? तुम उससे मिलने आ सकते हो। एलियास स्पेंसर पहले ही घर लौट चुका था और अब अपने बिस्तर के पास खड़ा होकर अपने कुत्ते के सिर पर हाथ फेर रहा था। वह दोपहर के बाद एलियास को घर ले आया था और उसे नियमित रूप से खाना खिलाने वाली नौकरानी को उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। समर नोलन का चेहरा उदास हो गया। वह कुत्ते को दोबारा कैसे ले जा सकता था? फोन रखने के बाद वह उसके घर की ओर गाड़ी चलाकर गई। उसका इरादा कुत्ते को वापस उसके घर ले जाने का था ताकि उसकी मां उसके साथ अधिक समय बिता सके, शायद तब उसकी एलर्जी ठीक हो जाए। आधे घंटे बाद समर नोलन ने पासपोर्ट के जरिए घर में प्रवेश किया और उसे सोफे पर पैर मोड़कर बैठे हुए देखा। उसकी गोद में एक लैपटॉप था। उसके बगल में आश्चर्यजनक रूप से एलियास लेटा हुआ था। इससे पहले उसने कभी कुत्ते को सोफे पर नहीं बैठने दिया था, लेकिन अब अचानक उसे उस पर दया आ गई। मैं एलियास को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ, वह गंभीर स्वर में बोली और पास आकर बोली। एलियास स्पेंसर ने उसकी ओर देखा, लैपटॉप को एक तरफ रख दिया। वह परिचित वातावरण का आदी नहीं है। इसके अलावा क्या आप गारंटी दे सकती हैं कि आपकी मां उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी? मेरी मां आपकी सहायक जैसी नहीं है। समर नोलन हंसी। हालांकि उसकी मां को कुत्ते के बालों से एलर्जी थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वह निश्चित रूप से एलियास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी। उसकी अनदेखी करते हुए उसने सीधे कुत्ते को पुकारा, एलियास इधर आओ, मम्मी तुम्हें यहाँ से ले जा रही है। यहाँ रहना बहुत खतरनाक है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अध्याय 37। यह महिला दिल से दुष्ट है, हत्या करती है और दिलों को कुचल देती है। एलियास अभी भी थोड़ा कमजोर था। उसकी नीली आंखें उसे देख रही थी, एक पल के लिए हिचकिचा रही थी। उठने ही वाला था कि अचानक एलियास स्पेंसर ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसे सहलाते हुए कहा, उसके साथ मत घूमो, उसका घर यहाँ जितना बड़ा या आरामदायक नहीं है और वह तुम्हारे लिए कोई अलग कमरा भी नहीं रखेगी। उसकी मां शायद तुम्हें पसंद भी न करे। समर नोलन ने उसकी बातें सुनी और उसे गुस्सा आ गया। वह कुत्ते को उठाकर ले जाने के इरादे से उसके पास गई, लेकिन वह बहुत भारी था। काफी मशक्कत के बाद भी वह उसे उठा नहीं पाए। एलियास स्पेंसर उसे शांत भाव से देखता रहा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान छिपी हुई थी। वह उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुड़ी, मन ही मन चिढ़ गई। उसकी कलाई पकड़ी और खींचकर बोली, हटो, मेरा रास्ता मत रोको। उसने जानबूझकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और समर नोलन अनियंत्रित होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसके हाथों ने उसके मजबूत सीने पर सहारा लिया। ये याद करके कि वह अभी भी अपनी सहायक के साथ रह रहा था, वह तुरंत घृणा से उसे अलग हो गई। आइरिस लिन बिल्कुल उसकी पसंद की लड़की थी, सुंदर और मासूम दिखने वाली, उससे छुपकर प्यार करती हुई, उसके साथ बिस्तर पर जाने के लिए बेताब। उनके बीच की चिंगारी ने उन्हें एक साथ सोने के लिए मजबूर कर दिया। एलियास उठो, तुम खुद चल सकते हो ना? उसने कुत्ते को पुकारा। एलियास खड़ा होना चाहता था, लेकिन अचानक एलियास स्पेंसर ने उसे वापस नीचे दबा दिया और ठंडे स्वर में कहा, वह अभी भी बहुत कमजोर है, उसे परेशान मत करो। फिर अटॉर्नी स्पेंसर से कहिए कि वह उसे मेरी कार तक ले जाने में मदद करें। समर नोलन ने शांत भाव से उनसे मदद मांगी। यह मेरा कुत्ता है, मैं इसे आपके घर क्यों भेजूं? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुम्हें पता है कि यह तुम्हारी पत्नी के साथ ठीक से नहीं रहता और फिर भी तुम मुझे इसे ले जाने नहीं दे रहे हो। क्या तुम इसे मारना चाहते हो? उसने गुस्से से पूछे बिना नहीं रह सकी। मेरे पास कौन सी महिला है? एलियास स्पेंसर ने पूछा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस एलियास को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। समर नोलन ने गंभीरता से कहा और एलियास को पकड़कर ले जाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एलियास ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह खड़ा हुआ, उसे सीधे दरवाजे तक घसीटा और बिना कुछ कहे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ताला लगा हुआ है। उद्धरण चिन्ह ... समर नोलन ने हैरानी से पलकें झपकाईं। क्या सच में उसने मुझे निकाल दिया? मैंने तुरंत पासवर्ड डाला, लेकिन अंदर से ताला लगा हुआ था, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोल सका। बैंग बैंग। एलियास स्पेंसर, मेरे लिए दरवाजा खोलो, सुना तुमने? उसने कई बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर मौजूद आदमी ने दरवाजा नहीं खोला। जब कोई निर्दयी होता है तो वह सचमुच बेरहम हो सकता है। वह काफी देर तक झुंझलाहट में बाहर खड़ी रही और अपनी बाहें मोड़कर बोली, कल जब वह काम पर जाएगा तब चोरी करने का इंतजार करूंगी। वैसे कल सुबह मिस्टर लुइस का मामला अदालत में पेश किया जाएगा। अगली सुबह एलियास स्पेंसर सीधे अपार्टमेंट से कोर्ट हाउस चला गया। समर नोलन उसके घर के निचले हिस्से में छिपकर उसे जाते हुए देख रही थी और फिर करते हुए ऊपर चली गई। कल रात उसने और उसकी मां ने सहमति जताई थी, जब तक वह कुत्ते के साथ रहती है वे कई 100 वर्ग मीटर का एक बड़ा घर खरीद लेंगे। समर नोलन इतराते हुए लिफ्ट से बाहर निकली, तभी अचानक उसने दरवाजे पर काले सूट और धूप का चश्मा पहने बॉडीगार्ड को खड़ा देखा और हैरान होकर सोचने लगी, क्या वे मुझे कुत्ता चुराने से रोकने के लिए पहरा दे रहे हैं? मिस नोलन, क्या आपका कोई काम है? इस बॉडीगार्ड ने समर नोलन को पहचान लिया। मैं एलियास से मिलने आई थी और हाँ, उसे टहलने के लिए नीचे ले जाने आई थी। उसने शांत भाव से कहा। छोटे मालिक स्पेंसर ने कहा कि आप कुत्ते को इस दरवाजे से बाहर नहीं ले जा सकते। उसने ठंडे स्वर में कहा। समर नोलन ने मन ही मन दांत भींचे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच उसकी रक्षा कर रहा होगा और उसने फिर से इस लंबे और मजबूत अंगरक्षक का जायजा लिया। वह काफी दुर्जय लग रहा था, शायद वह उससे लड़ नहीं सकती थी। क्या एलियास की देखभाल करने वाला कोई है? जी हाँ, अंदर एक नौकर उनकी देखभाल कर रहा है, अंगरक्षक ने जवाब दिया। उसने सिर हिलाया, फिलहाल के लिए चली गई और समिट जाते समय उसे रेमंड डॉसन का फोन आया, जिसमें उसने उसे लॉ फर्म में आने के लिए कहा। आधे घंटे बाद वह उस बूढ़े आदमी के कार्यालय पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर जाकर पूछा, निर्देशक डॉसन, आपको मुझसे क्या काम है? पिछली बार क्या तुम सचमुच अटॉर्नी स्पेंसर के कार्यालय में घुसकर इस मामले के सबूत हासिल करने में कामयाब हुई थी? रेमंड डॉसन ने अपने बॉस की कुर्सी से उससे पूछा। बेशक, मैंने इसे दूसरी सामग्री से बदल दिया। समर नोलन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर उपहास का भाव देखकर रेमंड डॉसन ने मान लिया कि वह एलियास स्पेंसर का मजाक उड़ा रही है और उसे बहुत संतुष्टि हुई। लगता है वह सचमुच वकील स्पेंसर को नापसंद करती है ना? तो क्या आज अटॉर्नी स्पेंसर की हार निश्चित है? अगर वह अभी भी केस जीत सकता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसने अपनी बात खत्म की और फिर जानबूझकर उससे पूछा, क्या आज दोपहर डायरेक्टर डॉसन का कोर्ट में कोई केस है? मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूं और आज रात हम आपके लिए एक शानदार दावत का आयोजन करेंगे। जब पहली बार मशहूर वकील स्पेंसर कोई केस हारेंगे तो आपकी दावत में उनका चेहरा देखने लायक होगा। क्या इससे अटॉर्नी स्पेंसर को बहुत शर्मिंदगी नहीं होगी? रेमंड डॉसन ने एक बड़े दयालु व्यक्ति होने का दिखावा करते हुए पूछा। मैं बस चाहती हूँ कि वह सभी कर्मचारियों के सामने शर्मिंदा हो जाए, यह एक अच्छा अवसर है।
समर नोलन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। दोपहर का मामला समिट का था। एक छोटी कंपनी ने साहित्यिक चोरी के लिए समिट पर मुकदमा दायर किया। समिट ने वास्तव में साहित्यिक चोरी की थी, लेकिन समिट के सामने उस छोटी कंपनी के जीतने की कितनी संभावना थी। यह एक चींटी द्वारा विशाल पेड़ को हिलाने की कोशिश करने जैसा है। समिट बेशर्म थी। जब भी उन्हें कोई तकनीक या विचार दिखाई देता और वे उसे हासिल नहीं कर पाते, तो वे प्रतियोगिता को बर्बाद करने के लिए हर तरह के घिनौने हथकंडे अपनाते थे। रेमंड डॉसन और समिट के चेयरमैन के बीच बेहतरीन संबंध थे। इन बेईमानी भरे मामलों को ज्यादातर वही संभालते थे। वह अनुभवी चालाक व्यक्ति वाकई में कुछ कौशल रखता था और शायद ही कभी मामले हारता था। ठीक है, ये औरत सचमुच दुष्ट है। न केवल हत्या करती है बल्कि दिल को भी सजा देती है। हम उसे उसके साथ काम करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा था। मुझे अभी भी समिट जाना है, मैं अभी निकल रही हूँ। समर नोलन ने उसकी तरफ देखते हुए अपने होंठ सिकोड़े, फिर कहा और चली गई। यहाँ समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ, आज रात एक शानदार शो होने वाला है। ऑफिस का दरवाजा बंद होते ही रेमंड डॉसन के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। एलियास स्पेंसर आज केस हार गया। वह उस आदमी के चेहरे के भाव देखने के लिए बेताब था। सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद एलियास स्पेंसर ने मामला खत्म किया और फर्म में वापस लौटे, जहां कई कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। जूलियन रिवर्स, जो सुबह से अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में चिंतित था, तुरंत उसकी ओर झुका और फुसफुसाते हुए पूछा, कैसा रहा, क्या तुम जीत गए? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? पिछली बार समर नोलन सबूतों को चुराने में नाकाम रही थी। कौन जानता है कि उसने इस बार भी कोई और चाल चली हो। अगर वह मुकदमा हार जाता है, खासकर किसी कम सक्षम वकील से, तो इससे उसकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। आप क्या सोचते हैं? एलियास स्पेंसर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पिछली बार से उसने अपने कार्यालय में गुप्त कैमरे लगवा लिए थे और सबूतों को भी नकली चीजों से बदल दिया गया था। लेकिन समर नोलन पिछले कुछ दिनों से मौजूद नहीं थी। क्या वह रेमंड डॉसन को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके साथ साजिश नहीं रच रही थी? सही स्रोत .net है। पिछली बार जब वह रेमंड डॉसन के कार्यालय गई थी, तो वह बहुत व्यस्त था और उस चालाक महिला से पूछताछ करना भूल गया था। गलियारे के उस पार कार्यालय का दरवाजा अचानक खुल गया। रेमंड डॉसन पानी का गिलास लिए हुए बाहर आया और एलियास स्पेंसर को देखकर उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करके पूछा, वकील स्पेंसर वापस आ गए? फिर से जीत गए, है ना? अरे वाह, वकील स्पेंसर तो वाकई हमारी कानूनी दुनिया में एक आदर्श हैं। उन्होंने आज तक एक भी केस नहीं हारा। आप सबको उनसे सीखना चाहिए। वैसे मैंने आज रात के लिए कमरा बुक कर लिया है। चलिए आज रात हम सब मिलकर वकील स्पेंसर की सफलता का जश्न मनाते हैं। एलियास स्पेंसर के जवाब का इंतजार किए बिना उन्होंने सबसे पहले सभी कर्मचारियों को बधाई दी। देखते हैं बाद में उनकी कितनी बेइज्जती होती है। एलियास स्पेंसर ने तुरंत ही उसका इरादा पहचान लिया। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। खैर, इस व्यवस्था के लिए डायरेक्टर डॉसन का धन्यवाद, क्योंकि मैंने केस जीत लिया है, इसलिए आज रात मैं सभी को दावत दूंगा। जब कर्मचारियों ने सुना कि अटॉर्नी स्पेंसर उन्हें पेय पदार्थ पिला रहे हैं, तो वे उत्साहित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जब भी वे दावत देते हैं, तो हमेशा बहुत उदारता से बढ़िया शराब परोसते हैं। केवल रेमंड डॉसन ही अपनी जगह पर एकदम जम गया था। उसके चेहरे की मुस्कान थमसी गई थी। उसने बस इतना कहा, क्या आपने केस जीत लिया? असंभव। अध्याय 38 आज रात। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? महत्वपूर्ण सबूतों के बिना उसने ये मुकदमा कैसे जीत लिया? शाम। समर नोलन निर्देशक डॉसन द्वारा आरक्षित निजी कमरे में देर से पहुंची। उनके प्रवेश करते ही बाकी सभी लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। उसकी निगाहें सोफे के बीचों बीच बैठे एलियास स्पेंसर पर पड़ी, जो पैर मोड़कर आलस से सोफे की बैकरेज से टेक लगाकर हाथ में एक्सो का गिलास लिए बैठा था और उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक उठी। दोनों ने एक दूसरे को खामोश नजरों से देखा। जब रेमंड डॉसन ने देखा कि वह आखिरकार आ गई है, तो उसने पुकार कर कहा, वकील नोलन आइए और बैठिए। समर नोलन मुस्कुराए और हल्के से सिर हिलाया, मेज की ओर चली, अपने लिए एक पेड़ डाला, उसे उठाया और जानबूझकर सबके सामने जोर से कहा, डायरेक्टर डॉसन और अटॉर्नी स्पेंसर ने आज अपने केस जीत लिए होंगे, है ना? वे कानूनी क्षेत्र में हमारे आदर्श हैं, सभी को उनसे सीखना चाहिए। विशेष रूप से निदेशक डॉसन, मुकदमों से संबंधित उनका दशकों का अनुभव अमूल्य है। हमें समय निकालकर उनसे सभी को प्रशिक्षण दिलवाना चाहिए। चलिए इन दो महान वकीलों के सम्मान में टोस्ट करते हैं। अन्य कर्मचारियों ने बनावटी मुस्कान के साथ अपने गिलास उठाए। आधे घंटे पहले अटॉर्नी स्पेंसर ने भी इसी तरह निदेशक डॉसन की प्रशंसा की थी। यहाँ तक कि यह भी कहा था कि उन्होंने आज दोपहर अपना केस जीत लिया है और हम सभी से ताली बजाने और जश्न मनाने का आग्रह किया था। लेकिन दरअसल डायरेक्टर डॉसन आज दोपहर का केस हार गए थे। उस समय निर्देशक डॉसन के चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से गंभीर भाव थे। अब अटॉर्नी नोलन एक बार फिर डायरेक्टर डॉसन की प्रशंसा कर रहे थे और टोस्ट का प्रस्ताव रख रहे थे, मानो दूसरी बार उनके घावों पर नमक छिड़क रहे हों। ये पहली बार था जब अटॉर्नी नोलन और अटॉर्नी स्पेंसर इतने तालमेल में थे। समर नोलन द्वारा बूढ़े लोमड़ी की भावुक प्रशंसा को देखते हुए एलियास स्पेंसर की ठंडी आंखों में एक मुस्कान आ गई। वह बूढ़े लोमड़ी की ओर देखे बिना नहीं रह सका, जिसका चेहरा अब लाल हो गया था। क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी? रेमंड डॉसन, जिसका दिखावटी व्यक्तित्व हमेशा सुव्यवस्थित रहता था, अब मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था और तुरंत वहां से चले जाने की इच्छा कर रहा था। उसने समर नोलन को यह नहीं बताया था कि वह आज दोपहर केस हार गया था। नहीं, उसने उसे यह बताया था कि एलियास स्पेंसर सुबह जीत गया था, इसलिए वह अपने गुस्से का दोष उस पर भी नहीं डाल सकता था। उसके पास बनावटी मुस्कान के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने उससे कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और आप जैसे युवाओं से मेरी तुलना नहीं की जा सकती। मैं आज दोपहर का केस हार गया, इसलिए कृपया मेरी चापलूसी न करें, वकील नोलन। निर्देशक डॉसन, क्या आप समिट का केस हार गए? समर नोलन के चेहरे पर हैरानी का भाव था, लेकिन मन ही मन उसने ठंडी सी हंसी उड़ाई। पिछली बार उसने न केवल उस बूढ़े चालाक आदमी के कंप्यूटर से जानकारी की नकल की, बल्कि चाबी से उसकी दराज भी खोली और उसके बाद के सभी मामलों के लिए सबूतों में हेरफेर किया। 10 साल पहले नोलन ग्रुप एक साजिश का शिकार हो गया और उसके पिता ने अपने वकील के रूप में रेमंड डॉसन की मदद ली, लेकिन दूसरी तरफ से उस व्यक्ति को रिश्वत दे दी गई, जिसके कारण नोलन परिवार दिवालिया हो गया, कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया और उस पर भारी कर्ज का बोझ आ गया। उसके पिता इस सदमे को सहन नहीं कर सके और एक इमारत से कूद गए। समर नोलन उस समय मात्र 15 वर्ष की थी और वह, उनकी मां और उनकी बहन एक समृद्ध जीवन से निकलकर सड़कों पर आ गईं, जहां उन्हें कर्ज वसूलने वालों द्वारा सताया और पीटा जाता था। वे छिपकर कर्ज से बचने की कोशिश करती थी, पुलों के नीचे रहती थी, बाजारों से मुरझाए पत्ते खाती थी और रिश्तेदारों ने उन्हें महामारी फैलाने वाला समझकर उनसे किनारा कर लिया था। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। दूसरे शहर के एक छोटे से कस्बे में भागने के बाद उनकी स्थिति मुश्किल से ही स्थिर हो पाई, लेकिन एक पैसा भी न होने के कारण उनकी लाडली मां के पास एक रेस्तरां में बर्तन धोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी और अपनी बहन को स्कूल भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित दोनों बहनें कक्षा के बाद बोतलें इकट्ठा करती थी। सहपाठियों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता था और तस्करों द्वारा उनका अपहरण करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन समर नोलन ने दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने केवल 1 वर्ष में अपना पूरा हाई स्कूल पाठ्यक्रम पूरा किया, देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, वकील का लाइसेंस प्राप्त किया और हर संभव तरीके से कदम दर कदम मजबूत होती गई। एलियास स्पेंसर की 2 कानूनी हार ने उसे गहरा झटका दिया और अब हर कोई मानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इससे अनजाने में ही उन बड़े मामलों की संख्या कम हो गई जिनके लिए लोग उससे संपर्क करते थे, लेकिन फिर भी उसे कर्ज चुकाना था और अपनी मां और बहन का सहारा बनना था। उसे कैसे पता चल सकता था कि उसने गरीबी से लेकर अब तक कितनी कठिनाइयां झेली हैं?
रेमंड डॉसन के करीब आने के लिए समर नोलन ने जानबूझकर नीचे स्थित लॉ फर्म में काम करना शुरू कर दिया ताकि उसे धोखा खाने का स्वाद चखाया जा सके और अंततः उस निराशा का जो मृत्यु की ओर ले जाती है। उसने रेमंड डॉसन और एलियास स्पेंसर के बीच के मतभेद का भी पता लगाया। जानबूझकर एलियास की कट्टर दुश्मन बन गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पाया कि उनका मतभेद वास्तविक था। उसे इस विचित्र व्यक्ति के प्यार में पड़ने की उम्मीद नहीं थी। जब रेमंड डॉसन ने उसकी हैरानी भरी चीख इतनी जोर से सुनी तो उसका चेहरा और भी बिगड़ गया। उसे इस मुकदमे को लेकर पूरा भरोसा था, लेकिन एक सहायक ने गलती से सबूत तैयार कर दिए थे। उन्होंने उस दोपहर सहायक को पहले ही डांट लगाई थी। उन्हें चुप देखकर समर नोलन ने शर्मिंदगी का नाटक किया और अपनी हंसी दबाते हुए कहा, मुकदमेबाजी की दुनिया में जीत और हार आम बात है, लेकिन वकील स्पेंसर जैसा असाधारण कौन हो सकता है। अपना पे एक ही घूंट में खत्म करते हुए वह रेमंड डॉसन के बगल में बैठ गई और उसे दिलासा देते हुए बोली, हिम्मत मत हारो निर्देशक डॉसन, हमें अभी और भी कई अवसर मिलेंगे। हाँ, जब तक वह इस लॉ फर्म में रहेगी तब तक वह कोई भी मुकदमा जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता था। उस दिन उसने जो डेटा कॉपी किया था उसमें एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर था जिसमें निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ था। पासवर्ड बहुत जटिल था, उसे एक कुशल हैकर की जरूरत पड़ेगी। एलियास स्पेंसर उस महिला को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया जो उस बूढ़े चालाक आदमी से फुसफुसा रही थी और उसे उसकी बातें समझ से परे लगने लगी। हालांकि वह रेमंड डॉसन के काफी करीब लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर उसे शर्मिंदा कर रही थी। उसका असली मतलब क्या था? कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद समर नोलन को हल्का चक्कर आने लगा और जब वह वॉशरूम गई तो उसकी मुलाकात उसी चश्मा पहने हुए पुरुष मॉडल से हुई जिसे उसने पहले देखा था। बहन, उसने मीठी आवाज में पुकारा और उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बढ़ा। समर नोलन किसी के सहायक के साथ सहवास करने के बारे में सोचकर असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने शरारती अंदाज में पुरुष मॉडल की ठोड़ी को चुटकी से दबा दिया। तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा और तुम पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रहे हो। पुरुष मॉडल अचानक उसके करीब झुका, उसकी कमर में हाथ डाला और उसके कान में फुसफुसाया, बहन, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारा साथ दूं? तभी काले सूट और बिना फ्रेम वाले चश्मे पहने एक निर्मम व्यक्ति उसके पीछे आकर रुक गया। उसकी तीखी निगाहें खंजर की तरह उस पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो आंखें उसे छेद छेद कर देंगी। बहन, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? उसने घबराकर धीमी आवाज में पूछा। अगर वह उसका प्रेमी होता तो शायद उसकी पिटाई हो जाती। समर नोलन मुनी अपने पूर्व प्रेमी को देखा और मुस्कुराते हुए उस पुरुष मॉडल से जानबूझकर कहा, बस एक सहकर्मी। तुम कहाँ रहते हो? चलो आज रात तुम्हारे घर चलते हैं, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। बहन, क्या हम अब चलें? उसने उसकी पेशेवर काली स्कर्ट पर नजर डाली जो बेहद आकर्षक लग रही थी। novelfire.net। चलो चलते हैं, दोबारा किसी अनैतिक गतिविधि के जाल में फंसने की बदकिस्मती नहीं होनी चाहिए। पुरुष मॉडल का हाथ पकड़े हुए वह अपने पूर्व प्रेमी के पास से गुजरी। वह दूसरी महिलाओं के साथ सो सकता था तो वह दूसरे पुरुषों के साथ क्यों नहीं सो सकती थी? एलियास स्पेंसर ने पीछे मुड़कर उसे देखा, उसकी आंखों की स्पष्टता थोड़ी कम हो गई थी। टैक्सी में, बहन, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मुझे अपने पास रखोगी? कोई भी कीमत ठीक है। पुरुष मॉडल का हाथ लापरवाही से समर नोलन की टांग पर टिका हुआ था। वह झुककर उसके कामुक लाल होठों को चूमने के लिए बेताब था। समर नोलन ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से भौहें चढ़ाईं और तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, क्योंकि वह अब भी उस आदमी के स्पर्श को स्वीकार नहीं कर पा रही थी जिसे वह पसंद नहीं करती थी। अध्याय 39। वह कितना गर्वित है, वह भला अपना महान सिर कैसे झुका सकता है? पुरुष मॉडल ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर केवल उसकी गोरी गर्दन को चूम सका और उस पर अपनी छाप छोड़ने के लिए जोर से चूसा। उसने तुरंत उस आदमी को धक्का देकर दूर कर दिया, अपना बटुआ निकाला, उसमें से बेतरतीब ढंग से लाल नोटों का एक बंडल निकाला और उसे देते हुए कहा, इसे ले लो, मुझे आज रात कुछ काम है, मैं तुमसे किसी और दिन मिल लूंगी। क्या बहन मुझसे नाराज है? दरअसल मैंने किसी और महिला ग्राहक के साथ संबंध नहीं बनाया है, मैं सचमुच बहन को ही अपना भला अनुभव देना चाहता हूँ। उसने दयनीय भाव से कहा। समर नोलन ने पैसे उसकी टांग पर रखे, मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को चुटकी से दबाया और कहा, अच्छे रहना, अगली बार मौका मिलते ही मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए पूछूंगी। तो अगली बार कब? बहन, क्या हम वीचैट पर एक दूसरे को जोड़ सकते हैं? उसने नखरे से उसका हाथ हिलाया। समर नोलन को वह आदमी परेशान करने वाला लगा। उसने अपना फोन निकाला, एक क्यूआर कोड खोला और उसे वीचैट पर जोड़ लिया। कभी कभी उसका इस्तेमाल करके एलियास स्पेंसर को उकसाना उसे बुरा नहीं लगा। उसे गाड़ी में बिठाने के बाद उसने आगे चल रहे ड्राइवर को पुकार कर कहा, ड्राइवर, गाड़ी सड़क के किनारे रोक दो। गाड़ी थोड़ी देर में सड़क किनारे रुक गई और पुरुष मॉडल ने उसके द्वारा दिए गए पैसे को एक तरफ रख दिया और अनिच्छा से कहा, तो बहन, अगली बार तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। ठीक है, जाओ। उसने जाने की अनुमति दे दी। पुरुष मॉडल कार से बाहर निकल गया। आधे घंटे से भी अधिक समय बाद समर नोलन अपने अपार्टमेंट में लौटी, अंदर दाखिल हुई और श्रीमती नोलन ने पीछे मुड़कर देखा, फिर जांच करने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ी और पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक कुत्ता वापस लाओगे? कुत्ता कहाँ है? बड़े घर में रहने के लिए वह कुत्ते के बालों से होने वाली हल्की एलर्जी को बर्दाश्त कर सकती थी। सफलता नहीं मिली। उसने आह भरते हुए कहा, उस आदमी के दरवाजे पर अंगरक्षक थे, वह कुत्ते को कैसे चुरा सकती थी? तो क्या मैं कल आपके लिए एक खरीद लाऊं? श्रीमती नोलन ने विनम्रतापूर्वक पूछा। मैं अब और कोई कुत्ता नहीं पालना चाहती। समर नोलन अंदर आए और सोफे पर बैठ गई। अपनी मां को औपचारिकतापूर्वक जवाब देते हुए बोली कि अब उसके मन में सिर्फ एलियास के लिए ही भावनाएं हैं और अगर वह एक और छोटा कुत्ता भी पालेगी तो भी उसका लगाव एलियास से ही रहेगा। बस एक बच्चा पैदा कर दो, मुझे भी एक बच्चा चाहिए। घर पर अकेले बैठे बैठे मैं बहुत उब गई हूँ। श्रीमती नोलन अपनी बेटी के बगल में बैठी थी और उसकी बांह को हल्का सा धक्का दे रही थी। सिरदर्द महसूस करते हुए उसने अपनी मां की ओर मुड़कर देखा और पूछा, क्या आप सचमुच एक बड़े घर में जाना चाहती हैं? बेशक, नोलन परिवार पहले कई हजार वर्ग मीटर के विला में रहता था और अब ये केवल 100 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक है। क्या आप जानते हैं कि यह अंतर कितना बड़ा है? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए एक अमीर दामाद ढूंढो, लेकिन कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरी हो, इतनी प्रतिस्पर्धा मत करो। पुरुषों को थोड़ी कोमल स्वभाव वाली महिलाएं पसंद आती हैं, तुम्हें पता है ना? अगर जीवन भर के लिए शादी न हो पाए तो क्या होगा? श्रीमती नोलन ने मुंह बनाते हुए कहा, आप खुद जाकर घर देख लीजिए, ज्यादा बड़ी बात मत कीजिएगा, मुझे अभी भी कर्ज चुकाने के लिए पैसे बचाने हैं। समर नोलन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि क्या कोई पुरुष उनमें दिलचस्पी रखता है। उसके पास अभी भी 300 मिलियन से अधिक का ऋण था। शुक्र है कि बैंक के साथ इससे उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। पर्सनल प्लेटफॉर्म लोन का पूरा भुगतान कर दिया गया था। हमें कुछ और मामलों को अपने हाथ में लेने का तरीका ढूंढना होगा। योजक चिन्ह। अगली सुबह जब समर नोलन समिट के मीटिंग रूम में पहुंची तो एलियास स्पेंसर पहले से ही अंदर बैठे हुए थे, अपनी कुर्सी की पीठ पर ठंडेपन से टिके हुए, एक कप कॉफी पकड़े हुए और उसे पी रहे थे। एलियास स्पेंसर ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाह अचानक उसकी गर्दन पर एक छोटे से लाल निशान पर पड़ी जो स्पष्ट रूप से एक लव बाइट था। कॉफी का कप पकड़े हुए हाथ में अनजाने में ही तनाव आ गया। क्या उसने वाकई कल रात उस आदमी के साथ संबंध बनाए थे? उसकी ठंडी निगाहें उसके चेहरे पर टिक गईं और उसने पूछा, क्या उस आदमी ने तुम्हें कल रात संतुष्ट किया? समर नोलन ने जैसे ही अपना लैपटॉप खोला, वह मुस्कुराई और उसकी ओर देखकर बोली, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। वह न केवल कुशल था बल्कि बहुत सहनशील भी था। उसका शरीर भी बुरा नहीं था, छूने में बहुत अच्छा लगा।
सबसे अहम बात यह थी कि उसका व्यक्तित्व मनमोहक था, उसका छोटा सा मुंह इतना प्यारा और फुसलाने वाला था। उसकी बातें सुनकर एलियास स्पेंसर के हाथ में कॉफी का कप लगभग टूट ही गया। लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। वकील नोलन सच में ज्यादा नखरे नहीं करते, आप तो उन जगहों के आदमी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, मैं पैसे देती हूँ, वो काम करता है, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। डेटिंग के विपरीत जहाँ लगातार चुप्पी साधी रहती है, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई प्यार दुलार नहीं, जिससे भावनात्मक रूप से टूट जाना पड़ता है और अंत में सुलह के लिए स्वाभिमान को निगलना पड़ता है। उसने किसी की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह कितना अभिमानी, कितना अलग थलग रहने वाला था, वह अपने उस महान सिर को कैसे झुका सकता था। एलियास स्पेंसर जानता था कि वह उसके बारे में बात कर रही है और लंबे मौन के बाद उसने गहरी आवाज में उसे याद दिलाया, वकील नोलन को अभी भी सावधान रहना चाहिए ताकि उसे कोई बीमारी न हो जाए। इस बारे में अटॉर्नी स्पेंसर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको अपनी छोटी सहायक के साथ सहवास करने में मजा आता है? समर नोलन ने हाथ बांधकर उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसने होठों को सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। उसका शरीर सुंदर है, वह पवित्र दिखती है और बहुत नखरीली है, उसके साथ रहना तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा सुखद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेरे साथ रहने से ज्यादा खुश हो। समर नोलन बेफिक्र लग रही थी, हल्की सी मुस्कान लिए हुए, हालांकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी छाती में तेज चुभन पैदा कर दी हो और उसकी आंखें हल्की नम थी, जिन्हें उसने जबरदस्ती नीचे कर लिया। उसकी गोद में रखी उंगलियां धीरे से मुड़ गईं, नाखून लगभग उसकी हथेली में धंस गए। हवा अचानक घनी हो गई, जिससे एक चिपचिपी ठंडक उसके फेफड़ों में भर गई, लेकिन भीतर के खालीपन को भर नहीं सकी। उसने कल झूठ बोला था कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं है, क्या वह अब सच बोल रहा है? क्या कंपनी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर किसी को मन ही मन प्यार हो जाए तो किसी एक को कंपनी छोड़नी पड़ेगी? क्या बेहतर होगा कि वो आप हो या आपकी छोटी सहायक? उसने बनावटी कठिनाई का भाव दिखाते हुए पूछा। फिर अटॉर्नी नोलन जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि वह घर पर रहकर एलियास की देखभाल पर ध्यान दे सकें। एलियास स्पेंसर ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। नवीनतम एपिसोड novelfire.net पर उपलब्ध हैं। क्या वह मुझे धमकी दे रहा है? समर नोलन ने उसे घूर कर देखा। जाहिर तौर पर वह नहीं चाहती थी कि वह श्वेत कमल एलियास के साथ रहे। कौन जानता है कि वह चुपके से एलियास को कैसे परेशान करती होगी। उससे और बात करने की अनिच्छा के कारण उसने एक फोल्डर उठाया, उसे खोला, मानो वह दस्तावेज को घूर रही हो। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। एलियास स्पेंसर ने अपने हाथ में पकड़ा कॉफी का कप नीचे रख दिया, उससे अपनी नजरें हटा ली, एक फाइल उठाई और शांति से अपना ध्यान फिर से केंद्रित कर लिया। इसी क्षण मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक खुल गया और जैसे ही बाहर खड़ा व्यक्ति अंदर आया, समर नोलन ने ठंडे लहजे में अपना सिर घुमाकर पूछा, क्या आपको दस्तक देना नहीं आता? मिस्टर फॉरेस्ट चौंक गए, अपने हाथों को मलते हुए, वह कांपते हुए अंदर चले गए। उन्होंने उस महिला और अटॉर्नी स्पेंसर के सख्त भावों पर एक नजर डाली और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अजीब बात यह थी कि मीटिंग रूम की हवा इतनी ठंडी और घुटन भरी लग रही थी। आखिर इन दोनों कट्टर दुश्मनों का क्या मामला है? क्या वे सचमुच एक साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं? क्या कुछ है? एलियास स्पेंसर ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखते हुए पूछा। दरअसल आज हमारे चेयरमैन का जन्मदिन है। आज रात पेनिनसुला होटल में एक भोज है और चेयरमैन ने मुझसे कहा है कि मैं आप दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेय पदार्थ के लिए आमंत्रित करूं और आपसे मिलूं। क्या आपके पास समय है? श्री फॉरेस्ट ने पूछा। नहीं नहीं, उन्होंने एक साथ उदासीनता से जवाब दिया। अरे ये क्या, अध्यक्ष का जन्मदिन है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया था, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। क्या ये नेता के प्रति कुछ ज्यादा ही अपमानजनक नहीं है? क्या वे समिट के साथ दीर्घकालिक सहयोग नहीं करना चाहते? अगर आज रात आप दोनों के पास और कुछ नहीं है तो आपको आना चाहिए, आखिर अध्यक्ष की अवहेलना करना ठीक नहीं है। श्री फॉरेस्ट ने ईमानदारी से कहा कि ये देखकर कि वे दोनों बिना सिर उठाए या प्रतिक्रिया दिए एकाग्र भाव से अपना काम जारी रखे हुए थे, उन्होंने चतुराई से वहां से चले गए। अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें आना चाहिए, है ना? अध्याय 40, समर नोलन और समिट के रहस्य। बैठक कक्ष में तुरंत फिर से सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों इस बात की होड़ लगा रहे हों कि कौन ज्यादा उदासीन हो सकता है। दोनों ने अपनी निगाहें नीचे कर ली, एक दूसरे की ओर देखने से इनकार कर दिया। हवा इतनी ठंडी थी कि दम घुट रहा था। जब वे एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब उनके बीच की अनबन अलग अलग रहकर ही खत्म होती थी, उन्हें लगातार एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब वे एक और अनबन के बीच में थे। समर नोलन आइरिस लिन के एलियास के साथ रहने के बारे में सोच रही थी, उसे चिंता हो रही थी कि वह निश्चित रूप से उसे तंग करेगी। अचानक वह खड़ी हो गई और उसके पास जाकर अपनी बाहें मोड़कर उसे सख्ती से पुकारने लगी। एलियास को मुझे वापस दे दो। एलियास स्पेंसर ने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई, मेज से सिगरेट उठाई, एक सिगरेट जलाई और एक कश लिया। कश लेने के बाद ही वह उसकी ओर मुड़ा और उदासीनता से जवाब दिया। वह मेरा कुत्ता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो अपनी कीमत बताओ, मैं उसे खरीदने को तैयार हूँ। उसने भौहें चढ़ा ली, उसकी उंगलियां गुस्से से खुजली कर रही थी, वह उसे काटने की इच्छा को मुश्किल से रोक पा रही थी। माफ कीजिए, नहीं बिक रहा। उसने बेपरवाही से धुएं का एक बादल छोड़ा, अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, अपने लंबे पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और बोलते समय उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। एलियास स्पेंसर। समर नोलन ने तर्क से परे इस व्यक्ति को गुस्से से देखा, उसका सीना इतना दुख रहा था कि दर्द होने लगा। एलियास स्पेंसर ने अपना सिर घुमाया और एक ऐसी निगाह डाली मानो कह रहा हो, क्या आपके पास कुछ और है? ठीक है, उससे बातचीत करना बेकार था, उसे कुत्ते को चुराने का कोई तरीका सोचना ही पड़ेगा। एलियास अभी ठीक हो रहा था और बाहर नहीं जाएगा, ठीक होने के बाद ही वह बाहर जाएगा। समर नोलन ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा, कुछ और नहीं कहा और अपनी सीट पर वापस मुड़ गई। शाम को द पेनिनसुला होटल में समर नोलन पार्टी में एक काले रंग के स्ट्रैपलेस इवनिंग गाउन में पहुंची, जिसने उनकी पतली कमर को और भी आकर्षक बना दिया। उनके लंबे काले सीधे बाल कंधों पर लहरा रहे थे और 10 सेंटीमीटर ऊंची स्टिलेटो हील्स के साथ उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली लग रहा था। उसकी आकर्षक उपस्थिति और ठंडे उदासीन व्यवहार ने तुरंत कई पुरुषों को उसकी ओर आकर्षित किया। पुरुषों को अक्सर चुनौतीपूर्ण शिकार पसंद आते हैं, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। समर नोलन ने उनसे शिष्टाचारपूर्वक बातचीत की, आसपास का जायजा लिया और अचानक उसकी नजर उस परिचित व्यक्ति पर पड़ी। एलियास स्पेंसर। वह कॉर्पोरेट जगत के कुछ अधिकारियों के साथ भी मेलजोल कर रहा था। सहायक लिन भी अप्रत्याशित रूप से वहां मौजूद थी। उन्होंने एक विशेष रूप से सिलवाया हुआ सफेद गाउन पहना हुआ था, उनका मेकअप सावधानीपूर्वक किया गया था और वह आज्ञाकारी रूप से उनके बगल में खड़ी थी। उस महिला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इतनी महंगी पोशाक खरीदना असंभव था, ये तो उसने ही उपहार में दी होगी, है ना? समर नोलन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह अपने सहायक के प्रति काफी उदार थे। आइरिस लिन ने संवेदनशीलता से चारों ओर देखा। अचानक उसने वकील नोलन को ठंडी, तीखी आंखों से उसे घूरते हुए देखा, जिससे वह कारण ही घबरा गई। शायद 3 बार थप्पड़ खाने के कारण आइरिस लिन उसे देखते ही बिना किसी कारण के डर जाती थी और तुरंत अटॉर्नी स्पेंसर की बांह पकड़ लेती थी, उसे ये दिखाना चाहते हुए कि वह अटॉर्नी स्पेंसर की है। लेकिन उसने ऐसा क्या किया था जिससे वह नाराज हो गई थी? वह मुझे ही क्यों निशाना बना रही थी? एलियास स्पेंसर को अचानक महसूस हुआ कि आइरिस लिन ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसका चेहरा क्षण भर के लिए ठंडा पड़ गया। वह उसे झटकने ही वाला था कि तभी उसने अपना सिर घुमाया और समर नोलन को देखा और तुरंत ही उसने यह विचार मन से निकाल दिया। उसने अपने सहायक को उसे पकड़ने दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
उन्हें इतनी नजदीकी से देखते हुए समर नोलन ने अपनी नजरें हटा ली। पीट फेरली और अधिकारियों के समूह के साथ अपनी बातचीत फिर से शुरू कर दी। कई और लोग प्रवेश द्वार से अंदर आए, जिनका नेतृत्व एक लंबा, थोड़ा मोटा, अधेड़ उम्र का आदमी करीने से कंघी किए हुए छोटे बालों और तीक्ष्ण आंखों वाला कर रहा था। ये थे समिट के चेयरमैन शॉन स्टर्लिंग। उनके पीछे श्री फॉरेस्ट और निदेशक डॉसन चल रहे थे। उन्हें देखते ही निदेशक डॉसन ने तुरंत हाथ उठाकर सिर हिलाया और परिचय देते हुए कहा, अध्यक्ष स्टर्लिंग, ये वकील नोलन है। कानूनी क्षेत्र में इनकी काबिलियत वाकई प्रभावशाली है। इतना कहकर उसने जल्दी से अटॉर्नी नोलन को हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह पास आ जाए। लाल वाइन का गिलास पकड़े समर नोलन बड़े सलीके और संयम से चल रही थी और चेयरमैन स्टर्लिंग को देख रही थी, जिन्होंने अपने हाथों को पीठ के पीछे रखा हुआ था और उनमें श्रेष्ठता का भाव झलक रहा था। उसके मन में अपने पिता की छवि उभर आई, जो सोफे के पास फर्श पर बैठे थे, एक मुकदमा हारने के बाद जेल जाने की आशंका से दबे हुए थे, भारी कर्ज में डूबे हुए थे, और जब उनकी कंपनी का अधिग्रहण होने वाला था तो वे निराशा में डूबे हुए थे, अपना सिर हाथों में लिए बेबस होकर रो रहे थे। अदालती कार्यवाही के दौरान उस ठंडे, विजयी व्यंग्य से भरे चेहरे को वह स्पष्ट रूप से याद करती थी। उसका दिल दर्द से कराहते हुए हताशा से धड़क रहा था। फिर भी समर नोलन ने एक त्रुटिहीन पेशेवर मुस्कान बनाए रखी। उनकी ऊंची एड़ी के जूते चमकदार संगमरमर के फर्श पर टकराए, जिससे एक स्पष्ट और अलग प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। चेयरमैन स्टर्लिंग, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वह उनके सामने रुकी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। शॉन स्टर्लिंग ने उसे पहले भी इंटरव्यू में देखा था, लेकिन उसे सामने से देखने पर उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसे एक अजीब सी आशंका सता रही थी। चेयरमैन स्टर्लिंग, श्री फॉरेस्ट ने उनकी विचलितता को भांप लिया और ढेर सारी मुस्कानों के साथ उन्हें पुकारा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने पलटवार करते हुए व्यापारी के सामान्य सौम्य मुखौटे का प्रदर्शन किया, जो अनिवार्य रूप से मूल्यांकनात्मक जांच को छुपाता था, और अपना हाथ बढ़ाते हुए मधुर शिष्टाचार का प्रस्ताव रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अटॉर्नी नोलन इतनी युवा और खूबसूरत होंगी। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। चेयरमैन स्टर्लिंग ने मेरी बहुत प्रशंसा की। समिट की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। समर नोलन ने शांत स्वर में, बिना किसी भावविभोरता के उत्तर दिया। वह अपना हाथ पीछे खींचने ही वाली थी कि उसकी नजर उसके अंगूठे पर मौजूद बड़ी प्राचीन जैद की अंगूठी पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। यह एक ऐसा उपहार था जो उसकी मां ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में एक नीलामी में अपने पिता के लिए खरीदा था। आखिर यह इस आदमी के कब्जे में कैसे आ गया? समर नोलन ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली, अपनी भावनाओं को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या अभी अभी अटॉर्नी नोलन इस अंगूठी को देख रहे थे? शॉन स्टर्लिंग ने उत्सुकता से पूछा। मुझे बस लगा कि यह काफी कीमती है। उसने बेपरवाही से कहा, दरअसल ये किंग राजवंश की एक शाही कलाकृति थी। इसकी कीमत तो गौण है। मुझे कोई बड़े बड़े शौक नहीं है, बस ऐतिहासिक कलाकृतियों को इकट्ठा करने का शौक है। वह मुस्कुराया। वैसे वकील नोलन, आप यहीं के रहने वाले हैं, है ना? आपके माता पिता क्या काम करते हैं? उन्होंने और पूछताछ करते हुए पूछा। क्या उसे मुझ पर शक था? उसने मुझे 10 साल पहले देखा था। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे माता पिता तो बस साधारण लोग हैं, उनमें कुछ खास नहीं है। उसके बोलते ही एलिया स्पेंसर पास आया। शॉन स्टर्लिंग ने तुरंत अपना पूर्व अधिकारपूर्ण रवैया छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए चेहरे से उसका अभिवादन किया। वकील स्पेंसर, मुझे खुशी है कि आप आज रात हमारे साथ शामिल हो सके। आपके पिताजी का स्वास्थ्य आजकल कैसा है? बहुत ही मजबूत। एलिया स्पेंसर ने अपना हाथ अपनी जेब में रखा, अपना तटस्थ रवैया बनाए रखा और चेयरमैन स्टर्लिंग की चापलूसी नहीं की। समर नोलन स्टर्लिंग नाम के आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। क्या वह एलिया स्पेंसर की चापलूसी कर रहा था? इस आदमी का पिता कौन था? ये सुनकर अच्छा लगा। मेरी तरह आप जवानी के दिनों की तरह स्वस्थ नहीं हैं। शॉन स्टर्लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर उनसे पूछा, वैसे आप दोनों के लिए समीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं? मेरी तरफ से समीक्षाएं कब पूरी होंगी? 1 महीने के भीतर, एलिया स्पेंसर ने उत्तर दिया। तो मैं आप दोनों के प्रयासों की सराहना करता हूं। इस अधिग्रहण की सफलता आपके संचालन पर निर्भर करती है। यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो श्री फॉरेस्ट से संपर्क करें। अधिक अध्यायों के लिए novelfire.net पर जाएं। शॉन स्टर्लिंग ने दोस्ताना व्यवहार बनाए रखा, सबर की ट्रे से रेड वाइन का एक गिलास लिया, समूह के साथ टोस्ट उठाया और आइरिस लिन को अजीब तरह से पीछे खड़ा छोड़ दिया। न तो उनमें आत्मविश्वास है और न ही वे उनके साथ गिलास टकराने के योग्य हैं। शराब खत्म करने के बाद शॉन स्टर्लिंग अन्य मेहमानों के साथ बातचीत करने के लिए आगे बढ़ गए, जिससे समर नोलन, एलिया स्पेंसर और आइरिस लिन अकेले रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। सहायक लिन, क्या आपने हाल ही में शौचालय साफ किए हैं? उसने जानबूझकर सफेद कमल से थोड़ी सी उकसाहट के साथ पूछा। मेरे पास है। आइरिस लिन ने घबराकर झूठ बोला, क्योंकि अटॉर्नी नोलन फर्म में उस पर नजर नहीं रख रहे थे। आखिरकार वह अटॉर्नी स्पेंसर की सहायक थी। यह मत भूलो, मेरी सहायक भी इसी कंपनी में है। अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो तुम्हें 2 महीने और शौचालय साफ करने पड़ेंगे। समर नोलन ने शांत भाव से कहा और फिर चली गई। वह केवल एलियास की ओर से अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रही थी, न कि उस आदमी का ध्यान आकर्षित करने की।